ये चैप्टर है। बिजनेस मीटिंग्स काफी इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी बिजनेस का एक बहुत ही अहम हिस्सा जो है होती हैं बिजनेस मीटिंग्स। और बिजनेस मीटिंग्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? बिजनेस मीटिंग्स के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है एक नोटिस, है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट है एजेंडा, उसके बाद इंपॉर्टेंट है एमओएम, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। और उसके बाद ना एक और चीज होती है जो आपको अभी कोर्स में तो मतलब है वैसे दिया हुआ है स्टडी मैट में, पर आपने बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया, वो है रेजोल्यूशंस। रेजोल्यूशंस आर एक्चुअली द डिसीजंस मेड, ठीक है। अब होता क्या है भाई, नोटिस इज एन इंटीमेशन ना, नोटिस इज एन इंटीमेशन कि भाई मीटिंग होने वाली है, आपको आना है। एंड दिस हैज ऑल डिटेल्स, टाइमलाइंस भी इसमें होती हैं, ठीक है, लाइक वेन्यू एक्सेट्रा ये सब रहेगा इसमें, टाइम डिटेल्स भी होते हैं, कितने दिन, कई सारी जगह स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने पहले नोटिस भेजना चाहिए, किनको भेजना है। एजेंडा, दिस इज द लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ आइटम्स proposed to be transacted, ठीक है, list of items proposed to be transacted in the upcoming meetings, items proposed to be transacted, ठीक है, इन अपकमिंग मीटिंग। ये है एजेंडा, इन अपकमिंग मीटिंग। ठीक है ये सबको। MOM is a record, minutes of the meeting. This is something like a record of everything, all the transactions that have happened in the meeting, ठीक है। So agenda is something that you need, that you refer to before the meeting, and MOM is something, minutes of the meeting is something that is prepared after the meeting। समझ में आ रहा है सबको? After the meeting, ठीक है। MOM is a record, ठीक है, एंड दिस इज एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, दिस इज एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक। एवरीवन, रेजोल्यूशंस जो हैं वो असल में डिसीजंस हैं जो ट्रांजैक्ट किए गए हैं, जो मीटिंग में लिए गए हैं, ठीक है। आपको स्पेशली अभी जो हमको सिलेबस में अपने हैं, जो बार बार एग्जाम में आता है लिखने के लिए, बनाने के लिए, वो हम लेंगे ये दो चीजें, वो है हमारा एजेंडा और वो है हमारा एमओएम। ये दो चीजें हमको सीखनी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है एवरीबॉडी। चलिए जी शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन आया ये, हाँ, मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखने के लिए आपको क्वेश्चन है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग एमओएम, ठीक है। आपको क्वेश्चन में जनरली क्या क्या गिवन रहेगा देखना, आपको एक सीन गिवन रहेगा, ठीक है। यू विल बी गिवन अ केस कि कैसी मीटिंग है, मीटिंग का टाइप ऑफ मीटिंग यू वुड नो फ्रॉम द क्वेश्चन, ठीक है। कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपको पता रहेगा, मीटिंग का मुद्दा आपको पता रहेगा, आपको ना मिनट्स बनाने हैं, ठीक है। मिनट्स क्या होता है? इट इज अ रिकॉर्ड, एज आई सेड। तो रिकॉर्ड को आप नरेशन फॉर्म में लिखते हो, हाँ, ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, दिस इज हाउ वी राइट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ध्यान से देखना, आपकी कंपनी है, योर कंपनी प्राइमरीली एफएमसीजी विटनेस्ड अ स्टीप राइज इन कंज्यूमर प्रोडक्ट, लास्ट 6 मंथ में बड़ी बढ़ोतरी हुई है सेल्स में। यू कैन मेंशन प्रोडक्ट्स एज सोप, डिटर्जेंट, सैनिटाइजर्स, और आपको अब बनाना है मिनट्स। मेंबर्स कौन कौन रहे मीटिंग में ये लिखना इंपॉर्टेंट है, हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्ट हेड, प्रोडक्ट लीड, फ्यू टीम मेंबर्स। ये जनरली एग्जाम में दिया होता है, दिस इज एन एग्जाम, दिस इज एन आरटीपी क्वेश्चन, दिस इज एन आरटीपी क्वेश्चन। ये जनरली आपको एग्जाम में ऐसे करके क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है। आप देखो कि करना क्या है, आप देखो कि हम इसको अप्रोच कैसे करें। भाई बड़ा सिंपल है इसको अप्रोच करना, ठीक है। सबसे पहले ना हम गिवन खुद ही लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी आवरसेल्व्स राइट गिवन। अब गिवन में क्या क्या लिखना है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ठीक है। गिवन में सबसे पहले हम लिखते हैं टाइटल, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ऑफ द मीटिंग, ठीक है। और इसमें कौन सी मीटिंग है ये, सेल्स राइज मीटिंग, राइट, स्टीप राइज इन कंज्यूमर प्रोडक्ट, राइज इन कंज्यूमर प्रोडक्ट, राइज इन कंज्यूमर प्रोडक्ट। मुद्दा क्या है, कंज्यूमर प्रोडक्ट में राइज है,
ठीक है, ये हो गया हमारा टाइटल, दिस इज माय टाइटल। आरटीपी कौन से ईयर्स का है मैम? ये पुराना आरटीपी होगा, आई थिंक 21 का होगा, ये 20 या 21 का होगा ये वाला, ठीक है। आप 22 का करा दिया क्लास में, अभी फिर से कराएंगे, अभी फिर से सीरीज स्टार्ट हो रही है हमारी आरटीपी एमटीपी सीरीज ओवर द वीकेंड, सैटरडे संडे चलेगी बीसीआर की, ठीक है। सो उसमें भी आओ, उसमें सारे आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो हैं, स्पेशली ग्रामर वोकैबुलरी और राइटिंग वाले भी कवर कर देंगे, उसमें बचे हुए मैक्सिमम तो मैंने कवर कर लिए। अब देखो भाई यहाँ पे ना डेट, ठीक, टाइम, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, टाइम, और अब आप ये लिखो यहाँ पे वेन्यू, अरे यार ये डेट के साथ में एरो क्यों आ रहा है बार बार, हाँ, फिर वेन्यू, ठीक है। और ये हम लिखेंगे इन अटेंडेंस, इन अटेंडेंस लिखो या पार्टिसिपेंट्स लिखो, इन अटेंडेंस लिखो या पार्टिसिपेंट्स लिखो, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे या फिर अटेंडीज कौन कौन थे, इन अटेंडेंस कौन कौन थे। अब इसमें ना नाम दे दो तो अच्छा, ध्यान से देखना, नाम दे दो तो अच्छा, अदरवाइज यहाँ के यहाँ से उठा के लिख सकते हैं। यूजुअली 4, यहाँ पर नाम दिया है ना, आपसे ये भी कह सकता है इंक्लूड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स इन दी मीटिंग, ऐसे भी कह सकता है। हाय हाय अंशिका, है यहाँ पर ये भी कह सकता है इंक्लूड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स इन द मीटिंग। आप क्या करोगे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स में, आप खुद बना लोगे, हेड ऑफ सेल्स हो गया, प्रोडक्ट हेड हो गया, है ना, जैसे एफएमसीजी है, रिसर्च हेड हो गया, फ्यू टीम मेंबर्स हो गए, ये आप अपने आप कर सकते हो, मार्केटिंग टीम मेंबर्स हो गए, ठीक। अब इन अटेंडेंस हर एक का नाम लिख के इसको एबीसीडी कर दो, हर एक का नाम लिख के इसको एबीसीडी कर दो, अंडरस्टूड। जहां टीम मेंबर्स हैं वहां हमने डीईएफ कर दिया, जहां टीम मेंबर्स हैं वहां पर हमने डीईएफ कर दिया, अंडरस्टूड एवरीबॉडी, सबको समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर हमने डीईएफ कर दिया, ये मिल गया ना। अब इसके बाद स्टोरी स्टार्ट करना है, इसके बाद स्टोरी जो है हर नाम के साथ, बहुत ध्यान से यहाँ पर फॉर्मेट देखना, आई एम शोइंग यू अ फॉर्मेट, आई एम शोइंग यू अ फॉर्मेट, ओके। पुट अ टाइटल हियर, पुट अ टाइटल हियर, ओके, एक टाइटल यहाँ पर आप डालो, ठीक है। मीटिंग कौन सी मीटिंग है यहाँ पर आप लिखो, ठीक। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, डेट, वेन्यू, टाइम, इन अटेंडेंस मैंने आपको अभी अभी बताया है, ठीक है, ये। और इसके बाद ये 1 2 3 4 जितने हमने नाम लिखे हैं, अगेंस्ट एवरी नेम वी विल पुट 1 ट्रांजैक्शन, against every name we're going to put 1 transaction, okay। now यहाँ पर देखो यूजुअली हम करेंगे क्या, ये ध्यान से देखना, सबसे पहले वेलकम, इंट्रोडक्शन ऑफ एजेंडा, नाउ दिस इज एमओएम ना, तो हम लिखेंगे क्या, देखो वेलकम, नंबर 1 से मिस्टर ए, ध्यान से देखो, मिस्टर ए वेलकम्ड द टीम एंड इंट्रोड्यूस्ड द एजेंडा, देखो इंट्रोड्यूस्ड द एजेंडा, ध्यान से देखो, इंट्रोड्यूस्ड द एजेंडा टू एवरीवन, ध्यान से दिख रहा है सबको, टू एवरीवन। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, एमओएम इज ऑलवेज पास्ट टेंस, ऑलवेज पास्ट टेंस, ये सारी चीजें हो चुकी हैं, ऑल ट्रांजैक्शंस आर डन, ओवर। मिस्टर ए वेलकम्ड एवरीवन एंड इंट्रोड्यूस्ड द एजेंडा, ठीक है। अब नेम 2, मान लो मिस्टर बी, अब एक्सप्रेस्ड, ध्यान से देखो, एक्सप्रेस्ड हिज जॉय और कंसर्न्स, यहाँ पर जो है सेल्स इंक्रीज हुई है, कंज्यूमर प्रोडक्ट राइज हुई है, तो हम यहाँ पर जॉय लिख देंगे, देखो एक्सप्रेस्ड, जॉय, कंसर्न्स, अप्रिसिएटेड, ये आप इनमें से कोई भी वर्ड लिख सकते हो, अप्रिसिएटेड फॉर एक्सेप्शनल सेल्स, एक्सेप्शनल प्रोडक्ट ग्रोथ, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, पास्ट टेंस इज इंपॉर्टेंट, ये चीज हो चुकी है, ये चीज हो चुकी है, दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट इट, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रेजेंट दिस इन पास्ट टेंस, ठीक। एनालिसिस, एनालाइज्ड एंड प्रेजेंटेड, मिस्टर सी, अब मिस्टर सी एनालिसिस, एनालाइज्ड, क्या वर्ड बन जाएगा, एनालाइज्ड एंड प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड the diagrams and figures to everyone, ठीक है, presented the, analyzed the data and presented the diagrams and presented
दे रिपोर्ट टू एवरीवन, ऐसे, ठीक. Strategy and plan. So marketing team presented what? Marketing team discussed, presented, expressed, ये हम लिख सकते हैं. DEF इनके लिए हम लिख सकते हैं they discussed and presented trends. Discussed. The strategy, plan, presented हो सकता है again, ठीक है. एक्सप्रेस्ड हो सकता है, प्रपोज्ड हो सकता है, न्यू प्लान्स. लिखना पास्ट टेंस में ही है, लिखना पास्ट टेंस में ही है. पास्ट टेंस जो है इट मेक्स योर दिस राइट अप लुक लाइक एन एमओएम. अगर नहीं लिखोगे तो खराब हो जाएगा. अगर आप एजेंडा वाले हिसाब से लिख दोगे, प्रपोजल टोन में लिख दोगे तो वो खराब हो जाएगा. एजेंडा में हम लिखते हैं टू बी डन, है ना, टू बी डन, ठीक है, समथिंग दैट विल हैपन, है ना. और यहां पर क्या है, समथिंग दैट हैज हैपेंड. देयर इज अ डिफरेंस. दिस हैज हैपेंड ऑलरेडी, वी आर जस्ट ट्राइंग टू पुट इट एज अ रिकॉर्ड, ठीक है. ये समझ में आया. ये फिर से कॉमन पोर्शन है, ये सब में सेम रहेगा, ये रहेगा, है ना. दिस इज एज पर क्वेश्चन, ध्यान से देखो, दिस इज एज पर क्वेश्चन, ठीक है. और ये जो है फिर से सेम रहेगा. ऑल पार्टिसिपेंट्स कंसेंटेड टू सबमिट देयर रिपोर्ट्स और डिटेल रिपोर्ट्स ऑन 1 वीक आफ्टर द एग्जाम. आपका 24th को पेपर है ना, 24 जून को, या फिर एग्जाम में अगर कोई डेट दी हुई है तो प्लस 1 वीक का आप डाल दोगे. जैसे यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 26 को आपका पेपर है, मैं 30 जून डाल दूंगी, मैं 30 जून यहाँ पर डाल दूंगी, ठीक है, मैं 30 जून डाल दूंगी. आप चाहो तो और 1-2 दिन बाद की डेट दे सकते हो. वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंटेड बाय मिस्टर सी, ठीक है, बाय मिस्टर सी और मिस्टर ए, जो भी कर दो. ATR टू बी सबमिटेड बाय, इसके प्लस 1 वीक कर दो. इसके बाद हम कर सकते हैं अगस्त 7 का, जुलाई कर देते हैं ना, ये तो जून है, सो जुलाई 7 कर देते हैं, जुलाई 7. इज दिस क्लियर. अब मुझे अलग लग रहा है, क्या है, मुझे मैम एमओएम अलग है, एजेंडा बिल्कुल अलग अलग है. बिल्कुल. निशा पूछ रही है क्या बेटा, एमओएम और एजेंडा बिल्कुल अलग है. एमओएम इज मिनट्स ऑफ द मीटिंग. Agenda is the list of items that we plan to transact in a meeting. ध्यान से देखो, मिनट्स का फॉर्मेट समझ में आया क्या, मिनट्स समझ में आया क्या सबको. तो क्वेश्चन के साथ दिखा दूं तुमको. क्वेश्चन ये था ना, दिस वाज द क्वेश्चन, राइट. ये था, हमारी कंपनी में स्टीप राइज हुई है सेल्स में, और सब लोग जो है यहाँ पे मेंबर्स, पूरे हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्ट हेड, और ये सारे के सारे मिलकर मीटिंग कर रहे हैं. क्या क्या डिसाइड हुआ है, सी दिस. ये देखो क्वेश्चन का आंसर, सी दिस. एग्जैक्टली सेम देता है ICAI, एग्जैक्टली सेम. ऊपर हमने अपने डिटेल्स लिख दिए सारे के सारे, ठीक है. ये देखो स्पीकर्स इन्वॉल्व, ये भी लिख दिया हमने, डेट डाल दिया, मीटिंग स्टार्टेड लिख दिया. देखो नंबर 1, हाँ, रमा देसाई, हेड ऑफ सेल्स. सी हाउ यू हैव टू राइट. ये हमारे हिसाब से मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, ठीक है. की थी मैम, मैं लेट ज्वाइन की थी, ओके, लेट ज्वाइन की थी, तो क्लासेस देख लो, हो जाएगा, चल जाएगा काम. Head of sales and marketing informed. See this word? Informed. See this? Informed. The agenda of the meeting. Mr. Rahul, second, product head. Discussed. See this? See this word? Discussed. Same है बेटा, same. Appreciating sales and marketing team. Suggested. See this? New variant of the product. है ना? Different fragrances and volumes. Number 3. Ms. Garima Thakur, costing head, gave a detailed analysis. See this, detailed. सबको समझ में आ रहा है क्या ये? हाँ, all in past tense. Gave हो चुका है सब, all in past tense. Everything. Her team including Mr. X, Mr. Y, Mr. Z. ये हो गया 4. Elaborated, explain किया. They elaborated the market trends based on usage of the particular product. All participants agreed same thing. नीचे देखो फिर सेम थिंग. ऑल पार्टिसिपेंट्स दे अग्रीड टू द डिसीजन ऑफ न्यू वेरिएंट, हो गया. कम बैक विद अ डिटेल्ड रिपोर्ट, ऑल ऑफ देम अग्रीड टू, एंड कंक्लूजन स्टेटेड ATR टू बी सबमिटेड. सेम हम लोगों ने किया है, सेम. दिस इज द कॉमन पोर्शन, दिस इज द कॉमन पोर्शन वी जस्ट डिड. सेम जैसे मैंने बताया, हर जगह यही होता है, हर जगह यही होता है. इफ यू विल रिमेंबर दिस फॉर्मेट, यू कैन राइट एनी मिनट्स ऑफ द मीटिंग. रियल टाइम भी सूट करता है ये, है ना. इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मेट, यू विल बी एबल टू राइट एनी मिनट्स ऑफ द मीटिंग. कोई भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग आप लिख सकते हो. समझ आया सब लोग को? ये वाला समझ में आ गया क्या?
एक बार हाँ हाँ बोलो जितने यहाँ पे हैं, सो देन आई कैन एक्सप्लेन यू एजेंडा। ये रिलेटिवली बहुत इजी चैप्टर है और इसमें आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि आप जो भी लिखो ना पास्ट टेंस में लिखो, यू फोकस ऑन एक्शन वर्ड्स इन पास्ट टेंस, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो सारे ना एक्शन वर्ड्स एंड पास्ट टेंस, एक्शन वर्ड्स ये जरूरी है, एक्शन वर्ड्स होने चाहिए, पास्ट टेंस में होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है सब लोग। हाँ अब चलो ध्यान से देखना, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वी विल पिक अप एजेंडा। एजेंडा क्या है भाई? एजेंडा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एजेंडा इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, ये नरेशन नहीं है, ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है, ठीक है। प्रपोज टू बी ट्रांजैक्टेड इन अ मीटिंग, प्रपोज्ड टू बी ट्रांजैक्टेड। अब जब भी हमारे पास एजेंडा होगा ना, एजेंडा ध्यान रखना हमको टैबुलर फॉर्म में लिखना है। प्रेफर टू राइट टैबुलर, इंस्टीट्यूट प्रेफर्स टैबुलर, ठीक है, प्रेफर्स टैबुलर। सो इंस्टीट्यूट प्रेफर्स टैबुलर लिखते हैं हम यहाँ पर। मैं आपको भी बता देती हूँ, प्रेफर टू राइट, आईसीआई प्रेफर्स, यू प्रेफर टैबुलर फॉर्म, अंडरस्टूड सब लोग। टैबुलर कैसे, मैं भी तुमको बता दे रही हूँ कैसा टैबुलर फॉर्म। भाई सिंपल सी बात है, ऊपर का मामला हम रखेंगे सेम, ठीक है। टेबल कैसे बनेगा? टेबल बनेगा ऐसे कि भाई टेबल में हम सिर्फ बनाएंगे 4 चीजें। आपको बहुत भयंकर भयंकर बड़ी बड़ी चीजें भी नहीं बनानी है। हमें क्या बनाना है आप देख लो। एक छोटा सा आपका पहले बनेगा, सीधी सीधी बात है, सीरियल नंबर, क्योंकि नंबर देना जरूरी है, ये लिस्ट है ना, लिस्ट है तो नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिस्ट के बाद ये नंबरिंग के बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि टाइम, क्योंकि भाई टाइम का एलोकेशन भी होता है एजेंडा के अंदर, कितने मिनट कौन बोलेगा, कौन सा आइटम पहले आएगा, कौन सा आइटम बाद में आएगा, है ना। सो टाइम एंड ड्यूरेशन। एजेंडा सेट्स अ टोन, बेसिकली एजेंडा जो है क्या सेट करता है? एजेंडा इज अ टोन, डायरेक्शन देता है मीटिंग का, भाई क्या बात करने वाले हो, किस बारे में मीटिंग है, ये सब। टाइम ड्यूरेशन के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो हो गया आपका टॉपिक। टॉपिक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब टॉपिक के बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा थोड़ा सा लंबा, टॉपिक को हम थोड़ा सा ज्यादा स्पेस देंगे, ठीक है। और अब इसके बाद हमारा आ जाएगा स्पीकर। अंडरस्टूड एवरीवन? एक काम इसमें करना, जो भी बच्चे सजेस्टेड आंसर्स देखते हैं ना, उनको होता है कि हम अटेंडेंस भी क्यों ना घुसाएं। देखो भैया, हम जो है अटेंडेंस लिख रहे हैं ऊपर, ठीक है, हम अटेंडेंस लिख रहे हैं ऊपर। क्यों हम इसलिए ऊपर लिख रहे हैं? क्योंकि बार बार अटेंडेंस चेंज थोड़ी कर सकते हो। हर टॉपिक के लिए क्या आप अटेंडेंस डिफरेंट रख सकते हो क्या? सेम मीटिंग कैन हैव डिफरेंट अटेंडेंस, कैन सेम मीटिंग हैव डिफरेंट अटेंडेंस? बहुत सिंपल सा लॉजिकल सा क्वेश्चन है। Can same meeting have different attendees? No, it cannot have different attendees. बहुत सिंपल सा एक लॉजिकल क्वेश्चन है, क्या एक ही मीटिंग में हर पार्ट के अटेंडीज अलग अलग हो सकते हैं क्या? मैं एक सिंपल सा सवाल यहाँ पर पूछ रही हूँ सब लोगों से, कैन वी हैव different attendees? Can we have different attendees for each topic in same meeting? कर सकते हैं क्या हम लोग ये? क्या हम नहीं कर सकते? तो ऊपर लिख दो ना एक बार में अटेंडीज, एक बार में अटेंडीज यहाँ पर लिख दो, इन अटेंडेंस यहाँ पर लिख दो, अटेंडीज इन अटेंडेंस यहाँ पर लिख दो, बस। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट? ठीक है, चलिए जी, अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं तुमको बताती हूँ क्वेश्चन कैसे उठाना है, ठीक है। लेट मी टेल यू क्वेश्चन कैसे उठाना है। शिवानी बिल्कुल धीरे धीरे करना, सब्जी पूरी दोबारा धोले, सब बंदर ना पूरा फेंक गया है। हमारी क्लास है भी आधे घंटे और चलेगी, है ना, 20 मिनट और चलेगी। चलो जी, सो नाउ लेट्स टेक द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स टेक द क्वेश्चन। तुमको मैं दिखाती हूँ कि फर्क क्या पड़ेगा, तुमको मैं दिखाती हूँ कि अगर हम ऐसा लिखेंगे या फिर हम दूसरे किसी स्टाइल से लिखते हैं तो फर्क क्या पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी देखिए, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। एज एन एम्प्लॉय ऑफ अ मेडिकल फर्म, प्रिपेयर एन एजेंडा,
Prepare the agenda of a meeting discussing the pros and cons of a new vaccine for COVID-19. Discuss how it is going to affect your company sales. Use tabular format. Tabular format बोले चाहे ना बोले हमें tabular ही use करना है. Understood? Tabular बोले चाहे ना बोले use tabular only. ठीक है? Everyone, please use only tabular format, whether it is said explicitly or not. ठीक है? अब अगर देखो हमको जो कॉपी में जगह मिली है हमें उसी को यूज करना है, हमें उसी को यूज करना है, राइट? कॉपी में जो जगह मिली उसको देखो. दिस इज योर नोटबुक, ध्यान से देखो. दिस इज योर नोटबुक. यहां पर हमने लिख दिया टाइटल, एजेंडा लिख दिया, एजेंडा, ठीक है ना. वैक्सीन प्रोज एंड कॉन्स, देखो ध्यान से, वैक्सीन प्रोज एंड कॉन्स, कोविड वैक्सीन प्रोज एंड कॉन्स. यस, अरे ये क्या बन गया? प्रोज एंड कॉन्स. यस एवरीबॉडी. अब देखो यहां पर मैंने ये डेट लिख दिया, वैल्यू लिख दिया, टाइम लिख दिया, इन अटेंडेंस मैंने यहीं पर पूरा लिख दिया. जितने लोग हैं ए बी सी डी ई, जितने भी लोग हैं मैंने यहां पर लिख दिया. ठीक है. अब देखो दिस इज माय पेज, दिस इज माय पेज आंसर शीट. ठीक है. आंसर शीट में मैं ये अपने हिसाब से मैंने ये मार्जिन कर ली. टॉपिक थोड़ा सा लंबा मैंने कर दिया यहाँ पर, और इसके बाद मैंने ये ऐसे बना लिया. ठीक है. स्पीकर बना लिया. अब मुझे बताओ एक चीज बहुत ध्यान से देखना. अगर मैं और ज्यादा बनाऊंगी तो क्लटर हो जाएगा क्या? अगर मैं मल्टीपल कॉलम्स बना लूं तो क्लटर हो जाएगा क्या? अगर मैं एक दो छोड़ के ऐसे 4-5 कॉलम बना लूं तो क्लटर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना. ये टाइम का मैंने बनाया, फिर ये टॉपिक का मैंने बनाया, फिर ये ड्यूरेशन का मैंने बनाया, फिर उसके बाद मैंने ये अटेंडीज का भी बनाया, फिर मैंने ये स्पीकर का भी बनाया. ये क्लटर होगा कि नहीं होगा? दिस विल बी टू क्लटर्ड. While writing in the notebook, while presenting it in the notebook, this will be completely cluttered. ये नहीं होना चाहिए. ठीक है. ये नहीं होना चाहिए. ये क्लटर को अवॉइड करना है. ठीक है. ये क्लटर को we have to avoid. Now see this. टाइम ड्यूरेशन आराम से एक साथ आ सकता है. हमने 2 का एक कॉलम कर दिया, हमने 2 का एक कॉलम कर दिया, टाइम और ड्यूरेशन एक साथ कर दिया. ठीक है. ये अटेंडेंस हमारी ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है. ए बी सी जितने भी लोग हैं हमने ऑलरेडी जो है ऊपर लिख रखा है. इनके डिटेल्स की कौन कौन है और ये सारा हमने यहाँ पर पहले से ही लिख रखा है. ठीक है. ये कोई भी जहां पर भी आपकी ड्यूरेशन है वो आप लिखो. ठीक है. वेलकम कर दिया हमने, इंट्रोडक्शन कर दिया, एड्रेस एंड स्पीच. देखो गाइस एक चीज ना बहुत ध्यान से सुन लो. ठीक है. एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, मैं तुमको बता देती हूँ. इसमें मिनिमम 7 to 8 पॉइंट्स बनेंगे. एजेंडा है ना, एजेंडा में मिनिमम 7 to 8 पॉइंट्स बनेंगे. उसमें से 3 पॉइंट तो हो गए बहुत सिंपल, चाय नाश्ता, ओपन हाउस, वोट ऑफ थैंक्स. अब पूरे में खाली यही मत बनाना, पूरे में खाली यही मत बनाना कि मैम 4 पॉइंट लिखे थे. 4 पॉइंट क्या लिखे थे बेटा? मैम 4 पॉइंट लिखे थे, चाय नाश्ता, वेलकम और वोट ऑफ थैंक्स. ये मत लिखाना. समझ में आ रही बात? ये 1 2 3 4 5 6 7 8. अब भाई बहुत ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर ग्रीन कलर ले लेती हूँ ताकि तुम सबको ना दिख भी जाए यहाँ पर अलग से. ठीक है. लेट्स टेक दिस ग्रीन कलर सो ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी क्लियरली. देखो 1 इज वेलकम. ठीक है. वेलकम दी टीम, वेलकम एवरीवन. हाँ. सो somebody who welcome, तो वेलकम होगा यहाँ पर. हम वेलकम नहीं लिखेंगे, पास्ट टेंस में लिखेंगे. क्या? एजेंडा है. एवरीथिंग इज इन फ्यूचर टेंस. प्रपोजल है वेलकम. हाँ. वेलकम ऑफ द टीम, वेलकम एंड अनाउंसमेंट ऑफ एजेंडा, वेलकम एंड अनाउंसमेंट ऑफ एजेंडा. देखो अनाउंसमेंट ऑफ एजेंडा, इसमें हम कोई पास्ट टेंस नहीं लिखेंगे, इसमें हम कोई पास्ट टेंस नहीं लिखेंगे. अंडरस्टूड? अब सेकंड वाला देखो ध्यान से. सेकंड टॉपिक क्या हो सकता है? सेकंड होगा एज पर क्वेश्चन. एज पर क्वेश्चन ध्यान से देखो. ठीक है. एज पर क्वेश्चन. थर्ड वाला एज पर क्वेश्चन. फोर्थ में हम क्या लिख सकते हैं? फोर्थ में हम टी ब्रेक लिख सकते हैं. फोर्थ में हम क्या लिख सकते हैं? फोर्थ में हम कर सकते हैं टी ब्रेक. फोर्थ में हम कर सकते हैं टी ब्रेक. ठीक है. फिफ्थ सिक्स्थ फिर से एज पर क्वेश्चन लिखो. फिफ्थ सिक्स्थ एज पर, हाँ वो पूरा वॉश करो. फिफ्थ सिक्स्थ एज पर क्वेश्चन लिखो वापस से. फिफ्थ सिक्स्थ एज पर क्वेश्चन लिखेंगे. सेवेंथ हम फिर लिख सकते हैं यहाँ पर ओपन हाउस. ओपन हाउस ध्यान से देखो.
सेवेंथ हम फिर एट्थ हम फिर लिख सकते हैं वोट ऑफ थैंक्स. कैन ऑल ऑफ यू सी दिस? क्या सबको दिखाई दे रहा है क्या ये? हाँ, वेलकम हो गया, अनाउंसमेंट ऑफ एजेंडा हो गया, सेकेंड थर्ड में क्वेश्चन से लिखो, बीच वाला फिफ्थ वाला टी ब्रेक. अब कोई बोले कि मैम क्वेश्चन वाला तो लिखा ही नहीं, मैं 5 के 5 वेलकम लिख दिया, अनाउंसमेंट लिख दिया, चाय पिला दी, ओपन हाउस कर दिया, वोट ऑफ थैंक्स. भैया ऐसा ना करना, ऐसा ना करना. क्वेश्चन से भी तो कीवर्ड्स लिखने हैं भाई. कोविड-19 की वैक्सीन है तो थोड़ा वैक्सीन के बारे में भी डिस्कस कर लेना, थोड़ा वैक्सीन के बारे में भी डिस्कस कर लेना. इट वर्क बेटर ऑन चिल्ड्रन. ओल्डीज में कुछ एलर्जीज मिली है, ऐसा भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो ना आप. प्रोज एंड कॉन्स है, यू कैन ऑलवेज डिस्कस कि किसने क्या बोला है, डिस्कशन क्या है, तो डिस्कशन किस बारे में है. सो इम्पैक्ट ऑन ओल्ड, इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, ये सब आप उसमें लिख सकते हो. ये एमओएम नहीं है तो पास्ट टेंस में हम नहीं लिखेंगे. ठीक है ना, समझ में आया? न्यू वेरिएंट्स ऑफ वैक्सीन, ठीक है, मार्केट कैप्चर, ऐसे आप दे सकते हो कि आपको किन पॉइंट्स पे बात करनी है. बेसिकली टॉपिक कौन से हैं, ये किन पॉइंट्स पे बात करनी है, ये प्रपोज्ड लेवल पे यहाँ पर लिखना है आपको, प्रपोजल जैसे लिखना है. भाई दिस इज प्रपोज्ड, दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस, ये है आइडिया है ना. ऑल दीज पॉइंट्स ये है फ्रेजेस में लिखना है. टू बी डिस्कस्ड, ध्यान से समझो, टू बी डिस्कस्ड है ये सब, टू बी डिस्कस्ड. समझ में आया कि सब लोगों को? टू बी डिस्कस्ड पॉइंट्स हम लिख रहे हैं यहाँ पे. अब देखो ये एग्जाम्पल, अब देखो ये ध्यान से, ये एग्जाम्पल ये देख लिया ना सबने. ये देखो, ये जैसे अपना ना स्टडी मैट ने दिया हुआ है, ठीक है, स्टडी मैट ने इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, सजेस्टेड आंसर है ये, सजेस्टेड आंसर है. अब देखो, अगर हम इसको यहाँ कर दें, टाइम के साथ ड्यूरेशन कर दें, तो ये एक पॉइंट कट जाएगा, ये एक हमारा कट जाएगा आराम से, ठीक है, ये कम हो जाएगा. यहां पर हमने कर दिया सीरियल नंबर 1 2 3 4, ये आ जाएगा अपना. नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स, देखो ध्यान से देखो, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. ये जरूरत है क्या? ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऑल जरूरत है क्या यहाँ पर? दिस एंटायर थिंग कैन बी कट ऑफ, दिस एंटायर थिंग. टॉपिक को थोड़ा साफ सफाई से लिख दो. टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, टॉपिक कैन बी रिटन नीटली, एंड स्पीकर इज इंपॉर्टेंट. देखो ध्यान से, इट विल लुक ब्राइटर एंड नाइसर. इंट्रोडक्शन एंड वेलकम नोट, डायरेक्टर प्रोडक्ट डिविजन, स्पीच बाय फार्मेसी हेड, स्पीच अबाउट द न्यू वैक्सीन, ऐसे. अंडरस्टैंडेबल मीनिंगफुल फ्रेजेस लिखने हैं, अंडरस्टैंडेबल. डिस्कशन ऑन इफेक्ट on sales figures, discussion on effect on sales figure, discussion on adopting and improvising new patents, open house work. देख रहे हो, ये कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स ना क्वेश्चन से आने चाहिए, कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स क्वेश्चन से आने चाहिए. ठीक है. इन माय माइंड बेस्ट वुड बी टू राइट अबाउट impact on elder section, impact on children, impact on sales figures, adopting and improvising patents. ये सारी चीजें इसमें हो सकती है. न्यू वैक्सीन है ना, वैक्सीन में रिसर्च, मार्केट कैप्चर, ये सब हो सकता है, ये सब हो सकता है. These are the general terms that can be referred to while preparing an agenda. By how to capture the market, how is vaccine going to impact the users, consumers, then what can we do to make our vaccine better, improvising patents वगैरह, ये सब हम ले सकते हैं. अंडरस्टूड? सो 3 से 4 पॉइंट बहुत है. 3 से 4 पॉइंट अगर आप निकाल लेते हो ना तो वो काफी है. समझ में आया क्या सब लोगों को? ऑल ऑफ यू, कैन यू सी दिस, कैन यू अंडरस्टैंड दिस एंटायर बिट, ये वाला पूरा? हाँ, एड्रेस एंड स्पीच हो गया, इंट्रोडक्शन एंड वेलकम हो गया. हाँ, इम्पैक्ट करके हम लिख सकते हैं, इम्पैक्ट ऑन यूजर्स. फिर यहां लिख सकते हैं डिस्कशन ऑन मार्केट कैप्चर, डिस्कशन ऑन कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी, ऐसे लिख सकते हैं. प्रेजेंटेशन ऑन कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी, प्रेजेंटेशन ऑन मार्केट प्लान, marketing plan,
समझ में आ रहा है? इसको हम इसमें लिखेंगे, नाउन फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम नाउन फॉर्म में लिखेंगे। यस, इसको हम ये नहीं करेंगे कि इसको हमने पास्ट टेंस कर दिया। डिस्कस्ड, डिस्कस्ड एमओएम में जाके होगा, है ना। यहाँ पर हम नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एमओएम में जाके वो डिस्कस्ड होगा, प्रेजेंटेड होगा। अंडरस्टूड? दिस इज द डिफरेंस। दिस इज एक्चुअली ये ना बिफोर मीटिंग है, बिफोर मीटिंग। सो दिस इज मोर फ्यूचरिस्टिक, दिस इज अ प्रपोजल कि हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, एमओएम जो है इट इज मोर लाइक अ डॉक्यूमेंटेड वर्जन ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन द मीटिंग। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन द मीटिंग। ठीक, सब लोग तो ये क्वेश्चंस ना प्रैक्टिस कर लेना, ये वाले 2 क्वेश्चंस हाथ के हाथ। स्टडी मैट में जो क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस करो। स्टडी मैट के क्वेश्चंस काफी काम के हो सकते हैं, है ना, दीज क्वेश्चंस। ठीक है, प्लस 2 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम स्टडी मैट। स्ट्रिक्टली फॉलो द फॉर्मेट। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूँ, स्ट्रिक्टली फॉलो द फॉर्मेट। इससे आपका ना बहुत टाइम बचेगा और आपको मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, इससे आपके बहुत मार्क्स बच जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे मतलब, और आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। एमओएम ऑप्शनल आ सकता है, हाँ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, चांसेस हैं इस बार आने के। इस बार तीनों चीजें आने के चांसेस। एक्चुअली एमओएम, एजेंडा और रिज्यूमे ना आया नहीं है काफी टाइम से, बहुत टाइम से ना आया नहीं है। चार चार एक अटेम्प्ट हो गए, नहीं आया है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ इस बार आने के चांसेस है। रिज्यूमे लास्ट टाइम शायद आया था पर वो ऑप्शनल में आया था, तो ऐसा ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं आया था। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलिए जी, सो ऑल ऑफ यू डू वेल। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, गाड़ी आगे बढ़ाएंगे हम अपनी, और कैसे कैसे और सब्जेक्टिव आंसर्स को अप्रोच करना है, जो बच गए हैं सारे वो कवरेज हम लोग करेंगे। ठीक है, और मैंडेटरी क्वेश्चंस वो अलग से करेंगे। मीनवाइल वीकेंड्स पे फ्री क्लासेस हैं पूरी, एमटीपी, आरटीपी एंड पीवाईक्यू रिविजन। सो ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू ज्वाइन सैटरडे एंड संडे। ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगी आपके साथ शेड्यूल। अब रिपोर्ट राइटिंग में हमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहले हम लोगों को क्या क्या फोकस करना है और हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट क्या क्या हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो भाई, रिपोर्ट्स की जब हम बात करते हैं ना, एसेंशियली आईसीआई जो हमें फोकस करने को कहता है, आरटीपीज और एमटीपीज में जब आप देखोगे ना, आपको एक बहुत बड़ा सेक्शन मिलेगा बिजनेस रिपोर्ट्स का। ठीक है, आपको एक बहुत बड़ा सेक्शन मिलेगा बिजनेस रिपोर्ट्स। यूजुअली बिजनेस रिपोर्ट्स में क्या आता है, बिजनेस रिपोर्ट्स में कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हो सकती हैं, ठीक है, कोई प्रोब हो सकता है, कोई रिकमेंडेशन रिपोर्ट हो सकती है, कोई इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट हो सकती है। ऐसे रिपोर्ट्स ये बिजनेस रिपोर्ट्स में आती है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट करता है आईसीआई, आप सबकी ड्राफ्टिंग स्किल्स, आप सबकी जो राइटिंग स्किल्स है, राइटिंग एबिलिटीज है, प्रेजेंटेशन एबिलिटीज है, उनको पॉलिश करने के लिए, विच इज अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। ठीक है, आपको कोई आर्टिकल लिखना है, किसी जर्नल में पब्लिश करना है, आप कोई एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर हो, ठीक है, स्टूडेंट काउंसिल से बड़ी सारी मैगजीन्स रिलीज होती हैं, न्यूज़पेपर में आपको कोई कॉलम दिया गया है, यू वांट टू प्रेजेंट समथिंग, ठीक, सो न्यूज़पेपर रिपोर्ट, दिस इज अनदर सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अच्छा सेक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। ठीक है, इसके बाद थर्ड सेक्शन की जो हम बात करते हैं बेटा, वो है मैगजीन रिपोर्ट। सो मैगजीन की जब हम बात करते हैं ना, दिस कुड बी एनीथिंग, दिस कुड बी अ जर्नल, दिस कुड बी योर कॉलेज मैगजीन, दिस कुड बी अ स्टूडेंट मैगजीन। ठीक है, ये मैगजीन रिपोर्ट, इन सबका ना तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। दीज ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर ओन यूनिक वे। सबका फॉर्मेट अलग है और लिखने का तरीका जो है, स्टाइल, वो अलग है। ठीक, नंबर 4 is action taken report. Action taken report. This is another form of report, और आप लोगों ने ये पहले पढ़ा है क्या? कोई बता सकता है कि हमने ATR कहाँ पढ़ा है? Can anyone please tell me where have we studied ATR? Action taken report का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि आपने action taken report पहले कहाँ पढ़ी है? Any one of you can tell me please? Where have you seen this word action taken report? I will wait for your answer. Can anyone please tell me where have we seen this word? आप में से कई बच्चे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं ना, कहाँ देखा है बताओ?
वेरी गुड। गीतांजलि ने बोला कि हमने मीटिंग्स में देखा है, बिल्कुल सही। हमने मीटिंग्स के चैप्टर में जब हमने मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाया वहां पर हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट देखा है, बिल्कुल सही। काजल बोल रही है एमओएम में हमने देखा है, बिल्कुल सही। एक्शन टेकन रिपोर्ट टू बी सबमिटेड। नाउ हाउ विल दिस रिपोर्ट बी फॉर्म, वो आज हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक, 10-10 मिनट के अंदर मैं तुमको ना इनके फॉर्मेट्स और इनके कंटेंट बताने वाली हूँ। ध्यान से इसको सब लोग नोट करेंगे, फॉर्मेट्स ले लेंगे और प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, why we are doing all these bullet revisions now, so that you have enough time to practice for your exams आपके 24 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, 26 को BCR का पेपर है। स्टिल यू हैव मोर देन 1 मंथ, यू हैव अबाउट 40 डेज पीरियड। रोज अगर आप आधा घंटा भी लिखने की प्रैक्टिस करते हैं ना, ये आपको हर सब्जेक्ट में काम आएगा। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस विल हेल्प यू बोथ इन लॉ, BCR एंड इवन इन अदर सब्जेक्ट्स फॉर दैट मैटर। आपकी थ्योरेटिकल एबिलिटीज को और एनालिसिस को बढ़ाता है। आप जब अकाउंट्स वगैरह में भी जब थ्योरी लिखते हैं तो आपको हेल्प हो जाएगी इससे। ठीक है, रिपोर्ट कंफर्म आता है बेटा, पिछले बार नहीं आया था, इस बार पक्का पक्का चांस है, इस बार 99% चांस आएगा। पिछले बार ना 2 आर्टिकल्स आए थे लिखने के लिए। लास्ट टाइम यानी कि आपका December 22 में 2 आर्टिकल्स वर आस्क्ड। ठीक है, December 22 वाज अ यूनिक अटेम्प्ट। ठीक है, 2 आर्टिकल्स आए थे लिखने के लिए, रिपोर्ट नहीं आया था। 2 आर्टिकल्स फॉर आस्क्ड। ठीक है, इस बार बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, दिस टाइम वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट को छोड़ते नहीं है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। समझ गए? हाँ नीरज, चलो जी अब दिखाती हूँ तुमको रिपोर्ट्स कैसे कैसे आप इसको शुरू कर सकते हो, कैसे कैसे आप इसको अप्रोच कर सकते हो। देखो भाई, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल पिक अप न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड मैगजीन रिपोर्ट। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लेते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट और मैगजीन रिपोर्ट। ठीक है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, इसका ना एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मेट होता है, मैं तुम्हें बता देती हूँ अभी। जैसे हमने मान लो हम पढ़ रहे हैं, हम कॉपी में लिखने वाले हैं, हम अपने नोटबुक में आंसर शीट में प्रेजेंट करने वाले हैं। आंसर शीट में जब आप प्रेजेंट करते हो ना तो आप ऐसे लिखते हो, मैम आपकी लॉ की क्या, आप कैसे करते थे लॉ लर्न। गीतांजलि मैं तुम्हें जरूर बता दूंगी बेटा, मैं तुम्हें पूरे थ्योरी पेपर्स की स्ट्रेटेजी बताना चाहती हूँ, बता दूंगी एट द एंड ऑफ दिस क्लास। ठीक है, अभी रिपोर्ट को ब्रेक नहीं करता, मैं तुम्हें थ्योरी के लिए स्पेशली जो स्ट्रेटेजीज है ना वो एक स्पेशल क्लास भी मैं लेने वाली हूँ पेपर 2 के लिए, थ्योरी पेपर्स के लिए। आप किसी भी लेवल पे हो, इंटर में हो, फाइनल में हो, मैं स्पेशली इंटर फाइनल के लिए ही पहले करती थी, फाउंडेशन का तो ये अभी कुछ साल हुए मैंने थोड़ा फोकस दिया है इस पर, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। ओके, पहले अपन ये रिपोर्ट्स को कवर करते हैं। ओके, तो देखिए भाई ध्यान से, अब ये है यहाँ, जैसे मान लो तुम्हारा ये पेपर है, तुम्हारा ये जो है ये आंसर शीट है, लेट्स टेक दिस आंसर शीट। ठीक है, ये हमको ऐसे आंसर शीट है ये हमारा, और हमको इसमें ना प्रेजेंट करना है। ओके, सो हियर विल बी योर टाइटल, ध्यान से देखना, हियर विल बी योर टाइटल ऑफ द रिपोर्ट। ओके, सब लोग ध्यान से देखो, ये बन जाएगा हमारा टाइटल। ओके, टाइटल के साथ में यहाँ अगर न्यूज़पेपर रिपोर्ट है ना तो ये देखो यहाँ पर ना बाय, एडिटेड बाय, ये जरूरी है, एडिटेड बाय जरूर आता है। ठीक है, डेट एंड प्लेस जरूर आता है, डेट एंड प्लेस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उसकी करना बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। ठीक है, सो आई विल डेफिनेटली टेल यू हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू एंड हाउ यू शुड अप्रोच द टू सेपरेटली। मैगजीन रिपोर्ट्स देखो, मैगजीन रिपोर्ट जो होती है उसमें ना ये एडिटेड बाय, डेट, प्लेस नहीं आता। एक चीज ध्यान देना हमेशा, जो आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज ऑल अबाउट करंट इवेंट्स ना, ये खासियत क्या है इसकी, ये करंट इवेंट्स को लेकर के है, करंट इवेंट्स, डे टू डे इवेंट्स है ना, इंपॉर्टेंट इवेंट्स अक्रॉस द ग्लोब, एकदम लेटेस्ट इवेंट्स को ही हम न्यूज़पेपर में डालते हैं। राइट, रिजल्ट आया न्यूज़पेपर में आया, ठीक है ना, कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुई न्यूज़पेपर में आया, ऐसा होता है ना। जबकि मैगजीन में ना नॉट सो लेटेस्ट, नॉट सो लेटेस्ट, लेटेस्ट होगा बट इवेंट विल बी अ पास्ट इवेंट। समझो, स्कूल एनुअल डे है, फैशन वीक है, इवेंट विल बी लेटेस्ट बट नॉट करंट, इवेंट विल बी लेटेस्ट टू अ पीरियड। ठीक है, टू अ पीरियड, अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आ रही है, टू अ पीरियड। जैसे मंथली मैगजीन है तो एक मंथ की चीजें आएंगी, है ना,
वो एकदम ऐसा नहीं आएगा कि उसमें करंट इवेंट्स आएंगे। हमने तभी तो उसके बारे में राइटअप लिखा है ना, पुराना इवेंट हो गया तभी तो हमने उसके बारे में राइटअप लिखा है। समझ में आ रही है वाली बात सबको? ठीक है। सो इसमें ना डिटेल्स जो है वो सब नीचे आ जाते हैं, खाली टाइटल आता है और ये बाय नेम ऑफ द ऑथर आता है, दैट्स इट। अंडरस्टूड? डिफरेंस बिटवीन मैगजीन रिपोर्ट एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट। न्यूज़पेपर रिपोर्ट, हाँ, फ्लड आया, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ठीक है। फायर ब्रोक आउट इन अ स्लम, न्यूज़पेपर रिपोर्ट। 12th बोर्ड रिजल्ट्स में फार्मर्स डॉटर एक्सेल द बोर्ड एग्जाम्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ठीक है। आपके स्कूल का एनुअल डे सेलिब्रेशन, मैगजीन रिपोर्ट। आपके स्कूल में जॉब फेयर हुआ, कॉलेज में जॉब फेयर हुआ, मैगजीन रिपोर्ट। आपके स्कूल में फैशन वीक ऑर्गेनाइज किया गया, कॉलेज में किया गया, फ्रेशर्स पार्टी हुई, मैगजीन रिपोर्ट। समझ में आ रही है वाली बात? हाँ, आपके कॉलेज से, आपकी यूनिवर्सिटी से कुछ कैंपेन किया गया और स्ट्रे डॉग्स के लिए कोई इवेंट किया गया, एनिमल्स के लिए कोई इवेंट किया गया, जो है कुछ ऐसे इवेंट किए गए जैसे ओल्ड के लिए आपने कोई कैंपेन ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, आपने कोई हेल्थ कैंपेन ऑर्गेनाइज किया, ट्रैफिक कैंपेन ऑर्गेनाइज किया, ये सब क्या है? ये सब मैगजीन रिपोर्ट का कंटेंट है। समझ में आया सब लोग को? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दोनों का ना बिल्कुल अलग होंगे। इवेंट्स आर वेरी डिफरेंट, हियर इवेंट्स आर डिफरेंट। यहाँ पे इवेंट्स करंट होते हैं, डे टू डे सिग्निफिकेंस के होते हैं, नॉलेज के लिए होते हैं, और यहाँ पर ना ये अपडेट के तौर पे होते हैं। यहाँ पे मोर ऑफ एन अपडेट, मोर ऑफ एन मतलब बेसिकली यू वांट टू राइट दिस टू अप्राइज एवरीवन ऑफ हाउ द स्टोरी फॉर्म में रहता है ना, हाउ द इवेंट kind of continued and how it grew and how it was concluded, ठीक है, what was the event all about, the entire flow। जबकि current events में जो update है ना, that is latest on any topic, क्या चल रहा है, कैसे हो गया, क्यों हो गया, इस पे दूसरों के कमेंट्स, जो रिलेटेड पार्टीज हैं, गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या एनी अदर पार्टीज हु आर डायरेक्टली कंसर्न, उनके रिएक्शंस क्या हैं, ये सारी चीजें में आई भी लिख सकते हैं। मैं तुम्हें भी बताती हूँ। देखो, जैसे ना ये दो क्वेश्चंस हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखना है, इनॉग्रेशन ऑफ अ हाईवे प्रोजेक्ट, दिस इज अ न्यूज़पेपर इवेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये बिजनेस रिपोर्ट है। अब अगर आपको मैगजीन रिपोर्ट लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं मैगजीन रिपोर्ट तुमको बोलूँ, लिख दो मैगजीन रिपोर्ट। ये हो सकता है जैसे यहाँ पर न्यूज़पेपर में हमने इनॉग्रेशन ऑफ हाईवे, दिस इज अ जॉब फेयर in your college, last week, write for your college magazine, write for your college magazine, monthly magazine, स्टूडेंट जर्नल जिसको बोलते हैं, ठीक है, मंथली जर्नल। समझ गए तुम? ये ऐसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ना, लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं ना, रिपोर्ट आता है ना, रिपोर्ट डेफिनेटली ना पास्ट इवेंट है। ध्यान से देखो, द इवेंट इज अ पास्ट इवेंट है, ये पास्ट इवेंट है, ध्यान रखना। हमें फैक्चुअल चीजें देनी है, फैक्चुअल, हमें अपने ओपिनियंस नहीं देने हैं। ध्यान से देखना, हमें फैक्चुअल जो हुआ वही देना, आपकी राय मशवरा किसी ने नहीं मांगा है, फैक्चुअल चीजें हमें देनी है, ठीक है। रिपोर्ट इज ऑलवेज फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच तुमको सबको करा चुकी हूँ ना, नरेशन करा चुकी हूँ ना सब लोग को। रिपोर्टेड स्पीच में हमेशा लिखी जाती है, आई और यू करके नहीं लिखी जाती, आई और यू करके नहीं लिखी जाती। A job fair was organized in XYZ college, ठीक है, in their auditorium. It was a mega event with 100 colleges in the state participating in the event. Understood? This is not I, this is not we, this is third person reported speech. Understood? It's a report. ध्यान रखना, report is always objective, it is always factual, it doesn't have any room for your opinions, it doesn't have any room for your sentiments or emotions, whether you feel good for it or you feel bad for it, you have to present it in an objective manner, ठीक है।
रिपोर्ट हैज द पावर टू मैनिपुलेट द माइंड ऑफ इट्स रीडर्स। ये ध्यान रखना। हम सब जानते हैं ना न्यूज़पेपर में आजकल कैसे होता है, न्यूज में क्या होता है, न्यूज चैनल्स में, हाँ आइए देखिए हम आपको ले चलते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफिसर्स के नेग्लिजेंस की वजह से यहाँ आग लगी है और लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम ये न्यूज देखते हैं, वी स्टार्ट क्लेमिंग ऑन गवर्नमेंट, है ना, वी स्टार्ट क्लेमिंग ऑन द रिप्रेजेंटेटिव्स कि अरे इनके वजह से हुआ है, आवर गवर्नमेंट इज सो नेग्लिजेंट। दिस इज व्हाट वी डू, राइट, दिस इज एन एग्जांपल, राइट। जबकि अगर हमारे रिपोर्टर्स हमें कॉरेस्पॉन्डेंट्स रिपोर्ट करते हैं, आइए हम आपको ले चलते हैं कैसे जो है इंडियन आर्मी हेल्प कर रही है, कैसे फ्लड को रेस्क्यू किया जा रहा है, देखिए मैन इन यूनिफॉर्म, हाउ डेडिकेटेड दे आर, तो कैसा लगता है हमें, वाओ हमारी आर्मी कितनी हमारे लिए खड़ी है, हमारी आर्मी हमें रेस्क्यू कर रही है। दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट। सो रिपोर्ट्स हैव द पावर टू मैनिपुलेट माइंड्स, रीडर्स को मैनिपुलेट कर सकती है रिपोर्ट, इसीलिए फैक्चुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रिपोर्ट अगर फैक्चुअल नहीं है ना तो डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर सकती है। ये आप आगे के लिए भी याद रखना हमेशा। इवन आपकी जो बिजनेस रिपोर्ट्स होती हैं अगर वो फैक्चुअल नहीं है तो वो मैनिपुलेट कर सकती हैं, डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। बिजनेस डिसीजन के लिए रिपोर्ट बहुत जरूरी होती है, ठीक है, और रिपोर्ट पे ही सारा जो है डिपेंडेंसी होती है गुड बिजनेस डिसीजंस की, ठीक। अब चलो देखो ये है फैक्चुअल। दूसरी चीज आर्टिकल के साथ कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट, बच्चे क्या करते हैं, आर्टिकल जैसा शुरू करते हैं। आर्टिकल का स्टाइल क्या है भैया, आर्टिकल का स्टाइल है छोटा सा इंट्रो होगा, ये मैं तुम्हें लिख के दिखाती हूँ। आर्टिकल का जो स्टाइल होता है ना उसमें होता है हम थोड़ा सा एक इंट्रो देते हैं, जबकि इंट्रो ये रिटोरिकल क्वेश्चन, इसकी रिपोर्ट में कोई जगह नहीं है, कोई इंट्रो की, रिटोरिकल क्वेश्चन की कोई जगह नहीं है रिपोर्ट्स में, रिटोरिकल क्वेश्चंस। हाँ व्हाट इफ, अरे भैया रिपोर्ट में व्हाट इफ नहीं आएगा, हो चुका ऑलरेडी जो होना था, समझ रहे हो। रिपोर्ट में बिल्कुल नहीं आता है। रिपोर्ट में क्या ये आता है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, नहीं भैया ये बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। तुम्हें मैं लिख के बता दूं, ये व्हाट इफ वाले क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं रिपोर्ट पे। आर्टिकल में बिल्कुल आते हैं, आर्टिकल में बिल्कुल आते हैं, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल में आप अपने ओपिनियंस देते हो, ठीक है, आप अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हो, आप कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताते हो, ठीक है, आप सजेशंस भी दे सकते हो। ये सब जो है ना ये रिपोर्ट में नहीं होते हैं, सजेशंस होते हैं ओनली अगर मांगा गया है तो। रिपोर्टेड स्पीच इसमें रिकमेंडेशंस हो सकते हैं ओनली व्हेन आस्क्ड, रिकमेंडेशंस व्हेन आस्क्ड, ध्यान से समझना। जैसे अगर आप एक एक्सपर्ट अपॉइंट किए गए हो, जैसे ऑडिटर का काम क्या होता है, ऑडिटर का काम होता है रेकमेंड करना, क्वालिफिकेशंस देना, ठीक है, तो वहां पर ही दिया जाएगा, वहां पर ही। अगर हिस्टोरिकल रिपोर्ट बोली गई है बनाने के लिए तो नहीं दिया जाएगा। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में जो रिपोर्टर होते हैं वो रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, क्या हो रहा है वो बताते हैं। वो रिकमेंडेशन बहुत ऐसे कोई क्रूशियल केस है जिसमें पब्लिक ओपिनियन वगैरह देना, उसी में दिया जाता है रिकमेंडेशन, अदरवाइज नहीं दिया जाता, ठीक है, उसको दखल माना जाता है। अंडरस्टूड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट। इंट्रो, रिटोरिकल क्वेश्चन, ओपिनियंस, व्यूज, ये सब रिपोर्ट में बेटा नहीं होते हैं, मत लिखना एग्जाम में, ठीक है। अ गुड रिपोर्ट विल बी 150 to 200 वर्ड्स, यूजुअली 150 to 200 वर्ड्स होगी, और आपको बिल्कुल क्रिस्प पॉइंट्स में लिखना है। अब बोलो मैम हम भरेंगे कैसे, रिपोर्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे, वो मैं तुमको अभी अभी बस बता दे रही हूँ यहाँ पे ना। नेक्स्ट पार्ट हमारा वही है कि हम लिखेंगे क्या, व्हाट डू वी फिल इन द रिपोर्ट कंटेंट, इन द रिपोर्ट टेक्स्ट, क्या लिखे हम। अब ध्यान से देखना है सब लोग को, ठीक है। अगर आपको ना देखो बेटा, इसको व्हाट आई कॉल दिस इज अ रिपोर्ट आउटलाइन, ठीक है, दिस इज अ रिपोर्ट आउटलाइन। सबसे ज्यादा बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है ना वो यही आती है कि हम लिखे क्या। हम समझ गए, आपने हमें अच्छी अच्छी बातें बता दी, रिपोर्ट क्या है, आर्टिकल से कैसे डिफरेंट है, बट क्योंकि मेरी लैंग्वेज मुझे उतनी क्लियर नहीं है, मुझे इंग्लिश में भी लिखने में प्रॉब्लम होती है, एंड आई स्टिल हैव स्ट्रगल्स विथ राइटिंग, तो मैं क्या करूं, मेरे लिए आप कुछ बताओ। सो दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। ये आउटलाइन है, 1 मिनट। देखो रिपोर्ट लिखने के लिए ना आपको एग्जाम में 7 to 9 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है, यू विल गेट मैक्सिमम 7 to 9 मिनट्स फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट, ये ध्यान रखना, ओके। 7 to 9 minutes you will get for writing a report. This is the time you will get. ठीक। अब आप लोग सब ना एक बहुत जरूरी चीज करना, ठीक है, ये आपको टाइम मिलेगा। आप एक चीज जो करोगे सब लोग 1 मिनट लगाओगे और आउटलाइन लिखोगे, ठीक है, 1 मिनट लगाओ और ये आउटलाइन लिखो।
पेंसिल से लिखना है इसको, ठीक है ना, पेंसिल से लिखना। इसको पेंसिल से लिखने के बाद भरोगे, ईच सेक्शन यू विल राइट 2 लाइन्स, ठीक है, ईच सेक्शन 2 लाइन्स। जैसे व्हाट वाज द ओकेजन, ओकेजन क्या है मैगजीन रिपोर्ट में, मेरे कॉलेज में जॉब फेयर हुआ है, XYZ कॉलेज हैड ऑर्गेनाइज्ड अ जॉब फेयर in their campus, ठीक है, in the college premises, and more than 100 colleges participated from all across the state. This is my occasion. Understood? 2 lines. More than 5,000 students participated and were benefited by the event. समझ में आया? What was the occasion? Duration and participants. Job fair lasted for 3 days. है ना? And students from commerce division, from science division and from arts division participated in the job fair. Understood? समझ में आया ये? Duration 2 lines. ऐसे करके जब आप हर एक का 2 lines लिखोगे ना, चीफ गेस्ट, so honorable chief minister of the state had agreed, or education minister had agreed to become the chief guest. District magistrate was the chief guest. Anybody who you want to make the chief guest, you can make the chief guest. ठीक है? Series of events में क्या क्या हो सकता है? Presentation by a lot of new employability new organizations who are ready to offer internship to groom the employability skills in the candidates, ठीक है, group discussions हो सकते हैं, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, some cultural event also can happen, ठीक है, there was one skit based on based on what, based on the significance of employability skills in candidates and students, ठीक है, इन यंगर स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, इसको आप हाईलाइट कर सकते हो सीरीज ऑफ इवेंट्स में। ऐसे 4-5 इवेंट्स लिख सकते हैं, बस बहुत है, 4-5 इवेंट्स अच्छे से आप लिख सकते हो, कोई भी जो भी आपके कॉलेज में आपने देखा है, ठीक है, इस तरीके के रिलेटेड इवेंट्स, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं, रिलेटेड इवेंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन के बाद प्राइजेस आप दे सकते हो। एक्सप्रेशन है बहुत एंजॉय किया, पार्टिसिपेंट्स ने बहुत एंजॉय किया, दे वर कीन एंड दे वर आस्किंग अबाउट द डेट्स, नेक्स्ट डेट्स for another event of this sort, ठीक है, felicitations, prizes to participants and to winners, ठीक है, closure and vote of thanks by principal of the college। समझ रहे हो? ये देखो एकदम सिंपल हो जाता है, appreciated and close। तुम MOM लिख चुके हो ना, उसी स्टाइल में देखो, MOM में हमने कैसे लिखा था, रिपोर्टेड फॉर्म में, entire thing will be in reported speech, entire thing will use past tense in action words, ध्यान से देखना, in key action words, ठीक है, and also put a conclusion and conclude the report। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आया ये वाला? ये what I just told, is it clear to all of you? हाँ, इससे आपकी मैगजीन रिपोर्ट एकदम आसानी से बन जाएगी। अगर आपने ये आउटलाइन याद कर लिया ना, ये 7 पॉइंट्स आपने याद कर लिए ना, ABCDEFG, ये आपका आराम से बन जाएगा, कोई आपको फिर रोक नहीं सकता एक अच्छी स्टैंडर्ड मैगजीन रिपोर्ट लिखने से, ठीक है। 1 मिनट में सारे पॉइंट्स लिख लो, उसके बाद आप अपना बढ़िया पेन से 2-2 सेंटेंसेस ईच आप लिख दो, आपकी रिपोर्ट तैयार। इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट रिपोर्ट बताऊं तुमको। फर्स्ट रिपोर्ट वी डिड, है ना, जस्ट नाउ व्हाट वी डिड वाज फर्स्ट रिपोर्ट, दिस वाज मैगजीन रिपोर्ट, ओके। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये मैगजीन रिपोर्ट की बात हो गई। अब हम बात करें यहाँ पर, ये ना, दिस इज न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ये वाला ना, दिस इज अ मैगजीन और अ जर्नल रिपोर्ट, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, जर्नल वाले, ठीक है। ये हो गया, जैसे कोई इश्यू होगा, कोई इवेंट होगा न्यूज़पेपर में, लेटेस्ट, ठीक है, ये होता है करंट इवेंट, ये होता है करंट इवेंट। कोई हाईवे का इनॉग्रेशन है जैसे, या फिर फ्लड आ रखे हैं जैसे, या फिर कहीं फायर ब्रेकआउट हो गया है जैसे, बहुत सारे हो सकते हैं, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया हो जैसे, ठीक है, जैसे अभी क्या कोई मार्केट क्रैश हो गया है, आपको बताना है, ठीक है, इस तरीके की चीजें। व्हाट वाज द इशू और द इवेंट, ठीक है, हु आर द इम्पैक्टेड पार्टीज, फ्लड आया है, कॉमन मैसेस, ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व, द सिटी, जैसे बेंगलुरु फ्लड्स में क्या हुआ था, सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सिटी वाज इम्पैक्टेड, राइट, हाँ, वहां पर इम्पैक्टेड लोग कौन थे, they were all a specific section of the locality, especially those who were all high profile residents of the city, big houses,
गुड रेसिडेंशियल कॉलोनी वाज ऑल अंडर फ्लड्स, इम्पैक्टेड सिवियरली बाय फ्लड्स। हुआ था ना, याद है सबको? सारे वो मिलियनर्स बिलियनर्स थे जो उस एरिया में रहते थे, और सब कोई उसमें बोट में निकाल के ले जा रहे हैं, कोई किसी की कार डूब गई है, किसी के घर में पानी घुस गया। दिस इज व्हाट हैड हैपेंड, राइट? इसके अलावा अगर हम दूसरी बातें करें, है ना, लास्ट टू लास्ट ईयर जैसे फायर ब्रेकआउट हुआ था, आसम में फ्लड्स आए थे, तो भाई बहुत गरीबों से गरीबों का नुकसान हो गया था। ठीक, ड्यूरेशन 2 days। हाँ, लॉसेस अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो आप एक अपने आप से कोट कर सकते हो। जैसे मुझे आइडिया है बेंगलुरु फ्लड्स का जो लॉस था, इट वाज एस्टिमेटेड एज 500 crores का लॉस। ठीक है, 500 crores का, समझ में आया? सो 500 crores है, बजट है, मिनिस्ट्रीज है। हमको अगर नहीं समझ में आ रहा भैया, हम होम मिनिस्ट्री का कंसर्न दिखा दो। ठीक है, चीफ मिनिस्टर का आप इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली दिखा दो, होम मिनिस्टर का आप इन्वॉल्वमेंट दिखा दो। ठीक है, रेस्क्यू टीम्स के ऑपरेशंस के लिए आप कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखा दो, आर्मी का ऑपरेशन दिखा दो, रेस्क्यू टीम्स जो है वो अपना अपना काम कर रही हैं। हाँ, ऑल द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज आर आल्सो वर्किंग। अंडरस्टूड? इस तरीके की चीजें, सपोर्ट, हेल्प, एड, इसके लिए आप कोई वेब पेज शेयर कर सकते हो, कोई वेब पेज that people who want to donate can also use this link to donate. It directly goes to Prime Minister Relief Fund. ठीक है, and we will continue to providing you with the updates. ठीक है, all the injured were taken to the nearest hospital, XYZ government hospital. ठीक है, all deceased, for all deceased, state government has announced an immediate support of 1 lakh per person, 2 lakh per person. Understood? These kind of things are normal and we read these every day, right? सो ये न्यूट्रल ग्राउंड पे क्लोज होती है, ये वाली रिपोर्ट्स हमेशा न्यूट्रल ग्राउंड्स पे क्लोज होती हैं, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं है अभी और आगे क्या डेवलपमेंट्स होंगे। सो न्यूट्रल ग्राउंड्स, वी विल कीप अपडेटिंग यू। ठीक है, एंड all of us can keep accessing the web page. Those who are interested for donation can donate directly using the link to Prime Minister's Relief Fund. ठीक है, and let's all pray together for the well-being of these people and for the quick recovery of the state or the city. Understood? This is how we have to close on neutral grounds. But a situation can be a very happy thing, it can be a sad thing, it can be some ground where we are providing updates na. Have you all seen newspaper वाला, ये न्यूज वाला, न्यूज चैनल वाला? चलिए आपको डायरेक्टली ले चलते हैं, हाँ, कि भाई आपको साइड पे ले चलते हैं जहां पुल गिर गया है, जहां इतने लोगों को जो है परेशानी हो गई है, इतने लोग दब के मर गए हैं, छोटे छोटे बच्चे घायल हो गए हैं। हाँ, सो अब हम आपको नई नई अपडेट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। बच्चों को अस्पताल ले जाया जा रहा है, घायल की जो है देखभाल की जा रही है, हॉस्पिटल पे मेडिकल स्टाफ कम हो गया है, दूसरा हॉस्पिटल से लाया जा रहा है। ऐसे करके होता है ना चीजें। गवर्नमेंट ने सरकारी खाते से इतना इतना इंजर्ड को दिया है, इतना इतना डिजीज के लिए अनाउंस किया है। ठीक, सो दिस इज हाउ थिंग्स आर, दिस इज लाइक इमीडिएट अपडेट, क्विक अपडेट ऑन सम करंट इवेंट। ठीक है, समझ में? इसके अलावा हो सकते हैं जैसे हाईवे प्रोजेक्ट है, जैसे रिवर इंटरकनेक्शन प्रोजेक्ट है, सबको समझ में आ रहा है? रिवर इंटरकनेक्शन का प्रोजेक्ट है, 60-70 नदियां कनेक्ट करनी है, नेविगेशन हो गया, फ्लड बचाएगा, ये सब हम लिख सकते हैं। क्यों किया गया, हाँ, ड्यूरेशन क्या है, क्यों किया जा रहा रिवर इंटरकनेक्शन, ताकि हम नेविगेशन इजी कर सके, ताकि हम फिशरीज जो हैं उस फिशरमैन की हम हेल्प कर सके। दैट विल बी अ न्यू एरिया, दैट विल बी अ न्यू सेक्शन दैट विल कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी। ठीक है, ऐसी वाली चीजें। इसके अलावा हम ड्रॉट कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं बाय जॉइनिंग द कैनाल्स। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो ये सब हमको पॉइंट्स ना दिमाग में आने चाहिए। दिस इज लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड यू हैव टू क्विकली स्टिच द आइडियाज। प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड स्टिचिंग द आइडियाज, पूरा का पूरा जो रहेगा वो आपका रिपोर्टेड स्पीच में। इसमें जो है ना, इसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करोगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जानते हो? हैव डन, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। दिस इज नॉट पास्ट, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। चीजें हो गई हैं लेकिन आप तुरंत तुरंत अपडेट कर रहे हो, समझ रहे हो बात को? एंड प्रेजेंटेशन, ये एक बहुत ही जरूरी चीज है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट स्पेशली इज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चीजें हुई हैं लेकिन अभी अभी हुई है ना, तो हमको इसमें ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। ठीक है, हैव डन, हैज डन, हैज हैपेंड, हैव हैपेंड। अंडरस्टूड? ये वाली चीज सबको क्लियर हो रहा है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हैज हैव प्लस V3, हैज हैव प्लस V3, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू हेल्प, हैज डिसाइडेड। ठीक है ना, आर हेल्पिंग, ऐसे
present perfect tense plus present continuous tense are consistently helping present continuous tense. समझ में आया? ये सबको क्लियर हो तो बताओ, ये वाला पार्ट सब लोग को क्लियर हो तो फिर मैं तुमको आगे बढ़ाती हूँ, फिर मैं आगे तुम्हें लेकर के चलती हूँ एंड वी विल ऑल्सो डू बिजनेस रिपोर्ट. ठीक है, दिस इज द आउटलाइन. ये अगर आप ले लेते हो, हर एक सेक्शन की 2 से 3 लाइन लिख देते हो, कहानी हो जाएगी खत्म, योर रिपोर्ट विल बी रेडी. ठीक है, लैंग्वेज वॉच करना बेटा बहुत जरूरी है. अगर आपने लैंग्वेज वॉच नहीं करी तो चाह के भी नंबर नहीं मिल पाते. ऑल दो स्टूडेंट्स who suffer because of language, it is imperative on their part that they must practice every day. कोई भी चीज आपके लिए एक्सक्यूज नहीं हो सकती. आपने सीए करने का सोचा है, अब कोई भी चीज ना आपके लिए एक्सक्यूज के तौर पे नहीं आ सकती. कोई स्किल है, देखो लैंग्वेज इज अ स्किल. टू डेवलप अ स्किल इज अ मैटर ऑफ, ऑल इट इज अ मैटर ऑफ 3 months, दैट्स इट. अभी एग्जाम के लिए तो 3 months नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना. और हम एग्जाम्स के बाद जब 2 महीने की छुट्टी होती है तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं. हम हर चीज अवेलेबल है. आपको मेरी हेल्प चाहिए वो भी अवेलेबल है. 3 साल अनअकैडमी पे कितने हमने लेक्चर्स नहीं किया, क्या क्या नहीं किया, सब अवेलेबल है. फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है. बट आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए ना. आपको सीखने की अगर इच्छा है, इफ यू वांट टू स्पीक वेल, if you want to communicate well, if you want to interact with others using this language, you have to work hard. है ना, ऐसे अपने आप तो नहीं होगा कि किसी दिन आप जागे और आप ऐसे दूसरे लैंड में पहुंच गए हैं, आपको पर्सनालिटी जो है वो ही डिफरेंट हो गई. ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू स्टार्ट समवेयर. यू विल मेक मिस्टेक्स. मेकिंग मिस्टेक्स इज गुड. मेकिंग मिस्टेक्स इज लाइक समथिंग फाइन बिकॉज देन यू आर लर्निंग. है ना, इट शोज दैट यू आर लर्निंग, यू आर ट्राइंग हार्ड. ओके, चल ये है जैसे एग्जाम्पल है. ये ना स्कैनर का अपना एग्जाम्पल है. ध्यान से देखो सजेस्टेड आंसर्स का. पीएम मोदी, मैंने अपने क्वेश्चन का तुमको दिया है. ईस्टर्न पेरिफेरल को इनॉग्रेट कर रहे हैं. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ऑल इंडिया, एडिटेड बाय अरुण नायर. ये समझ में आया? न्यूज़पेपर का नाम एडिटेड बाय अरुण नायर, न्यू दिल्ली. डेट भी डाल सकते हैं, डेट भी डाल सकते हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? सब लोग को समझ में आया क्या? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे इनॉग्रेटेड 2 न्यूली बिल्ट एक्सप्रेसवेज. फेज 1 ऑफ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे and the 11,000 crore eastern peripheral. देखो, budget is very important. This gives your report a factual presentation. ठीक है, this provides the evidence, है ना, that your report is based on facts. This gives your report a concrete presentation, है ना. It makes your report look concrete, clear evidence. Ideas are given in numbers and figures. ठीक है, समझ में आया? अब रोड ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर, सी आई टोल्ड यू ऑल मिनिस्ट्री को कौन कौन है. नितिन गडकरी जी टू रोड इन अ सेपरेट ओपन कार अलोंगसाइड पीएम मोदी. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे स्ट्रेचिंग फ्रॉम निजामुद्दीन ब्रिज. इतना डिटेल नहीं भी आया तो लिखो कितना किलोमीटर. अरे आप यहाँ पे 135 है, आप 150 लिखो, 200 लिखो, लेकिन ऐसे लिखना है जो आप लिख रहे हो वो फैक्ट्स है ना. Just write factual, that is more important. Factual plus give some information, है ना, data, some statistics that will help your report. That will help your report look good. ठीक है, some statistics etc. So this will be nice. Understood everybody? Huh? Expressway is expected to bring down the pollution level of the nation by 27%. See, this 27%. Now this is a statistic. ठीक है ना, this is a number, figure. This is important. Record time of 18 months. We can say 5 years also is fine. We can say 5 years is also fine, right? कोई overbridge था, metro construction था, railway line construction था, किसी पे भी आ सकता है क्वेश्चन. आपको ना फ्लो आएगा तभी आप लिख पाओगे. आपको लिखने का जो रिदम मैंने बताया है, अगर आपको वो आएगा तो आप लिख पाओगे, नहीं तो फिर आप लिख नहीं पाओगे. अंडरस्टूड एवरीबडी? चलिए नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट इज अ बिजनेस रिपोर्ट. बिजनेस रिपोर्ट क्या होता है मैम? अरे बेटा बिजनेस रिपोर्ट होता है कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, बिजनेस में लॉस हो गया है, समझ रहे हो, कोई नया न्यू बिजनेस आपको खड़ा करना है, ठीक है, न्यू बिजनेस के लिए आपको रिसर्च करना है, कोई किसी प्रकार का इंसिडेंट, कोई मान लो कोई ब्रेकडाउन हो गया है ना, कोई लॉस है, कोई फायर है, कोई एम्प्लॉयज को लेकर के कोई इशू हो गया है, ठीक है. ये सब चीजों में हमें एक बिजनेस रिपोर्ट बनानी पड़ती है. कितने ना अगर फैक्ट रियल ना हो, नंबर नहीं कटे ना, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. काजल, कौन सा रिपोर्ट रियल आती है? रिपोर्ट भी तो
एक सिमुलेशन होता है ना, रिपोर्ट इज ऑल्सो सिमुलेशन, इट इज ऑल्सो कुक्ड अप टॉपिक, राइट, कि ये टॉपिक है आप बात करो, ऐसा है आप बात करिए, ऐसे ना रिपोर्ट बनाइए ऐसे. सो टॉपिक इज ऑल्सो जस्ट गिवन as a simulated version of the real thing. So you can also give a simulated version of the real facts, na, you can also do that. हाँ, देखो बेटा, ये सबसे इजी है, अगर एग्जाम में आ जाता है ना, दिस इज वेरी वेरी इजी. ओके, दिस इज वेरी इजी. अगर ये एग्जाम में आए, आपको कुछ नहीं करना है, ये आप एग्जाम में नहीं लिखते हो, ठीक है, रियल टाइम आप लिखते हो. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये 5 चीजें आपको लिखनी है. टाइटल, नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन, ठीक है, नंबर 2 इज योर बॉडी, ठीक है, नंबर 3 इज कंक्लूजन एंड नंबर 4 इज रिकमेंडेशन. ध्यान से देख लो, दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस रिपोर्ट, दिस इज कंप्लीट बिजनेस रिपोर्ट. इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम का थोड़ा सा बैकग्राउंड जो क्वेश्चन में लिखा है ना, those keywords we will highlight here in this section, introduction section. ठीक है, a 3-member committee was formed to investigate the matter of food poisoning that has happened on May 12th in the cafeteria premises of XYZ Limited. Understood? This is the scope, this is authorization and problem. ठीक है ना, ठीक है. So team is supposed to do an extensive research and present the facts. ठीक, this is scope, authorization and problem. Methods, क्या क्या मेथड, जैसे मेथड्स अडॉप्टेड, देखो ऑल इन पास्ट टेंस, प्लान ऑफ एक्शन, ऑब्जर्वेशन, फाइंडिंग्स, इसमें हम बहुत ही सिंपल सिंपल लिखेंगे. हाँ, इसमें बहुत ही हम सिंपल सिंपल और अच्छी अच्छी चीजें लिखेंगे. ध्यान से देखो, मेथड्स अडॉप्टेड, जैसे कहीं फूड पॉइजनिंग हुई है, मैं अपना यहाँ पर एक इंसिडेंट डाल रही हूँ, ये फूड पॉइजनिंग हो गई मेरी कंपनी में, मेरे पास जो है, मेरे को एक रिपोर्ट बनानी है, किसी कंपनी में भाई मुझे एक्सपर्ट अपॉइंट किया गया है कि आप जो है फूड पॉइजनिंग कैसे हुई, क्यों हुई. मैं सेफ्टी मैनेजर थी, मान लो, इफ आई वाज अ सेफ्टी मैनेजर, इफ आई वाज द फैक्ट्री मैनेजर, मुझे बोला गया कैसे हो गया फूड पॉइजनिंग, तो मैं रिपोर्ट बनाऊंगी ना. मैं क्या करूंगी, मेथड, आई विल डू, आई विल इन्वेस्टिगेट द एरिया, ठीक है, आई विल ऑब्जर्व द एरिया, आई विल टेक अ टूर ऑफ द कैफेटेरिया प्रेमिसेस, ठीक है, आई विल ऑब्जर्व द प्रेमिसेस, आई विल इंटरव्यू ऑल दोज हु हैव ईटन देयर ऑन दैट डे. ठीक है, समझ में आ रहा है. सो ये सब मेरे मेथड्स हैं. इंटरव्यू ऑफ द एम्प्लॉइज हु एट दैट डे इन द कैफेटेरिया, ठीक है, टूर ऑफ द कैफेटेरिया प्रेमिसेस, ठीक है ना, समझ में आ गया. हाँ, फिर अगर हम चाहें इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना, सो सेंड द वेजिटेबल्स एंड फूड आइटम्स यूज फॉर लैब टेस्टिंग, ठीक है ना, लैब टेस्टिंग भी करा सकते हैं हम, कहीं कोई पॉइजन तो नहीं था उसमें, कहीं किसी प्रकार की कोई खराब चीज तो नहीं थी, है ना, ये सारी चीजें. मेथड्स के बाद आता है फाइंडिंग्स. हमें क्या मिला, डर्टी कैफेटेरिया सराउंडिंग्स, ठीक है, डर्टी सराउंडिंग्स, स्टेल वेजिटेबल्स, नो रेफ्रिजरेटर, ऐसे 2 से 3 आप लिख सकते हो. नो रेफ्रिजरेटर लिख दिया मैंने, हाँ, डर्टी सराउंडिंग्स लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, और स्टेल वेजिटेबल्स लिख दिया मैंने यहाँ पर. अंडरस्टूड? हाँ, नो रेफ्रिजरेशन. अंडरस्टूड? सो ये सब क्या है, ये फाइंडिंग्स हो गई, मुझे ये मिला, नतीजा कंक्लूजन जो है ना, ये फाइंडिंग्स आर व्हाट, डिस्कवरीज यू मेड. कंक्लूजन, व्हेन यू अराइव एट व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड. सीआईडी सब लोग देखते ना यार, सीआईडी सब लोग देखते ना. हाँ, ये कौन है, कमर्शियंस. अरे यू आर वेलकम कमर्शियंस. अच्छे से मार्क्स ले आओ, मार्क्स लाओगे तो मुझे बताना. ऑल ऑफ यू हु स्कोर 30+ आई फील फैंटास्टिक, ठीक है ना. ऑल ऑफ यू हु स्कोर 30+ आई डेफिनेटली फील ग्रेट अबाउट इट. सॉरी, इसमें मतलब टोटल में 60+, 30+ इन बीसीआर है ना भैया, 30+ सिर्फ बीसीआर के लिए बोल सकते हैं, ठीक है ना. 60+ इन अपना पेपर 2 इज लाइक गुड स्कोर. सब लोग बताना मुझे. Conclusion is all about the final inferences you have drawn. ठीक है, inferences you have drawn from these findings and methods you have used. ठीक है ना, देखो ध्यान से. Conclusion is that the cafeteria premises are unhygienic. ठीक है, ये इससे और ये different कैसे है. Cafeteria premises are unhygienic. There is lack of refrigeration. ठीक है, there is lack of fresh vegetables. ठीक, so ये हम conclusion में लिख सकते हैं. 1 2 3 recommendations are your suggestions. suggestions में buy a new refrigerator, sanction a new refrigerator, ठीक है ना. Please arrange for a fresh vegetable source
ऐसे, these are recommendations, these are recommendations, understood everybody? Recommendations are your suggestions as an expert suggestions जो हमें करने चाहिए ताकि कंडीशन इंप्रूव हो जाए, ताकि सॉल्व हो जाए या इंप्रूव हो जाए ना. दिस इज मोस्ट सिंपल. इसका यही फॉर्मेट होता है. आप इसको नोट कर सकते हो, चाहे आप इसको लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो एक आधा क्वेश्चन. इसमें कुछ खास नहीं होता करने के लिए, ठीक है. दिस इज इट, दैट इज ऑल. ये देखो, एनालिटिकल रिपोर्ट और फॉल्स रिंगिंग, ये ऑन फॉल्स रिंगिंग ऑफ स्मोक अलार्म एक मॉल में, वो जो उसमें दिया हुआ था क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया हुआ था. दिस इज हाउ यू विल प्रोसीड. इंट्रोडक्शन, मेथड्स, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, दैट इज ऑल. वन पेज. प्रेफर टू कंप्लीट द रिपोर्ट इन वन पेज. Prefer to complete it in one page. To complete in one page. Okay, one page. It makes your report look good. ठीक है ना? It makes your report look good. So guys, this is it. These are the examples. देखो, Mania Singh, daughter of auto rickshaw driver, becomes femina Miss India. See, this is a real cutout, है ना? Real cutout. ठीक है? Thanks and courtesy to the newspapers and websites these days. देखो, this is how it is done. देखो, News 18 हो गया, है ना? 1 minute read. यहाँ पर नेम लिखा रहेगा, किसने किसने बनाया है. यहाँ पर ना नेम वगैरह एडिटेड बाय लिखा रहता है, नेम लिखा रहता है, नेम ऑफ द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम लिखा रहता है. अंडरस्टूड? दिस इज हाउ इट इज प्रेजेंटेड. हाँ, यहाँ पर प्लेस, डेट, ये सारा लिखा रहता है. प्लेस, डेट, यहाँ पर ऐसे सारा लिखा रहता है. सो यू हैव टू बी कॉशियस एंड यू हैव टू केयरफुली ड्रॉ आउट अ रिपोर्ट. ठीक है? हाँ, पहले देखते थे सीआईडी, अब तो तारक मेहता देखते. चलो ठीक है, जो भी देखते हो, न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होगे. ठीक है. एक्शन टेकन रिपोर्ट का भी बता देती हूँ. इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अ प्रीवियस मीटिंग, राइट? एक्शन टेकन रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन अ मीटिंग, राइट? बेस्ड ऑन अ मीटिंग, है ना? सो बेस्ड ऑन अ मीटिंग है, तो इसके डिटेल्स में तुम्हें बता देती हूँ. ठीक है, बेस्ड ऑन अ मीटिंग, ये ध्यान रखना. अंगद, बेटा पोहा बना के रखा है, मूंगफली टेबल पे रखी, बढ़िया से खा लो बेटा. ये खा लो, गरम वो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा हल्का है वो नाश्ता. हाँ, सिम पे करके गरम कर लो. एक यहीं रखा है सामने, खोलो, वहां मिल जाएगा. ओके, हियर एवरीवन, बेस्ड ऑन अ मीटिंग होता है ये, राइट? अब बेस्ड ऑन अ मीटिंग होता है तो उसमें क्या क्या करोगे, देखो मैं तुमको बता देती हूँ अभी. ठीक है, लेट्स सी द फॉर्मेट, लेट्स लुक एट द फॉर्मेट बेस्ड ऑन अ मीटिंग. सो नाउ फॉर्मेट ऑफ अ एक्शन टेकन रिपोर्ट, फॉर्मेट ऑफ एटीआर. ध्यान से देखना, ठीक है? फॉर्मेट ऑफ एन एटीआर. मीटिंग, कौन सी मीटिंग का है? मीटिंग हेल्ड, मीटिंग हेल्ड, ये डेट लिखोगे आप, टाइम लिखोगे आप. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इशू है. इशू क्या है? इशू है कि भाई किसी क्लाइंट ने पैसा नहीं दिया है. हाँ, ड्यूज नॉट पेड बाय अ क्लाइंट, नॉट पेड बाय अ क्लाइंट, बाय अ क्लाइंट. ठीक है? रीजंस हम लिखते हैं, रीजंस हम लिखते हैं. लॉस इन बिजनेस, लॉस इन बिजनेस. ठीक है? इसमें एनालिसिस होता है. ठीक है? नो प्रीवियस बैड रिकॉर्ड, नो प्रीवियस डिफॉल्ट रिकॉर्ड. रेगुलर क्लाइंट, ध्यान से देखो, रेगुलर क्लाइंट है ना. एक्शन क्या है? देखो, एक्शन यहां पर हम लिखेंगे अब. ठीक है ना? क्रेडिट पीरियड एक्सटेंडेड, क्रेडिट पीरियड एक्सटेंडेड. देखो, क्रेडिट पीरियड एक्सटेंडेड, है ना? न्यू डेट, न्यू डेट ऑफ पेमेंट. तो अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जो भी डेट टाइम डाला है ना, आप यहाँ से 3 मंथ्स हटा सकते हो. जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ तुम्हारा अगस्त लिख देती हूँ. ठीक है? अभी मई का मिड चल रहा है, जून जुलाई, अगस्त लिख देती हूँ मैं. ठीक है? अगस्त 31 कर देती हूँ मैं. ठीक है? 2023. इज दिस गुड? इसको ऐसे कर देती हूँ. ठीक है ना? यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ पर सिग्नेचर, सेल्स डायरेक्टर और क्रेडिट डायरेक्टर, ऐसे करके हम इसमें वो कर देंगे अपना.
अरे ये क्या हो गया, अरे भैया ये क्या हो गया, ये क्या, हाँ ये रेड रेड से पता नहीं क्या कलर आ गया था, ये हो गया एस टी, अंडरस्टैंड। इज दिस क्लियर सब लोग? वैसे कौन सा रिपोर्ट आने के चांसेस है? चार ही तो है, इन्हीं में से कोई भी आता है, ठीक है, ये चार ही तो है, इन्हीं में से कोई भी आता है। चांसेस मैक्सिमम जो रहते हैं ना वो न्यूज़पेपर और मैगजीन के रहते हैं, न्यूज़पेपर और मैगजीन के रहते हैं मैक्सिमम चांसेस। इज दिस गुड एवरीबडी, क्लियर ये सारा का सारा? सो गाइज यही है रिपोर्ट का पूरा चैप्टर, यही है, तुमको मैंने डिटेल्स में करा दिया है, ठीक है। अच्छे से सब लोग प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, स्टडी मैट के पीछे भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अच्छे से करो उसको और उसके बाद मजे करो आप, ठीक है। अच्छा लिखना एग्जाम में आएगा तो जस्ट बी conscious of what you are writing and stay alert of the inputs and tips I have given to you here for writing a report, ठीक है। all of you take care, do well and God bless you all. See you tomorrow at 2 p.m. कल नहीं मिलेंगे, सॉरी ट्यूसडे को मिलेंगे। देखो रिज्यूमे है क्या, लेट्स अंडरस्टैंड रिज्यूमे एज बेयरबोन ऑफ योर, थोड़ा बेयर लोन नहीं करते उसको, बेयरबोन करते हैं, एल जैसा हो जाता है, ओके बेयरबोन, क्यों नहीं चल रहा, ओके ऐसे चलाते हैं, बेयरबोन ऑफ योर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या क्या होने वाला है, एक इसमें क्या क्या होने वाला है देखो ध्यान से, लकी भैया देखो भैया वो 4 बार घंटी बजा चुका, लगातार घंटी बजा रहा वो जो भी है, सामान छोड़ो उधर से देख लो पहले, वो कोई डिलीवरी वाला ना हो। बेयरबोन ऑफ योर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, ओके। सो स्किल्स में क्वालिफिकेशंस भी आपकी आ जाएंगी, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिफिकेशंस, वी आर टॉकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑल्सो, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी सर्टिफिकेशंस, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी, ठीक है। एनीथिंग एनीथिंग that you would want, that you would want to highlight to a prospective employer, ठीक है, to a prospective employer, समझ में आ रही बात, prospective employer, क्या ये बात सबको समझ में आई क्या? आप एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को, जहां से आप एम्प्लॉयमेंट की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, वहां पे आप जो भी चीज बताना चाहें वो सब आपका बेयरबोन ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस में आ जाएगा, ठीक है। किस वजह से आपको जॉब दे भाई, किस वजह से दे, किस वजह से दे, वो अगर आप हाईलाइट करते हो तो वो आपका बेयरबोन ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज बहुत खास होती है, हम ना हमेशा जब भी हम रिज्यूमे बनाते हैं ना, वी ऑलवेज हाईलाइट पॉजिटिव थिंग्स, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता आपके नेगेटिव कुछ है भी पॉइंट्स, मान लो कहीं पर मार्क्स कम आए हैं, मान लो मुझे कोई चीज नहीं आती है, कोई स्पेसिफिक कोई सर्टिफिकेट है, कोई क्वालिफिकेशन है जो मेरे पास नहीं है, सो आई वुडंट वांट टू पुट दैट, ठीक है। ये इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स ओनली, पॉजिटिव पॉइंट्स ओनली, ठीक है। अपनी आत्मकथा नहीं है, ध्यान रखना, अपनी आत्मकथा नहीं है। हाँ, मेरी 4 बीवियां हैं, 12 बच्चे हैं, मैं इस गांव से आया हूँ, मेरे गांव का नाम जो है फलाना है, ये गांव मेरे बाबा जी के नाम पे था, मेरी माता जी का नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, ग्रैंडपा का नाम ये, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर वो होनी चाहिए जो रेलेवेंट फॉर अ जॉब हो, रेलेवेंट फॉर applying for, relevant to apply for a job, relevant for a job, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़कर ही हमेशा रिज्यूमे का डिजाइन होना चाहिए। पॉजिटिव पॉइंट्स ओनली, यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स ही आप हाईलाइट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा ना एक फॉर्मेट और स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ में आ रही बात सब लोगों को? सो फॉर्मेट और स्ट्रक्चर पर जब हम फोकस करते हैं, एक एरर प्रेस डॉक्यूमेंट और एक पॉजिटिव पॉइंट्स वाला डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं, तो चांसेस है कि हमारा जो रिज्यूमे है वो डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट होगा। इट्स ऑल अबाउट शॉर्टलिस्टिंग, है ना। शॉर्टलिस्टिंग क्यों? क्योंकि पहला आपका इंप्रेशन है। समझो यार, बात ऐसी है, आप जब घर के बाहर जाते हो,
आप कहीं घूमने जाना है, आपको दोस्तों से मिलने जाना है, दोस्तों के साथ दोस्तनियां भी हैं, सहेलियां भी हैं, आप 10 बार ना ऐसे कपड़े चेक करते हो, ऐसे कॉलर बिठाऊं कि कॉलर खड़ा करूं, मेरा टी शर्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं, मम्मा मैं कैसा लग रहा हूँ। लड़कियां होंगी तो 4 बार अपना मेकअप ठीक करेंगी, ऐसे ऐसे 2 बाल ऐसे करेंगी, फिर 4 बाल पीछे करेंगी, हाँ, फिर ऐसे देखेंगी, अपना टॉप ठीक करेंगी, अपना स्कर्ट ठीक करेंगी, करते हैं ना, वी ऑल डू दैट, राइट? वाई डू वी डू दैट? वाई डू वी take care of our dress up and our appearance so much? Why is appearance important? भाई impression वाली बात होती है ना, impression। आप सोचो, आप अपने impression के लिए इतना काम करते हो, this resume is also the first impression that the prospective employer or the interviewer would have of you, ठीक है ना? The interviewer is going to know you, the jury, interviewer, prospective employer, the HR department, they would get to know you only through this resume, right? Only through this resume. They will connect with you through this resume, right? So resume ही एक ना impression point है। resume जो है ये first impression point है, और यहीं से shortlisting का जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। समझ में आया ना सब लोगों को? दिस इज क्लियर? चलिए जी। इसलिए इसको एक एरोप्रेस डॉक्यूमेंट रखना है, इसको कंडेंस्ड डॉक्यूमेंट रखना है, इसको क्लियर रखना है, क्रिस्प रखना है। फॉर्मेट और स्ट्रक्चर की यहाँ पर जो है खास आपको जरूरत पड़ेगी और ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट तुमको मैं बता देती हूँ टाइप्स के बारे में, है ना। रिज्यूमे को 2 चीजों से हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। किस किस चीज से हम कंफ्यूज नहीं करेंगे मैं तुम्हें यहाँ लिख के बता देती हूँ। रिज्यूमे, ठीक है, उसके बाद एक चीज होती है सीवी। सीवी इज करिकुलम विटाए, एंड देयर इज थर्ड थिंग कॉल्ड बायोडेटा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, ऑल थ्री आर सेपरेट। दिस इज अ क्रिस्प डॉक्यूमेंट विच इज कंसर्न्ड विथ योर जॉब, ठीक है। हाय हाय, कौन है? अंशिका है ना, आ जाओ। resume is a crisp document, maximum 1 to 2 page long document that is specially concerned with your job, ठीक है। CV is a few pages long and it is a knowledge document, ठीक है। It is a knowledge document that focuses more on your knowledge and projects। CV से लंबा होता है, CV resume से लंबा होता है। CV क्यों यूज करते हैं? करिकुलम विटाए कहाँ यूज करते हैं मैम? इंडस्ट्री में तो CV और resume को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। People use CV and resume interchangeably। Perhaps उनको भी नहीं मालूम, भाई वो भी सीखना, उनको भी सीखना चाहिए। CV is curriculum vitae, it is supposedly a longer document as compared to resume, ठीक है। बहुत ध्यान रखने की बात है। करिकुलम विटाए, PhD अगर आपको करनी है, रिसर्च करनी है, क्यों आपका उस एरिया में इंटरेस्ट है, कहाँ आपका नॉलेज है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, स्पेसिफिक नॉलेज। करिकुलम विटाए मीन्स इन लैटिन the course of your life। इसका जो मीनिंग होता है ना, that is course of your life। अब course of life में जो नॉलेज, जो सिग्निफिकेंट पोर्शंस हैं जो आपको कवर कर रहे हैं, वो हम फ्यू पेजेस में लिखते हैं, इसीलिए इसको करिकुलम विटाए कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बायोडेटा। बायोडेटा में पर्सनल एट्रीब्यूट्स को भी खास जगह दी गई है, और पर्सनल एट्रीब्यूट्स के साथ में क्वालिफिकेशंस वगैरह जरूर होते हैं इसमें, लेकिन जो क्वालिफिकेशंस वगैरह होते हैं ना, वो जॉब रेफरेंस से नहीं होते, वो जॉब रेफरेंस से नहीं होते। अंडरस्टूड एवरीवन? इसलिए बायोडेटा और करिकुलम विटाए जॉब मार्केट में इतना यूज नहीं होता जितना कि आपका सीवी यूज होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ, ये बायोडेटा और सीवी इतना यूज नहीं होता जितना कि रिज्यूमे यूज होता है, इसलिए आपको रिज्यूमे राइटिंग जो करवाया जा रहा है, ठीक एवरीवन। चलिए जी, अब हम उठाते हैं टाइप्स ऑफ रिज्यूमे। Number 1, let's understand chronological resume। एग्जाम में अगर आ जाए तो परेशान नहीं होना, ठीक है। अगर chronological resume बनाओ, अगर आ गया functional resume बनाओ, तो एग्जाम में अगर आ जाता है ना ऐसे, तो परेशान नहीं होना। Just understand what it is। कुछ भी अलग नहीं है, थोड़ा सा खाली सीक्वेंस ऊपर नीचे करना है जो आप कंटेंट डालने वाले हो, और ये होता है कंबाइंड रिज्यूमे, या कि जो नॉर्मली हम बोले कॉम्बिनेशन कंबाइंड रिज्यूमे, या फिर नॉर्मल आपको सिर्फ ओनली रिज्यूमे अगर लिखा है तो हम यही बनाएंगे, ठीक है। समझ में? देखो भैया, क्रोनोलॉजी क्या होता है? पहली चीज तो बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनोलॉजी? व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनोलॉजी? क्रोनोलॉजी का क्या मीनिंग है? क्रोनोलॉजी का क्या मीनिंग है? ध्यान से बताइए सब लोग, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनोलॉजी? ए शिवानी,
यार आप ना धीरे धीरे करो, रोटी बना ले यार पहले ना, धोती दाल धोई है? हाँ धोती भी नहीं है, नहीं एक एक दो दो में तुम 2-3 बार कम से कम धोया करो। कल चावल में भी मेरे को वो लग रहा था अजीब सा, एकदम कल धोई नहीं थी चावल शाम को, 4 बार और धोए मैंने उसको। थोड़ा आप पहले रोटी वगैरह का करो। हाँ, क्रोनोलॉजी मीन्स सीक्वेंस, राइट? क्रोनोलॉजी मीन्स सीक्वेंस। किस चीज का सीक्वेंस है ये? किस चीज का सीक्वेंस है ये? किस चीज का सीक्वेंस है? क्रोनोलॉजी सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ व्हाट? यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वर्क एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो एक्सपीरियंस की जब हम बात करते हैं ना, तो ये वर्क एक्सपीरियंस होता है यहाँ पर, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है? इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे, यानी हम वर्क एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है लिस्ट करते हैं अपने रिज्यूमे में, हमने क्या क्या काम किया, हमें क्या क्या काम आता है। क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है वर्क एक्सपीरियंस हाईलाइट करने के लिए, ठीक है? और इसका मतलब ये है, वर्क एक्सपीरियंस हाईलाइट करने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कोई प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं हो, उसका काम ही उसका स्किल है। जहां देखो एक सीए है, सिंपल सी बात समझना, दिस इज अ स्किल बेस्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है? एंड दिस इज अ वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है? समझना कि फर्क कहाँ है, समझना कि फर्क कहाँ है। देखो ऐसा है, आप सीए कर रहे हो, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, हम ये जानते हैं ना, क्या सब लोग सीए बन जाते? क्या सब लोग कर लेते क्या सीए? ऑल दोज हु आर परस्यूइंग, is everyone able to clear their exams in 4 years or say precisely 5 years? सब लोग कर लेते क्या? But after a few years you find everyone working, right? आप जानते हो ना कि सब लोग काम तो करते हैं, राइट? काम तो करते हैं, चाहे वो पेड स्टाफ हो सकते हैं, चाहे वो अकाउंटेंट हो सकते हैं, चाहे वो टैक्स कंसल्टेंट हो सकते हैं, यस और नो, यस और नो? अकाउंटेंट हो गए, टैक्स एडवाइजर हो सकते हैं, यस हो सकता है टैक्स एडवाइजर। तो ये लोग अपना एक्सपीरियंस ही तो हाईलाइट करेंगे ना भाई। मान लो मेरे पास कोई आता है, बोलता है मैम मेरा सीए फाइनल क्लियर नहीं हुआ है, कैन बी अप्लाई एज अ पेड स्टाफ इन योर फर्म? हाँ, तो क्या फिर यहाँ आप अकाउंटेंट, अगर आपके अकाउंट्स डिविजन में कोई जगह खाली है तो क्या हम आ सकते हैं? भाई बिल्कुल आप आ सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताइए। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आस्क, मैम आई हैव 4 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। ओके, सो आई विल आस्क इन विच एरिया? भाई कोई बोलता है मेरा ऑडिट डिविजन में एक्सपीरियंस है मैम, अच्छा है ना? एंड से फॉर एग्जांपल इफ वी नीड ऑडिट स्टाफ, तो मैं फट से बोलूंगी अरे भाई हमारे ऑडिट में, ऑडिट डिविजन में जगह खाली है, ठीक है, हमें स्टैट ऑडिट के लिए स्टाफ की जरूरत है, आ जाओ, है ना? सो दिस इज वेयर क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे हेल्प्स, जहां पर आपका एक्सपीरियंस और आपका स्किल क्लोजली रिलेटेड होता है, क्लोजली रिलेटेड, ठीक है? वहां पर क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे जो है हेल्प करता है। 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है फंक्शनल रिज्यूमे स्किल बेस्ड। देखो यार, अगर आपको कोई डोमेन चेंज करना है, जैसे अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना, तो आप अगर सीए हो, तो आप आज अगर टैक्स कंसल्टेंट हो, कल बाई चांस आपको जो है, मान लो आपको मन करता है नहीं यार मुझे ऑडिट में शिफ्ट करना है, आई थिंक यू नो टैक्स इज गुड बट ऑडिट इज गोइंग टू बी ग्रेट, तो आपको कोई मना कर सकता है क्या यार? आपको कोई मना कर सकता है क्या? आप सीए हो ना, आपको कोर स्किल सेट है ना, आपका कोर स्किल सेट है। कोई डॉक्टर है, अगर डॉक्टर ब्रेक ले ले 3 साल का, तो कोई उसको बोल सकता है यार अब आपका 3 साल का ब्रेक हो गया, अब आप ना अपनी डॉक्टरी जो है प्रैक्टिस वो परस्यू मत करो? क्या ऐसा हो सकता है क्या? कैन दैट हैपन? इफ समबडी इज एन इंजीनियर ना, इफ मान लो समबडी वाज प्रमोटिंग फैमिली बिजनेस, सपोर्टिंग फैमिली बिजनेस, तो वो जो है उसका बंद हो जाएगा क्या कि भाई 3 साल के बाद जो आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? हाँ, वो फंक्शनल रिज्यूमे है, फंक्शनल रिज्यूमे। अंडरस्टूड? समझ में आ रही वाली बात? स्किल बेस्ड यानी कि फंक्शनल रिज्यूमे, चेंज ऑफ डोमेन हो गया, किसी प्रकार का करियर ब्रेक हो गया, इन सब में फंक्शनल रिज्यूमे की बहुत जरूरत पड़ती है। यू हाईलाइट योर कोर कॉम्पिटेंस एंड योर स्किल, यू हाईलाइट योर स्किल, योर स्किल सेट, ठीक है? टेक्निकल स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, टेक्नोलॉजी स्किल्स, ठीक है? कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो ना, और कंबाइंड रिज्यूमे दोनों का मिक्सचर है, हाँ?
1+2 का यहाँ पर जो मिक्स बनता है वो बनता है आपका कंबाइंड रिज्यूमे। ये हम यूजुअली प्रेफर करते हैं। ठीक है, सब लोगों को क्लियर हो गया ना ये वाला पार्ट? अब ये क्लियर हो गया तो आई विल गिव यू अ फॉर्मेट। ठीक है, आई गिव यू अ फॉर्मेट जिससे आप कोई भी रिज्यूमे लिख सकते हो। एनी रिज्यूमे यू कैन राइट। एग्जाम में जो पॉपुलर रिज्यूमेज हैं वो होते हैं सीए इंटर्नशिप के। ठीक है, पॉपुलर रिज्यूमेज जो होते हैं वो मैं तुमको बता दूं, पॉपुलर रिज्यूमे होते हैं सीए इंटर्नशिप के लिए आता है, फिर आर्टिकल अपना मतलब आर्टिकलशिप के लिए आता है। ठीक है, पॉपुलर जो एग्जाम में आते हैं, आर्टिकलशिप का आ सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप, 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस, अपना रिज्यूमे बनाओ, ऐसे बोलता है। कुछ पिछले अटेम्प्ट्स में पायलट का भी आ चुका है, नर्सिंग असिस्टेंट का भी आ चुका है, नर्सरी टीचर का भी आ चुका है। ठीक है, इनमें से जो भी आएगा लिखा होगा मैम, यस वो आपको लिखा होगा, क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ रहता है। आरटीपीज में एमटीपीज में देखना क्लियरली लिखा रहता है। ठीक है, मोस्टली आता है आर्टिकलशिप के लिए। ठीक है, या फिर जैसे बिजनेस एनालिस्ट, ऑडिट एनालिस्ट है ना, ऐसे सीए वाले पोजीशन के लिए आता है। ठीक है, या फिर आपको अदर डोमेन्स के लिए आ सकता है, बोले बनाओ। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक ऐसा फॉर्मेट देने वाली हूँ जो तुम हर तरीके से यूज कर सकते हो। ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दैट? मेरे को जल्दी से एक बार यस 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 आएगा तो फिर मैं फॉर्मेट शेयर करती हूँ। जल्दी से मेरे को बताओ, क्या आप लोग सब रेडी हैं फॉर्मेट के लिए? आर यू ऑल रेडी फॉर द फॉर्मेट? फटाफट yes 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 एक बार आएगा, then I will share the format with all of you। फटाफट से बताओ ताकि मुझे भी पता चल जाए कितना लैग है। अभी ठीक है क्या? इज दिस गुड? नाउ आर वी गुड? क्या अभी दिखाई दे रहा है क्या सब लोगों को? हाँ अभी ठीक है ना? चलो चलो, फिर वही मैं तुम्हें बता रही थी कि भाई वी प्रोवाइड एक्सपर्ट रिज्यूमे सर्विसेज, तो आप ये फॉर्मेट बेधड़क यूज कर सकते हो, आप हर जगह यूज कर सकते हो इसको। प्रोफेशनली भी आप इसको यूज कर सकते हो, एग्जाम में भी आप इसको यूज कर सकते हो, और ये बढ़िया चलेगा। ठीक है, बढ़िया चलेगा, इसको सब लोग ध्यान से देख लो। देखो आपको जो भी नाम दिया होगा ना, आपको एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन दिया होगा। देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, मैं तुम्हें बताऊँ एग्जाम में ना, एग्जाम में से फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, यू आर विराट कोहली। ठीक है, a chartered accountant with 3 years of experience in stat audit. Write a resume, write a resume to apply for the position of senior audit executive। ये क्या क्लियर है क्या सबको? ऑडिट एग्जीक्यूटिव, क्या ये सबको क्लियर है क्या? ये सबको क्लियर है क्या? यार जियो फाइबर ही है यार बच्चे मेरे, शॉर्ट बट फन। जियो फाइबर ही है, बट आई डोंट नो, जियो फाइबर कल से ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है। थोड़ा सा जियो फाइबर जो है अड़ंगा लगा रहा है, कभी उस पे चलता है 4G पे, कभी चलता है 5G पे, तो वो अपने आप ही नेटवर्क शिफ्ट हो जा रहा है, पता नहीं कैसे अपने आप ना नेटवर्क ही शिफ्ट हो जा रहा है। कल से मैं परेशान हूँ, एक बार इधर करती हूँ, एक बार 4G करती हूँ, एक बार 5G करती हूँ। बोलना पड़ेगा देखने के लिए, शिमला में ना बड़ा चक्कर है। विराट कोहली बना सी आज की हेडलाइंस। ये क्लियर है? सब लोगों को समझ में आया क्या ये वाला? दिस इज गुड। हाँ अब देखो, अब ऐसे दिस इज नेम। हाँ सो नेम में यहाँ हमने कर दिया विराट कोहली। ठीक है, अब ये कॉन्टैक्ट नंबर, ये आप XX, ये कॉन्टैक्ट नंबर दे मत देना। ठीक है, ये ऐसे आप 10 वो डाल सकते हो, ये दे मत देना कहीं पे, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, फोन नंबर वगैरह अलाउड नहीं है। 0 से लेकर 9 तक लिख सकते हो। ठीक है, 001122 ऐसे लिख सकते हो। ठीक, एड्रेस 2 लाइन्स, मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा नहीं। देखो बेटा ये फॉर्मेट यूज करने क्यों बोल रही हूँ, ये ध्यान रखना, दिस विल सेव योर स्पेस। ठीक है, दिस विल सेव योर स्पेस। अगर आप ICAI का देखते हो ना, आप सजेशन देखते हो ना, बहुत अच्छा है वो भी, ऐसे पूरा एक के नीचे एक के नीचे 5-6 लाइन लिखी हुई है, बट उससे ना आपका स्पेस सेविंग नहीं हो पाएगी। आपको रिज्यूमे 1 से 1.5 पेज में खत्म करना है एग्जाम में।
1 से 1.5 पेज में खत्म करना है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि नीट लगे और अच्छा भी दिखे आपका, ठीक है ना, आपका अच्छा भी दिखना चाहिए। ईमेल आईडी हो गई, सोशल मीडिया प्रोफाइल, लिंक्डइन है मेरी, अगर किसी की इंस्टाग्राम या कुछ प्रोफेशनल प्रोफाइल अगर आप कहीं सोशल मीडिया वगैरह देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है करियर ऑब्जेक्टिव आता है या फिर समरी, नंबर 1, ठीक, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7। अंडरस्टूड ये वाला पार्ट? हाँ, थोड़ा ध्यान से समझ लो यार ये वाला पार्ट, करियर ऑब्जेक्टिव और समरी, ध्यान से। हाँ, ये अगर आप एक्सपीरियंस हो, इनको विराट जी को 3 साल का एक्सपीरियंस है तो हम समरी लिखेंगे। हाँ, फ्रेशर होंगे तो हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। फ्रेशर होंगे, ऑब्जेक्टिव और समरी में डिफरेंस क्या है? समरी इज द क्रक्स कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैं इतने साल से काम कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव इज दिस इज माय गोल, दिस इज व्हाट आई एम सीकिंग, ठीक है, डिफरेंस है। समरी इज ऑलवेज एम्प्लॉयर फ्रेंडली, ऑब्जेक्टिव गिव्स अ क्लियर आइडिया टू द एम्प्लॉयर कि ये फ्रेशर है, अपने लिए कुछ देख रहा है, ठीक है। ये बेटा दोनों का फॉर्मेट है, अभी ध्यान से देखना है ना। एक अंशिका पूछ रही है कि मैम ये क्रोनोलॉजिकल है क्या? ध्यान से देखना, इसमें ऊपर क्या है? स्किल्स, इसमें ऊपर क्या है? स्किल्स, ये फंक्शनल है, फंक्शनल 2 और 4 का आगे पीछे रखेंगे, देखो 2 एंड 4, दिस इज क्रोनोलॉजी, दिस इज 2 एंड 4, ध्यान से देखो, दिस इज फंक्शनल, दिस इज फंक्शनल, ओके, और 4 और 2 दिस इज क्रोनोलॉजिकल, ध्यान से देखो, समझ गए तुम बात को समझ गए? जैसे ही क्रोनोलॉजिकल आएगा लिखने के लिए ना, हम स्किल्स को ले आएंगे नीचे, वर्क एक्सपीरियंस को ले जाएंगे ऊपर, ठीक है। दिस 4 विल गो अप, वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा तुरंत ऊपर, और ये स्किल्स वगैरह चली जाएंगी नीचे। ये समझ में आया क्या सबको? इज दिस अंडरस्टूड बाय यू, ऑल ऑफ यू? हाँ, बस इतना ही होता है, इसमें सेम रहेगा सारा। कोर कॉम्पिटेंस, रिज्यूमे जो है वो स्टूडेंट और फ्रेशर का है तो ये वाला पार्ट हम स्किप कर सकते हैं। कंप्यूटर की जगह हम टेक्निकल स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स लिख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में 1 2 3 4 करके आप लिख सकते हो, जैसे सीए इंटर फाइनल का लिख दिया। इसमें परसेंटेज लिखना नॉट रिक्वायर्ड, एग्जाम्पशंस लिखना यस रिक्वायर्ड, आप लिखना चाहिए आपको। कोई दूसरी मेंबरशिप्स है वो आपको लिखना चाहिए, भाई आई हैव एन एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आई वुड वांट टू राइट दैट। आई एम एन एक्सपर्ट एसएपी FICO सर्टिफाइड प्रोफेशनल, आई विल राइट दैट, ठीक है, समझ में? सो ये सर्टिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस ये आप इसमें 1 2 3 4 करके लिख सकते हो, ठीक है ना। प्लस में, अच्छा हाँ, प्लस में बताया ना, बिल्कुल सही बताया तो था। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आर्टिकलशिप इंटर्नशिप है तो आपको जरूर लिखना चाहिए, ठीक है। अचीवमेंट्स और एक्कोलेट्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ विनिंग वाली चीजें ली, आप को करिकुलर, अवार्ड, प्राइजेस, पार्टिसिपेशन भी लिख सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि प्राइजेस ही लिखना है यार, पार्टिसिपेट किया ना तो भी आप लिखो। इफ यू हैव पार्टिसिपेटेड आल्सो यू कैन राइट, पार्टिसिपेशन इज इक्वली रिगार्डेड, ठीक है। पार्टिसिपेटेड इन सम कॉलेज एक्टिविटीज, पार्टिसिपेटेड इन स्टेट एलोकेशन कंपटीशन, पार्टिसिपेटेड इन सम अदर, है ना, राइटिंग कंपटीशन। हुआ क्या? कनेक्ट हो गया क्या? मुझे बता देना प्लीज, अगर होता है तो मुझे बताओ। कनेक्ट हुआ हो तो बोलो, हाँ, कनेक्ट हुआ तो बोलो। कनेक्ट हो गया क्या? उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? उससे आपका ऑफर लेटर चेंज होने वाला है क्या? नहीं, है ना, नहीं। सो समझो उसको ध्यान से कि यहां तक आपको लिखना है, और ये आपको थोड़ा सा फोकस करके पर्सनल डिटेल्स जो है ना वो देने हैं, 2 से 3 से ज्यादा नहीं। फिर से लैग आज ना हो पाएगा। नहीं दिख तो रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा अब लैग, अब मुझे तो लैग नहीं दिख रहा है, अब मुझे तो लैग ही नहीं दिख रहा, लेकिन अब तो बढ़िया दिख रही है मुझे। पहले लगा था 1 2 मिनट, पहले मुझे लगा था एक आध बार, अब तो नहीं लग रहा, लेकिन अब तो दिख रहा है ना सबको। हाँ, ऑल ओके लग रहा है, अब तो नहीं है लैग, पर बीच में लगा था लेकिन अब नहीं लग रहा है। एक ही बार लगा, फिर उसके बाद तो नहीं लग रहा मुझे। सो दिस इज गुड। इंटरेस्ट और वॉलंटियरिंग में आप रीडिंग, राइटिंग, ट्रैवलिंग वगैरह लिख सकते हो। पर्सनल डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ और नेशनैलिटी से ज्यादा कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना, अभी कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है।
अब डिक्लेरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीएआई मांगता है, ठीक है ना, आईसीएआई मांगता है आपसे डिक्लेरेशन। बट पुराने जमाने में, अब तो क्या ईमेल्स जाते ना, अब तो ईमेल्स जाते, पहले क्या होता था, हमको बाय हैंड पेपर रिज्यूमे देना पड़ता था, अब तो आप पीडीएफ भेजते हो ना। पहले क्या होता था, पेपर रिज्यूमे जाता था, आपको साइन करना पड़ता था यार कि मैं ये जो डिटेल्स दे रहा हूँ ये मेरे ही है ना, आपको सिग्नेचर करना पड़ता था, अंडरसाइंड आपको करना पड़ता था सिग्नेचर, ठीक है। सो दिस डिक्लेरेशन इज अ मस्ट। अभी आईसीआईसीआई के सिंस आप पेपर पे लिख रहे हो तो भाई आप डिक्लेरेशन जरूर डालो, बिना डिक्लेरेशन के कैसे काम चलना है, ठीक है। सो दिस इज पार्ट ऑफ योर रिज्यूमे। इज दिस गुड? नाउ इफ दिस इज गुड आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, ठीक है, विराट कोहली वाला क्वेश्चन हमने किया। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, दो चीजें मैं तुम्हें कराने वाली हूँ, डिक्लेरेशन, यस एग्जैक्टली डिक्लेरेशन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, है ना, विच यू मे गेट इन एग्जाम। इस चैप्टर से दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप हो रीता सिन्हा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, 8 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, राइट अ रिज्यूमे 5 मार्क्स, ठीक है। हाँ यस, द इंफॉर्मेशन लेटर। अभी आया क्या? अभी आया तो पढ़ा देती हूँ, मैं पढ़ा देती हूँ, अगर आ गया तो मैं पढ़ा देती हूँ, नॉट रिस्क दिस। आ गया तो मैं पढ़ाई देती हूँ। देखो भैया दो चीजें हैं, ठीक है, रिज्यूमे है और एप्लीकेशन लेटर है, रिज्यूमे एंड एप्लीकेशन लेटर, ठीक है। तो चलो अब हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि अगर ये रिज्यूमे है तो हम कैसे लिखेंगे, अगर रिज्यूमे है तो हम कैसे लिखेंगे, सी दिस फटाफट, ठीक है। देखो रीता सिन्हा, दिस इज रीता सिन्हा, मोबाइल नंबर एड्रेस न्यू दिल्ली हो गया, ठीक है, ईमेल लिंक्डइन हो गया, ठीक, ईमेल लिंक्डइन इज डन। ये मैंने लिख दिया अपने हिसाब से यहाँ पर। आप भी चाहो तो आप भी ऐसे करके ना लिख सकते हो, या तो फिर आप xyz.com करके ऐसे कुछ आप कर सकते हो यहाँ पर, डोंट गिव योर रियल ईमेल आईडी और एनीथिंग, ठीक है। आयो रे, चलिए आयो रे, आयो रे, बढ़िया। डिटेल ओरिएंटेड, देखो ये दिस इज समथिंग यू शुड लर्न, लर्न दिस। और ध्यान रखना कि ये आप चेंज कर सकते हो, देखो डिटेल ओरिएंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो ना, डिटेल ओरिएंटेड पायलट हो सकता है, डिटेल ओरिएंटेड टीचर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, इसको मैनिपुलेट कर लो, ठीक है, मैनिपुलेटेड एज पर रिक्वायरमेंट, मैनिपुलेट एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो भी डोमेन रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अब उसको चेंज कर लो, ठीक है, आप तो चेंज कर लो उसको। अब फाइनेंस टीम है, आप अगर दूसरा कुछ है तो आप वो लिख सकते हो। डायरेक्ट टैक्सेस में स्किल्ड है, हमको यहाँ पर ऑडिट दिया था, हम ऑडिट लिख लेंगे, इंटरनेशनल टैक्सेशन, लिटिगेशन मैटर्स, फाइनेंशियल एनालिसिस, रिसर्च, ठीक है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस टैक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस टूल्स, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, इसको लर्न कर लो। दिस इज 2 to 3 लाइन्स इज इनफ, 2 to 3 sentences can be a good summary, good summary, ठीक है। और इसमें कीवर्ड्स होने चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए, कीवर्ड्स हाईलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिज्यूमे में, कीवर्ड स्प्रेड एंड हाईलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। पर या कॉर्नर, आप सेंटर में भी लिख सकते हो, कॉर्नर में भी लिख सकते हो, सी दिस, ध्यान से देखना, आप या तो कॉर्नर में अपना यूज कर सकते हो या आप सेंटर में कर सकते हो, यू कैन पुट इट हियर और यू कैन पुट इट हियर, यू कैन पुट इट हियर और यू कैन पुट इट हियर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, सेंटर में लिखना होता है, इट लुक्स गुड एक्चुअली, बट आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। क्वालिफिकेशंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देना चाहिए, रिवर्स क्रोनोलॉजी, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर की अचीवमेंट्स, अप्रिसिएशन, ये सब आप लिख सकते हो, टू पार्ट, ये आप यहां से ले सकते हो, सैंपल है ये, दीज आर सैंपल्स, सैंपल्स आप यहां से ले सकते हो, ठीक है। जितनी जॉब में आप कॉर्नर में ही लिखा है, इट्स ओके, दैट्स क्वाइट ओके, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा, स्पेस उतना ही लगना है आपको, बस नीट दिखना चाहिए, 3 से 4 लिखना है, ठीक है। अब वर्क एक्सपीरियंस यहां पर जब भी लिखोगे ना, तो आर्टिकल असिस्टेंट ये 1 से 2 वर्क एक्सपीरियंस आप लिख दीजिए, सेकंड लिखना है, थर्ड लिखना है, इनके बारे में डिटेल अगर है ना तो क्रोनोलॉजिकल में चला जाएगा, हाँ, पुट डिटेल्स इन केस ऑफ क्रोनोलॉजिकल, पुट डिटेल्स इन केस ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे,
ठीक है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जरूर लिखना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड एक्सेल लिख दिया, कंप्यूटराइज्ड लैन एनेबल्ड एनवायरनमेंट लिख दिया, ठीक है। ईआरपी आता है, टैली वगैरह आता है, कोई सॉफ्टवेयर आता है वो लिख सकते हो आप, ये सब आप इसमें ना ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। ना वॉलंटियरिंग इंटरेस्ट मैंने कहा था लिखना है, लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, आपकी मर्जी है, दिस इज कंप्लीटली अप टू यू। बाद में लिखना चाहिए, अभी अगर टाइम बचता है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। पर्सनल इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी है, वैलिड, फ्लेक्सिबल, कंसिस्टेंट, लाइक्स टू वर्क इन अ टीम, दिस इज ऑल। नीचे जाएगा डिक्लेरेशन, नीचे जाएगा डिक्लेरेशन। हाँ नहीं, मैं दिखा रही हूँ तुमको अभी कवर लेटर, आई एम शोइंग इट टू यू नाउ, या फिर वैसे हम बाद में कर सकते हैं। कवर लेटर अलग से दिखाऊं क्या? कवर लेटर अलग से दिखाऊं, अलग से दिखा दूं कवर लेटर, ठीक है। कवर लेटर अलग से दिखा देती हूँ, बोल करके कवर लेटर का अलग से बनवा दूंगी, एप्लीकेशन लेटर का एक अलग से बनवा देती हूँ, ठीक है। दिस इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नीचे रहेगा डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, ठीक है। चलो फिर डिक्लेरेशन, वो मैंने आपको सैंपल दे दिया है, गिवन ऑलरेडी, गिवन इन सैंपल, ठीक है। गिवन इन सैंपल आप सेम टू सेम लिख सकते हो। I solely declare that all the information shared here or given here is true to my knowledge and belief, ठीक है। given in sample, this is good everyone, so ये ले लो प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट क्लास वी विल टेक कवर लेटर एंड आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास एप्लीकेशन एंड आर्टिकल, ये दोनों चीज हमारी बाकी है, एप्लीकेशन एंड आर्टिकल्स। आर्टिकल राइटिंग भी हमने नहीं किया है, तो नेक्स्ट क्लास में वो लेते हैं, ठीक है। ये सैंपल ले लो, सारा बन जाएगा, ये सैंपल ले लो, सारा अपने आप आराम से बन जाएगा, ठीक है। कल हम लोगों ने रिज्यूमे कर लिया था, रिज्यूमे के लिए आप कल का जो है लेक्चर वो आप कल का या परसों का हो, परसों का लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। और आज जो है रिज्यूमे इज डन, ये आप देख सकते हो। पिछला लेक्चर प्लेलिस्ट आप सभी के पास है, इसी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ना, इसी जो आपका ये वाला लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दिया भी हुआ है प्लेलिस्ट, तो आप वो देख सकते हैं। और अब आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन लेटर एंड आर्टिकल्स। गाइस, एप्लीकेशन लेटर इज अ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर हम कर चुके हैं ऑलरेडी ना, फॉर्मल लेटर। सो स्ट्रक्चर ना पूरी तरह से वही होता है, ठीक है। सो स्ट्रक्चर इज सेम, स्ट्रक्चर इज सेम, सिर्फ बॉडी और थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट लेटर के फॉर्म में होगा। अगर आप सबको याद हो तो रिक्वेस्ट लेटर्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, रिक्वेस्ट लेटर्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। सो कैसे रिक्वेस्ट करना है, हाउ टू ड्राफ्ट, दैट इज अ ट्रिक, दैट इज अ स्टाइल। सो एप्लीकेशन का एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है जो मैं आपको फॉर्मेट दे देने वाली हूँ आज। आई विल गिव यू अ सैंपल, ठीक है, एंड यू कैन ड्रॉ योर वर्ड्स फ्रॉम दैट सैंपल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ना मैम, हाउ डू वी structure our application, what should be the content, especially when application is for a job, what should be the content, ठीक है। अब उसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है, do we write the same thing whatever we have written in the resume, so is resume equal to application, is content of resume same as the content of application, क्या ये सेम है? नो, दिस इज नॉट द सेम। एप्लीकेशन इज ऑलवेज समथिंग through which we are getting a hook for our through which we are getting a hook for our resume, ठीक है। it is never same। application क्या है? application is a hook that compels a reader to open your resume, hook that compels the receiver, that compels the receiver to read your resume, ठीक है ना, to read your resume। हाँ, रिज्यूमे में तो हमने बेयर बोन लिखा है, पूरा अपना स्किल्स लिखा है, कॉम्पिटेंस लिखा है, पर आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, हाउ यू आर अ गुड फिट, व्हाई शुड समबडी ऑफर यू अ जॉब, ये सब हमारा यहाँ पर प्रैक्टिकली यही हमारा यहाँ एप्लीकेशन का कंटेंट होना चाहिए। मैं आपको अभी स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगी और अभी स्ट्रक्चर के साथ साथ मैं आपको दिखा देने वाली हूँ हाउ डू वी राइट इट, ठीक है, हाउ डू वी राइट इट। This application must have all the essential points that compel a receiver to read your resume, ठीक है। Guys, it's a fact, it's a well-known industry fact, more than 60% of resumes, emails, they don't get opened, okay, more than 60% of the emails
डोंट गेट ओपन, ठीक है, ईमेल्स डोंट गेट ओपन, ये ध्यान रखना. एंड अप्रोक्सीमेटली रूल ऑफ थंब है 7 सेकेंड रूल, 7 सेकेंड रूल होता है और 20 सेकेंड रूल होता है, ठीक है. सो आपका रिज्यूमे जो है ना वो 20 सेकेंड्स में इम्प्रेस करना चाहिए, ठीक है. और जो एप्लीकेशन है भाई सिंपल सी बात है, इफ दैट इज कंपेलिंग ओनली देन आपका रिज्यूमेज जो है वो ओपन किए जाएंगे. मोर देन 50% of the resumes are not even gone through properly. More than 50% of the resume are not even read properly, are not even gone through properly. एक बार पूरी तरह फिल्टर भी नहीं किए जाते. Resumes aren't even checked properly, ठीक है, क्योंकि इसमें कंटेंट ही ऐसा नहीं होता है, इसमें कंटेंट ही ऐसा नहीं होता है. चलिए चलते हैं, देखते हैं पार्ट्स ऑफ द कवर लेटर. एन एप्लीकेशन लेटर इज आल्सो नोन एज अ कवर लेटर, ठीक है. दिस इज एन एप्लीकेशन लेटर, ठीक है. दिस इज आल्सो नोन एज एन एप्लीकेशन लेटर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कवर लेटर आल्सो, ठीक है. कवर लेटर ये ना मोस्टली जैसे कि हमने फॉर्मल लेटर्स में देखा था, दिस यू वुड सी इन 4 पार्ट्स. मोस्टली जब आप लिखोगे तब भी आप 4 पार्ट्स में लिखोगे, ठीक है. Para 1, this will be say 1 or 2 lines, the introduction. Para 2, why you are a perfect fit in some organization, wherever you are applying for a job, how you are a perfect fit, what makes you a good fit in the organization, ठीक है. Paragraph 3 जो है, और say the third or fourth line, why is an organization a good fit for you. आप तो फिट हो जाओगे, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या पसंद लगता है, आपको क्या बातें अच्छी लगती हैं. सी any organization, any employer likes to hear good things about them, isn't it? आपके बारे में कुछ प्रिंट में लिखा होता है ना, आपको अच्छा लगता है. किसी के भी बारे में अगर हम प्रिंट में, लिखित में कोई अच्छी बातें कहते हैं तो वो अच्छी लगती है, ठीक है. दैट इज एन इम्प्रेशन, दैट इम्प्रेसेस, ठीक. लास्ट में बंडल अप द मेन पॉइंट्स एंड कॉल टू एक्शन इज वेयर यू आर रिक्वेस्टिंग द रिसीवर टू रीड द रिज्यूमे. हाँ, ओपन द रिज्यूमे एंड कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है. देखो ये है असल मुद्दा. हाँ, ओपन द रिज्यूमे, go through it and give me a chance for an interview, ठीक है. एक PI, personal interaction, this is called a personal interaction. Give me a chance of a personal interaction, ठीक है. प्लीज शेड्यूल एन इंटरव्यू, प्लीज गिव मी अ चांस सो आई कैन एक्सप्रेस माय एक्सपीरियंस एंड स्किल्स टू यू इन डिटेल्स, ठीक है. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. पोस्टस्क्रिप्ट जो है, पोस्टस्क्रिप्ट इसका हमेशा टिडबिट होता है. अगर आप चाहो तो जनरली जूनियर रिज्यूमेज में, एप्लीकेशन लेटर्स में, जो फ्रेशर्स के लेटर्स होते हैं उनमें टिडबिट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है. दिस इज फॉर सीनियर रिज्यूमेज, बट यू मे वांट टू ऐड सम एडिशनल पॉइंट्स, सम अदर लिंक्स, सम ऑफ योर वर्क और सम point which you think is important for the employer to know, any of your कुछ आपकी ऐसी कोई मेंबरशिप्स हैं या आपका ऐसा कोई अचीवमेंट है जो आप हाईलाइट करना चाहो, ठीक है. चलिए सैंपल देखेंगे क्या. all of you should give me a thumbs up so I can show you a sample. I can give you a sample जिसमें हम सारे पॉइंट्स मार्क करेंगे जहां से आप एग्जाम में लिख सकते हो, So once you give me a thumbs up, yes बोलोगे तो फिर मैं तुम्हें sample दिखाती हूँ. Yes, samples are very very useful because they give you a base कि यहाँ से आप यार उठा करके लिख सकते हो एग्जाम में. Ready, everyone? Shall we go to a sample and shall we see a sample? Yes. चलिए. Okay. निशा कह रही है हाँ, तनिषा हाँ. Okay, fantastic. चलिए देखिए. Dear Mr. X, this is the body, right? आपको ऊपर अपना कैसे रहेगा, आपका एक स्ट्रक्चर कैसे रहेगा वो ध्यान से देखो. मैं तुम्हें बता दूं, पार्ट्स ऑफ लेटर में देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, ये पूरा रहेगा आपका, ठीक है. ये आपका एड्रेस, ये आपका एड्रेस which is sender's address, right? This is your date, then this is your inside address. ये सब चीजें रहेंगी है ना. This all has to stay. This is inside address को थोड़ा सीधा करके देखते हैं. This inside address is there, heading inside. ये देखो यहाँ पर है. So this will be your date. Say we start from here. This is how we can pick it up. Parts में ही नीचे पूरा लिखा हुआ है, तो चलो यहीं से ले लेते हैं, यहीं से, ठीक है. This is sender's address.
this is date, this is inside address, टू वाला एड्रेस है ना, this, and this is your salutation, dear sir is the best form of salutation, dear sir, or name if you are aware, ठीक है. सब्जेक्ट लाइन हम जरूर लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ, this will be application for the position of, for the position of, mention the job code or the position, mention the job code or the position, which is very very important, ठीक है. position of, ये in organizations name, either job code or the position reference, ठीक है. चलिए अब आप ये देखिए, ये है आपकी बॉडी, दिस इज बॉडी ऑफ एप्लीकेशन, बॉडी ऑफ एप्लीकेशन, थोड़ा ध्यान से देखना इधर, बॉडी ऑफ एप्लीकेशन. देखो भाई, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ टैक्स मैनेजर. फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट और अ टैक्स मैनेजर और एन ऑडिट एग्जीक्यूटिव. समझ में आया? अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, आप कोई भी दूसरा भी हो सकता है भाई, दूसरा पोजीशंस भी हो सकती है. हमने देखा था क्रू मेंबर है, नर्सरी टीचर है. आपको इसी को ना थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर लेना है, ठीक है. मॉड्यूलेट एज पर रिक्वायरमेंट, मॉड्यूलेट एज, जैसे हमने करियर ऑब्जेक्टिव किया था ना, जैसे हमने करियर समरी किया था, ऐसे ही मॉड्यूलेट एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द डोमेन एंड जॉब प्रोफाइल, डोमेन एंड प्रोफाइल ऑफ द जॉब. ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना. ये देखो, आई एक्सप्रेस माई डीप इंटरेस्ट इन द पोजीशन ऑफ, देखो ये तो हर किसी चीज के लिए कॉमन है ना, ये तो हर किसी के लिए कॉमन है. I express my deep interest for the position of teacher, crew member, anywhere, audit executive, tax manager, business analyst. I express my deep interest. ठीक है. Now that has been advertised on, जहां पे भी एडवर्टाइज किया वहां पर आप लिख सकते हो. हाय गीतांजलि, ये जहां पर भी एडवर्टाइज किया वहां आप लिख सकते हो. ठीक है. Now I am an experienced, अब यहाँ लिखा इंटरनेशनल टैक्सेशन, टैक्स मैनेजर है, यहां पर उतनी क्लैरिटी नहीं है, आप इसमें से कोई भी एक डोमेन लिख सकते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस लिख दो. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, एनक्लोजिंग माय रिज्यूमे फॉर योर रेफरेंस. दिस रिज्यूमे का रेफरेंस इज वेरी वेरी क्रूशियल. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. इट विल गिव अ डिटेल्ड प्रोफाइल ऑफ माय इंटरेस्ट इन एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस. क्या आपको समझ में आ रहा है दैट दिस इज ट्रू फॉर एनी रिज्यूमे, दिस इज ट्रू फॉर एनी एप्लीकेशन. समझ में आया क्या? दिस इज गुड फॉर एनी एप्लीकेशन. आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करो, आपका ये पैरा होगा ही होगा, एक्सेप्ट फॉर द पर्टिकुलर कीवर्ड्स which are pertinent to a domain or which are pertinent to a particular job profile. That's it. है ना? I also have a bachelor's in audit and taxation. I also have a bachelor's in commerce. I also have a master's in commerce. I also have a bachelor's in economics. Understood? My current position, I held the responsibility of 3, 4, 5 things आप लिख सकते हो. Responsibility of managing a team, developing client relationships, ठीक है ना, रीडिजाइनिंग आवर ऑडिट प्रोसीजर्स, ऐसे करके. जैसे यहाँ पर टैक्स है, सो आप ये यहाँ पर लिख सकते हो रीडिजाइनिंग टैक्स स्ट्रक्चर्स, टैक्स आप लिख सकते हो. यहाँ पर टैक्स वर्क है ना, तो आप यहाँ पर दूसरे क्लाइंट्स के साथ, क्लाइंट रिलेशनशिप्स कैन बी अ फोकस, रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटीज फॉर आवर रेस्पेक्टेड क्लाइंट्स, ऐसे आप लिख सकते हो. एक्सटीम्ड क्लाइंट्स, ठीक है, ये वाली चीजें आप लिख सकते हो. ठीक है. टैक्स मैनेजर है, सो देयर वर्क कुड बी रीस्ट्रक्चरिंग tax profiles of the companies, reducing the liabilities for companies. ठीक है. एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट एंड स्ट्रक्चरिंग हो सकती है इसमें. तो ये सारी चीजें बेसिकली बहुत सारे, हर प्रोसीजर में, हर प्रोसेस में, हर सेक्शन में री इंजीनियरिंग हो सकती है. ठीक है. एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू शेयर इन योर एप्लीकेशन. हाउ क्रिएटिव आर यू, हाउ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आर यू इन ऑफरिंग सर्विसेज टू योर क्लाइंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर टीम. ठीक है. ऐसे तो इसमें 3-4 चीजें लिखेंगे काफी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मेंटरिंग ऑफ योर इमीडिएट टीम मेंबर्स, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. ट्रेनिंग न्यू टीम मेंबर्स, न्यू टैक्स एग्जीक्यूटिव्स. ठीक है. बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद क्लाइंट्स, रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटीज, रिस्ट्रक्चरिंग दी प्रोसीजर्स, ऐसे. आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड अब ये जो पैरा है ये सब में कॉमन है, ध्यान से देखना. दिस पैराग्राफ इज कॉमन टू ऑल डोमेन्स.
Regardless of the domain, this paragraph can be used. I have demonstrated a personal and professional demeanor, allowing me to work with a variety of clients across industries, as well as successfully communicating with colleagues. देखो, सब में common है. I have garnered significant business and financial expertise in everything from accountancy to taxation that went far beyond my coursework, thriving in every way to become a proficient chartered accountant. Proficient. What do you mean by a chartered accountant and a proficient chartered accountant? Somebody who has proven their skills. Somebody who has proven their skills. Proficient. ठीक है? I am looking to relocate to your area, so distance is also not a problem. ये लिखना है लिखो, नहीं तो ठीक है. ये जरूर लिखता है. This is an important one. Thank you for your time and consideration. किसी ने पूरा application पढ़ा है, do thank them. This is a very polite statement. Makes your application polite. Polite. ठीक है? Thank them. Request you to set up a phone call or tele interview. Again, an important point. समझ आया क्या? Application समझ में आ गया? Will you be able to use this application and write any type of application that is given to you in exam? हाँ? Will you be able to use it? सब लोग बताओ जो देख रहे हैं. Will you be able to use the body of this application and construct and draft a nice application if it is asked in your exams? समझ में आ रहा है क्या सब लोग को? This one? Okay. चलिए जी. So अब आर्टिकल शुरू करें हम लोग. Yes, articles can we start? चल, let's begin. Articles ये कर लेते हैं. Just give me a moment और मैं फिर आपको articles जो है वो कराती हूँ. बोलो अंगद. हाँ बस खाना अभी खा करके जाओ, 2:45 तक आप निकलोगे है ना. चल, next articles. This is another topic और guys ये थोड़ा सा important भी रहा topic और स्पेशली अभी December 22 में ना 2 आर्टिकल्स आए थे. पहली बार ऐसा हुआ था एवरी टाइम एग्जाम में ना. दिस इज अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन. दिस इज अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन. ठीक है, बिल्कुल पक्का पक्का क्वेश्चन है. 5 नंबर का आता है. इस बार तो 10 नंबर का आया था. इस बार कमाल की बात थी, इस बार 10 मार्क्स का आया था. तो आप मान सकते हो 5 to 10 मार्क्स तक का आर्टिकल्स जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं. ये बड़ी कमाल की बात थी. पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इस बार आपको एक तो लिखना ही था. चॉइस में था हालांकि, लेकिन 5 to 10 मार्क्स तक के लिए आ सकता है. देखो ऐसे तो दिस प्योरली डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज नॉलेज एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफ एनी स्टूडेंट. ठीक है, anybody who's keen to develop their own style of writing, anyone who has a good knowledge of vocabulary, anyone who has a good idea of syntax, better language, वो आर्टिकल अच्छा लिखेगा, है ना. दैट इज अ वेल नोन फैक्ट. भाई आपको अच्छा आता है, लैंग्वेज अच्छी है, आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छा है, ग्रामर पंक्चुएशन स्टाइल अच्छा है, तो आप अच्छा ही लिखोगे, है ना. लेकिन फिर भी स्पेशली जब हमको अगर स्ट्रक्चर मालूम हो और हमें एक फ्लो का आइडिया हो, देन वी कैन अटेम्प्ट एन आर्टिकल. मान लो ऐसा हो जाए कभी एग्जाम में कि यार मुझे ना रिपोर्ट नहीं आ रही, बहुत टफ लग रहा है, मेरे को रिपोर्ट समझ नहीं आ रही, चॉइस मिला है आर्टिकल और रिपोर्ट में, मुझे समझ नहीं आ रहा. किसी और ऐसे टॉपिक पे चॉइस मिला है जो मेरे को बिल्कुल नहीं बन रहा, तो आप आर्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो टू बी ऑन द सेफ साइड. आर्टिकल सेफ साइड पे होता है ना, सेफ साइड ऑलवेज. सेफ साइड अटेम्प्ट एन आर्टिकल, है ना. अगर आप थोड़ा सा एवरेज टू बेटर लिखते हो, कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे. 3.5 मार्क्स तक यू कैन एंश्योर. अच्छा जो लिखता है वो 4.5-5 मार्क्स भी ले सकता है भाई. ठीक, अब देखो 4 पार्ट में होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर, है ना. दिस इज नंबर 1, ये तुम्हें मैं बता दूं. दिस इज नंबर 2, इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4, कंक्लूजन. ध्यान रखना टाइटल जो है ये कैची और प्रोवोकेटिव फ्रेज फॉर्म में होना चाहिए. फ्रेज एंड कीवर्ड्स, नॉट मोर देन 5 to 7 words, not more than 5 to 7 words in any case. नहीं होना चाहिए, सेंटेंस जैसा नहीं होना चाहिए. नेवर पुट अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क, है ना. ये टाइटल में कभी क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन आप यूज कर सकते हो, फुल स्टॉप तो कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं. ठीक है ना. क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क आप फिर भी यूज कर सकते हो. यू कैन नॉट यूज एनीथिंग, ऑल्सो इज फाइन. पंक्चुएशन मार्क कुछ भी यूज ना करो तो भी चलेगा. ठीक है. नाउ
इंट्रोडक्शन में देखो, इंट्रोडक्शन में जब आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है ना, सो यू कैन पोज अ रिटोरिकल क्वेश्चन, ठीक है, रिटोरिकल क्वेश्चन एंगेज करने के लिए, हाँ, रीडर्स को। और आप क्या कर सकते हो, आप कोई स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ ऐसे आइडियाज प्रेजेंट कर सकते हो जिससे ना आपका ऑडियंस एंगेज हो जाए। बेसिकली इट शुड बी अ कैप्टिवेटिंग इंट्रोडक्शन, और इसके हम आखिरी में अपने ओपिनियंस के द्वारा जो है आंसर करने की कोशिश करेंगे। द स्ट्रक्चर देखो यार, रिपोर्ट और आर्टिकल में यही डिफरेंस भी होता है। मैंने आप में से कई लोगों को पहले बताया है और कुछ लोग अभी सुन रहे होंगे। दिस रिपोर्ट्स अगर मैनिपुलेटिव हैं, सो दे कैन इम्पैक्ट द ऑडियंस, दे कैन इम्पैक्ट द माइंडसेट ऑफ masses एंड दे कैन चेंज द ओपिनियंस ऑफ द masses। दैट इज वाई हम बोलते हैं कलम का वार और अखबार की ताकत की जो बात की जाती है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, एंड जर्नल्स एंड मास मीडिया क्यों ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, बिकॉज इनमें मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, है ना। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हो गए, जर्नल्स में रिपोर्ट्स हो गए, सब ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, they should not be biased। but यहाँ पर article can be biased, right? article में style of writing है, there are 4 styles of writing, ठीक है। एक आर्टिकल एक्सपोजिशन भी हो सकता है, एक आर्टिकल आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो सकता है, ठीक है। एक आर्टिकल जो है वो एक नैरेटिव भी हो सकता है, एक आर्टिकल जो है वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। there can be 4-5 ways you can write an article। भाई ये मेरी चॉइस है। आर्टिकल इज नेसेसरीली the प्रोड्यूस ऑफ एन ऑथर्स माइंड, ठीक है। सो वो जैसा ऑथर का माइंडसेट है वो वैसे प्रोड्यूस कर सकता है अपना आर्टिकल, ठीक है ना। सो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने जो लिखा मेरे को उसमें 5 नंबर दो, है कि ये मेरा माइंड है, मेरी मैडम ने बोला था जो मेरा माइंड प्रोड्यूस करेगा वो मैं ऑथर हूं, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। हाँ, तो अंडा बटे पराठा नहीं होता ऐसा, समझ में। सो डेवलप आइडिया, एवरीथिंग कैन बी पुट योर ओपिनियंस, ठीक है, ऑल some statistics, some illustrations if you want to write, some cases if you want to present, you can do all of that। कंक्लूजन में जो आपने आंसर्स वगैरह रेज किए हैं ना, जो क्वेश्चंस आपने रेज किए थे पहले, रिटोरिकल क्वेश्चंस, आपके मन में क्या है, और अ बैलेंस इज गुड, सो यू शुड आल्सो बी एबल टू गिव योर साइड ऑफ इट, है ना। आपको अपना साइड भी देना है आर्टिकल में, दिस इज इंपॉर्टेंट। कंक्लूसिव टोन होनी भी जरूरी। कंक्लूजन में इट शुड लुक लाइक एन एंड, इट शुड लुक लाइक एन एंड, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एब्रप्टली खत्म कर दिया, लिखते लिखते अचानक से गिर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स सी दिस। एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए आप देखो टिप्स जो है ना, आपको मल्टीपल, देखो हमको स्कूल में सिखाया है कैसा, यहां से सांस लेना शुरू करो और सांस, हाँ, सांस में मेरे सांस आए क्या है, ये एकदम यहाँ खत्म करो, ऐसे लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, और एकदम से अचानक से यहाँ पर खत्म करो, फुल स्टॉप, पूरा आर्टिकल बना करके भाई मैंने यहाँ पर खत्म किया, धाए से स्टॉप। So don't do like this, don't do like this। what you have to do is you have to slow down, ठीक है। you have to write a proper article, to write a good article, let's write it in paragraphs, let's write it in a way it is more understandable to the examiner। हमेशा ध्यान रखना जब छोटे छोटे चंक्स में होता है ना, जैसे ये हो गया मेरा इंट्रो, हाँ, विच आई विल टेक अराउंड 20%, ठीक है। देन आई विल गिव अ बॉडी, वन सम शेप, ठीक है, यहाँ से मैं बॉडी अपना स्टार्ट करूंगी आर्टिकल की, एंड आई विल ट्राई टू पुट इट in a way it is more understandable। 2 paragraphs I'm trying to give to the body of my article, ठीक है, and here I am trying to give a good conclusion, a decent conclusive statement, and then I will close it, and then I will close it, right? Here is my conclusion and there is the closure। अंडरस्टूड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। हम लोग स्कूल में ऐसे ही सिखाया ना, स्कूल में ऐसे ही सिखाया, एक सांस लेना चालू करो और जहां सांस खत्म हो वो आर्टिकल को साइन ऑफ करो ना, ऐसा नहीं होता। Always write it in smaller chunks। Smaller chunks are easy to understand, smaller chunks are always easy to understand, easy to look at also, easy to look at also ना। आपसे भी अगर कोई पढ़ने बोलेगा ना, आप वो ज्यादा पढ़ना पसंद करोगे जिसमें छोटे छोटे पीसेस में दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, जिसमें छोटे छोटे पीसेस में है, आप वही पढ़ना पसंद करोगे, rather than a big lengthy paragraph or a passage, right? So simple है, not more than 2-3 sentences each होना चाहिए। जैसे 3 sentences का हम इंट्रो लिख दें, 3-3, 6-8 sentences के हम अपने डिटेल्स लिख दें, फिर हम 3-4 sentences का क्लोजर कर दें। So this is going to be a good idea, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, ओपनिंग जो होती है ना, ओपनिंग
that should be able to give examiner an overview कि आप क्या लिखने वाले हो. ओपनिंग से ही मार्क्स हो जाता है दिमाग में, ओपनिंग से ही ना मार्क्स हो जाता है. ओपनिंग इज अ बिग थिंग. ओपनिंग will generally, है ना, decide your marks. Opening will decide marks. ठीक है ना, समझ में आया सबको? Decides marks. अगर आप ओपनिंग अच्छा बना लिए, क्लोजर अगर बहुत अच्छा नहीं भी है या थोड़ा सा आपने छोटा भी कर दिया है कुछ, तो भी चल जाता है. पूरा इतना टाइम और इतने डिटेल्स चेक कम ही एग्जामिनर्स करते हैं. वैसे पूरा एकदम एक एक वर्ड गो थ्रू थोड़ा उनके लिए भी टफ होता है, मल्टीपल कॉपीज होती हैं सब, तो ओपनिंग और फर्स्ट पैरा में आपका डिसाइड हो जाता है. ठीक है, चलो एक और अच्छी चीज देने वाली हूँ. अभी यहाँ पे सब लोग जो यहाँ आए हैं उनको कुछ ना कुछ खास तो मिलना चाहिए. सो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, आई विल गिव यू एन आउटलाइन कि आपने ये सब बता दिया, हम इसके लिए तैयार हैं, हम करेंगे. लेकिन जब हम एग्जाम में लिखने बैठते हैं ना, तो हमको ये समझ नहीं आता कि हम क्या लिखें. व्हाट डू आई राइट? आई एम शॉर्ट ऑफ कंटेंट. व्हाट इफ द टॉपिक इज न्यू? व्हाट इफ द टॉपिक इज समथिंग आई एम नॉट श्योर अबाउट? व्हाट डू आई राइट? Then what do I do? Then how do I, pick up my articles? So for example, team building for success. अब मैम टीम बिल्डिंग मेरे लिए नया टॉपिक है, हम थोड़ी ना ऑलरेडी सीए हैं, हम तो अभी खुद ही छोटे बच्चे हैं, हम क्या लिखें? सोशल मीडिया इंटरफेरेंस विद पर्सनल लाइफ, क्या लिखें हम इसमें? भरे क्या? मुझे मालूम है बहुत कुछ होता है, मुझे मालूम है सोशल मीडिया कितना परेशान करती, कितना इंटरफेयर करती, बट मैं लिखूं क्या? सो टुडे व्हाट आई एम गिविंग यू is something called report outline, sorry, article outline. ठीक है, आर्टिकल आउटलाइन दे रही हूं मैं तुमको सबको. ठीक है, आप ये आउटलाइन ना याद कर लो. ठीक है, लर्न दिस आर्टिकल आउटलाइन. ओके, एंड व्हेनेवर यू गेट स्टक इन एग्जाम, पेंसिल लेकर के किनारे में यहाँ आउटलाइन लिखो आप फ्रेश पेज पे, और इसी आउटलाइन के सहारे आप अपना आर्टिकल कंप्लीट करो. समझ गए? सब लोग समझ में आ रहा? Huh? So what you can do is, see, this is how you can put this in the corner. Just put this in the corner, right? Put this in the corner of your notebook, and precisely what is the topic? Definition. What do you understand from it? Your understanding. Your understanding. 2 lines. Only two sentences each. 2 lines. Maximum 2 lines. ठीक है? कुछ कोटेशन याद है क्या? कोई इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कहानी बना सकते हो क्या? कोई रिटोरिकल क्वेश्चन? अगेन 2 लाइन्स. देखो ध्यान से, इसका क्या यूटिलिटी है? जो भी टॉपिक है इसका क्या रेलेवेंस है? हाउ इज दिस टॉपिक सिग्निफिकेंट टू द ऑडियंस, टू द मासेस? व्हाट आर सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इफ some topic is given, like I said, online offline exam, like I said, social media. How is social media an advantage? How is social media a disadvantage? How is it interfering in personal lives? Understood? Your opinions, if you think it does interfere in personal life, privacy has become a myth. Everybody is posting pictures, everybody is waiting for likes and dislike ko kaun karta hai, sorry, likes and reels, and everybody is, just want, everyone just wants to become, they want to just jump into the bandwagon some way. अगला बंदा बना रहा है, मैं क्यों नहीं बनाऊं? मेरी सहेली रील्स बनाती है, उसके 1000 लाइक्स आते हैं, मैं क्यों नहीं बनाए? We don't even want to understand what is our skill set, what is our innate inclination of something and about something. So this is all we can, this is all can be put into words, and we can frame a nice 2-3 liner here. ठीक है, 3 to 4 sentences maybe. 3 to 4 sentences maybe. Whatever you think about the topic, whatever may be your opinion, it may be good or bad, as per the topic आप लगा सकते हो. Reasons to support your arguments. This should be factual. What are some of the facts that you want to share which should support your argument? Whatever is your argument. You're saying it is good for the society. So many students have got a chance to study further. It is free of cost, and it is helping so many students access the teachers and the quality education and knowledge. And where some of the students are saying that, okay, social media is a big time distraction. It kills time, and it is actually putting people under more and more stress to perform, and they are jumping into the bandwagon without any knowledge. So ये सब आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप reasons डाल सकते हो. कोई केस रेफरेंस है आपके पास तो आप दे दो, कोई केस रेफरेंस है तो दे दो. इतने सारे लोग सोशल मीडिया में रील्स के चक्कर में उनकी फॉल हो गई, कहीं से डेथ हो गई. सम स्टूडेंट्स हैव कंसिस्टेंटली एक्सपीरियंस्ड स्ट्रेस.
screen time has become a problem. A lot of time goes into just managing the online or social stress. ये सारी चीजें. And conclusive closure. Understood? This will be immensely helpful to all of you. ये बहुत helpful होगा. This will be helpful for students at any stage of their preparation. If they want to write a good article, they can use this. If they want to write an article, they can use this. अंडरस्टूड? सब लोग क्या समझ गए क्या इसको? हाँ, एवरीबडी? सो जो दो हमने लिखे थे, जैसे आर्टिकल है, आप हमेशा ना इसको कोशिश कीजिए पैराग्राफ्स में लिखने की. दिस इज योर टाइटल. फ्रेश पेज पे हमेशा स्टार्ट करना, ठीक है? नेवर स्टार्ट योर आर्टिकल इन अ नेवर स्टार्ट राइटिंग ऑन अ पेज विच इज लाइक हाफ डन. आप क्रॉस ऐसे काट दो उसको, स्ट्राइक आउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेज एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम द फ्रेश पेज. ठीक है? यूज फ्रेश पेज. So the length of your article is also visible clearly to the examiner. Okay, clearly to the examiner. Now this is the intro part. Now this is how you should write. भाई अपना intro part लिख लिया 2 से 3 लाइन में, है ना? Now here margins should be left clearly, visibly. The next part paragraph, para indent जरूर देना, है ना? Para indent जरूर देना. This is how you can proceed. This one part of the details, the second part of the details, and conclusion. Last में अपने पेज के आखिरी पे आकर के छोड़ना है ना? पेज के आखिरी पे आकर के छोड़ना है, ऐसे बीच में नहीं. सो हियर समवेयर हियर यू विल लीव द आर्टिकल. डन. कॉलिंग ऑफ, साइनिंग ऑफ. ठीक है? समझ में आया? सो नाउ सी दिस. जैसे कहीं पर भी ना हिंट्स को कंबाइन, कहीं पर भी आप देखते हो ना, यू कैन पिक अप. जैसे टीम है, आप टीम का स्टार्ट किया है. टीम स्टैंड्स फॉर टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. टीम का इन जनरल कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी आप और भी कर सकते हो. टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. टीम is a group of people who are your next family, who create a next family for you. Team. ठीक है? So team acronym बना सकते हो, टीम को आप ग्रुप बना सकते हो, टीम को आप एक बेस बना सकते हो, however way you want to put it across. ठीक है? Ranges from 2 to 5 members. It could be more. They have something in common objective की बात हो सकती है, ऐसे. So ये same होना जरूरी नहीं है. Articles will be always, articles will vary because articles are personal to a writer, to an author, right? So इसमें सब जगह टीम की खासियत क्या है? हाँ, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, है ना? एंड डिस्कशंस होने चाहिए, पर्पस होना चाहिए. ये सब चीजें कॉमन पॉइंट्स हैं. ठीक है एवरीवन? सो यू ऑल कैन सी दिस, राइट? आई मीन इट बिकम्स मच इजियर इफ यू हैव एन आउटलाइन. If you have an outline, any article will become much easier to write, and as compared to when you don't have anything else. ठीक है ना? When you don't have anything else. देखो, social media interferes with personal life. Social media, good way to connect. Convenient platform, sharing ideas, thoughts. Facebook, Twitter, Insta लिख दिया हमने, healthy way में भी use हो सकते हैं. बिल्कुल सही. ठीक है ना? Addiction is difficult. Advent of social media, tracked and reported. Privacy has become a myth. Technology at its boom, it's not safe at all. है ना? Online stalking, etc. has become popular and a mode of crime also. ठीक है? So ये सारी चीजें important हैं. आपकी past searches से influence होती है, probably right नहीं है. There is a track of everything, whatever you're doing, so it gives a trail to unwanted elements. है ना? They can follow. तो ये सारी चीजें बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकती है. सी इट इज ऑल पॉसिबल एंड इजी विथ दिस गाइडलाइंस थिंग. आप ये अगर गाइडलाइन फॉलो कर लेते हो ना, दिस आउटलाइन यू कैन फॉलो. यू मे कॉल इट एन आउटलाइन, यू मे कॉल इट अ गाइडलाइन. जैसे आपको करना हो, आपका आर्टिकल बहुत इजी हो जाएगा. बोलो जी. ठीक? दिस इज गुड. ठीक है? सो लेट्स close it here now, and I think all of you can practice these 2 articles plus some of the articles that have recently come in the exams, that have recently been given by ICI in the exams, and you can practice. इस आउटलाइन के जरिए आप हर आर्टिकल लिख सकते हो, कोई भी आर्टिकल लिख सकते हो. इससे आपको कनेक्ट करने में और लिखने में परेशानी नहीं होगी. यू विल बी एबल टू इजीली वीव योर आर्टिकल ऑफ यूज. ठीक है? So let's quickly begin. दोस्तों,
कम्युनिकेशन चैप्टर में शुरू करने से पहले जैसे आपको छोटी छोटी चीजें बता दूं भाई, कम्युनिकेशन के फीचर्स से रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, फीचर्स से रिलेटेड, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस, राइट? पहली चीज आइडियाज, इमोशंस सब शामिल है। ये बेसिक लेवल पे क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है सीए फाउंडेशन में। हाँ, वेयर इज इट derived from? It is derived from word communis. Communis is a Latin word which means to share. हाँ, सो ये सब क्वेश्चंस ना जनरली नहीं आते, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही लॉजिकल कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें देखा जाए कि आप कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आप कितना लिख पा रहे हैं आंसर्स में। 2 मार्क का पैटर्न देखा गया है पिछले कुछ टर्म्स से, पिछले कुछ अटेम्प्ट से 2 मार्क्स का पैटर्न देखा गया है। 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन आता है और आपको हर हर क्वेश्चन में कम्युनिकेशन का एक सेक्शन जरूर दिया रहता है। सो अराउंड 8 मार्क्स का आता है, आपको 6 मार्क्स का जो है वो अटेम्प्ट करना होता है ना। आपको 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 यू हैव टू अटेम्प्ट। उसमें भी कई बार चॉइसेस होती है क्वेश्चंस में आपस में, कई बार नहीं होती है। ठीक है, चलिए लेटेंट टर्म कम्युनिस्ट ये आ गया, यहां से शुरू करते हैं। टू शेयर और टू मेक कॉमन, दिस इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिस्ट एंड द वर्ड इज कम्युनिकेशन। Communication means to exchange an information. Clear? So this is how I've given you the question. Then here you have the keywords to make your answer clearer to you. ठीक है, to make your answer clear, ताकि आप अपना समझ पाए और अपने आप से लिख भी पाए। फीचर्स मैं आपको बता दूं, फीचर्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इसके बाद हम सेंडर रिसीवर में आते हैं। हालांकि फीचर्स आप सभी लोगों ने 11th-12th में कर रखे हैं, इसलिए इस पर बहुत तवज्जो नहीं दिया गया। क्या है फीचर्स? भाई फीचर्स थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे ये आप सबने किया हुआ है, टू वे कम्युनिकेशन। टू वे इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड साइक्लिक, है ना। adaptable to change, है ना, adaptable to change, that means what? It is something that quickly adapts to changing environment, means what? It is dynamic. चेंजिंग एनवायरनमेंट में लगातार जो है ये भी एवर चेंजिंग होता है। क्या? कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो चेंज जो वर्ड है, डायनेमिक वर्ड जो है, डायनेमिज्म इज रिलेटेड टू quick adaptability to changes around us in the surroundings environment. ठीक है, इसके अलावा और क्या आता है? मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस, इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ मोर देन वन फील्ड्स ऑफ स्टडी। ठीक है, more than one domain. It includes anthropology, it includes behavioral sciences, it also includes what? बहुत सारी चीजें, political sciences, yes, बहुत सारी fields ये include करता है। ठीक है, सोशियोलॉजी, यस। सो इस तरीके से कम्युनिकेशन जो है ना, इट स्प्रेड्स ओवर लॉट ऑफ अदर फील्ड्स एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एलिमेंट्स फ्रॉम लॉट ऑफ अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी। इट्स अ मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस। ठीक है, इसके अलावा गोल ओरिएंटेड है, पर्पसफुल है। गोल ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है? गोल ओरिएंटेड सिंपली मीन्स इट इज पर्पसफुल, है ना। बिना पर्पस की कम्युनिकेशन नहीं होता। पर्पस में बी सिंपली टू एक्सचेंज एन इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड एन अपडेट, टू ऑब्टेन सम इंफॉर्मेशन, इट कुड बी एनी पर्पस। पर्पस कैन बी रिक्रिएशन, पर्पस कैन बी नॉलेज गेनिंग। ठीक है, पार्डन मी माय थ्रोट टुडे, आई एम नॉट वेल, फीवर और कॉफ काफी ज्यादा हो गया था। शिमला में मौसम उतना अच्छा नहीं है, बट यस, क्लासेस मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, रुकना नहीं चाहिए कुछ भी, इसलिए मैं आ गई यहाँ पे और आपको कराने वाली हूँ क्लासेस। ठीक है, सो टू वे है, डायनेमिक है, गोल ओरिएंटेड है। इसके अलावा और बहुत सारे आप देख सकते हैं। परवेसिव है, परवेसिव का क्या मतलब होता है? परवेसिव इज रिलेटेड टू यूनिवर्सैलिटी ऑफ एनी प्रोसेस, ऑफ एनी टॉपिक। यूनिवर्सैलिटी, यूनिवर्सल है, मीन्स व्हाट? अप्लाइज एट ऑल द लेवल्स, ऑल द स्फीयर्स। ठीक है ना, यूनिवर्सल। सो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ये सब कई बार आ जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, हालांकि ये सब पॉइंट्स आप स्कूल में कर चुके हो, तो आपको इतनी प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए जी, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में जैसे जो रिपीट हुए हैं, बार बार आए हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, आइडियाज, ये कैसे आप कर सकते हैं, बोथ वर्ड्स एंड वर्डलेस हो सकता है, ये सारी चीज आपको यहाँ पर लिखनी है, डेफिनेशन से आएगा। कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है ना, वो है कंसेंसस का, मीटिंग ऑफ माइंड्स का। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड, कंसेंसस। कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होता है व्हेन द रिसीवर रिसीव्स द इंफॉर्मेशन in the same sense
as it was intended by the sender. समझ में आया सबको? As it was intended to be said by the sender, only then communication is effective. Clear है सबको? All of us? So चलिए, टू वे और साइक्लिक. टू वे साइक्लिक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ना. यहाँ पर सिंपल सा टू वे यानी कि वन वे प्रोसेस नहीं हो सकता भाई. फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना. डिफरेंस बिटवीन जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश मुझे अभी भी याद है, दिसंबर 2020 में ये क्वेश्चन आया था स्टडी मैट में ना, सामने ही अपने को दिया हुआ है. जनरल इंग्लिश इज मोर कॉन्वर्जेशनल इन नेचर. इट इज व्हाट वी यूज इन डे टू डे कॉन्वर्जेशंस. ठीक है. Business English is more complex. It is more structured and organized, like how we write letters, like how we draft correspondence, like how we communicate at work, how we present during business meetings. That is all business English. It is complex. It is more jargonized. ठीक है. अब jargonized बोल रहे हो मैम, jargons क्या है? Jargons हैं field of study related specific words. जैसे for example, balance sheet is a jargon. Cash flows is a jargon. P&L account is a jargon. Understood? हाँ, क्या बोल रही हूँ मैं? समझ में आया आपको? जैसे हम CA बोलते तो CA chartered accountant. Now, see, people from commerce division would know all these terms. Debit, credit. हम लोग DR लिखते हैं ना. DR can be understood as debit by a commerce student. Doctor as a medico, right? Medical student. बिल्कुल ऐसे ही होगा ना. How these words are perceived differently in the different fields of studies. Jargons. LOC सुना है कभी? LOC is understood as line of control in military, loss of consciousness in medicine. Medicine field understands this as loss of consciousness. LOC in military is known as line of control. ठीक है. jargons, field of study related specific words. Hi guys, hi. आ जाओ सब लोग आ जाओ आराम से. This is the cheat sheet that I'm going to share tomorrow with you after I complete all the questions here. आप लोग सब ले सकते हैं. ठीक है. Now, what is the nature of business communication? Nature के अंदर ही ये सारे features आ जाएंगे. It's a two-way cyclic process. It's a dynamic. That means it is adaptable and it quickly adjusts to changing environment and scenario. So that is dynamic. Goal oriented यानी कि purposeful. Pervasive यानी कि universal. It is a continuous process, which means it is an ongoing thing. Cyclic यानी simple होता है. Interpersonal, from one person to another. Two persons are required. Communication cannot happen within our own minds. Sharing is important. Exchange. Transmission सबसे important word है. पूरे communication में जो word important है ना, that is transmission. Transmission must happen. Without, if a person is contemplating some idea, it is not communication. Sharing of idea would be communication. When you share, when you pass it on, when you transmit it to other person, one person to another, then it becomes communication. ठीक है सब लोगों को. सो परवेसिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इमोशंस, ये बहुत सिंपल है. ये हमने मोर और लेस क्लास अपना 11th 12th में शायद आपने करा होगा. नहीं करा तो फिर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर आप पढ़ने के आपने जरूर करा होगा. फर्स्ट सेमेस्टर में तो डेफिनेटली आपने बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा होगा. ठीक है. चलिए, हाय गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून. अब चलो नेक्स्ट देखो. यहां से इंपॉर्टेंट आता है एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है. Communication process is reversed at feedback step. Explain. Communication process जो है वो reverse. देखो, communication is reversed at feedback. At feedback process, the entire loop is repeated. Sender ये हम लोग कर चुके हैं, right? Sender से information कहाँ जाती है? Sender पहले encode करता है अपना idea. Words और symbols के जरिए जो है वो एक message create करता है. This message is created. After this message is put in the channel, and then through the channel it travels and reaches the receiver. Receiver then decodes the information. Decoding is what? Interpretation, understanding of the words, assigning meaning to the words, and then after this ये sender वापस receiver वापस भेजता है sender को feedback, which is the response to a message received. So this is called communication, right? Process है पूरा. Elements है हमने किए हुए हैं. Now elements जब है तो सीधी बात है at this level where
फीडबैक इज इनिशिएटेड, फीडबैक जहां इनिशिएट होता है वहां पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। फीडबैक के लिए वापस से रिसीवर को क्या करना पड़ता है, एनकोड, फिर से क्या करना पड़ता है, फिर से चैनल पे डालना पड़ता है, फिर से क्या करना पड़ता है, फिर से वो ट्रैवल करता हुआ इंफॉर्मेशन सेंडर के पास वापस जाता है, राइट। सो एंटायर प्रोसेस इज रिवर्स्ड एट फीडबैक। दिस इज अंडरस्टूड? हाँ, अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। फीडबैक का एक ये भी क्वेश्चन आता है, हाउ इज फीडबैक सिग्निफिकेंट। फीडबैक के बड़े सारे सिग्निफिकेंस है, एफिकेसी ऑफ द मैसेज, है ना, और इसके साथ में अगर देखा जाए कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज, राइट। इसके अलावा व्हाट कुड, सीधी बात है, एफिकेसी तो हम बोल ही रहे हैं साथ में, है ना, और कितना समझा पाए। बेसिकली सेंडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ the receiver's reception of his message is also clarified only by feedback. So completeness भी प्रोवाइड करता है। भाई कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको हमेशा समझ ही नहीं आएगा कम्युनिकेशन में, नहीं तो किया, सामने वाले ने देखा नहीं देखा, समझा नहीं समझा। So basically effectiveness of the entire communication process depends on feedback. ठीक है, 3 to 4 points can be written. Extends beyond words, this we have known. Non-verbal component is an important one. Wordless communication जो है वो इसमें आ जाता है, wordless communication, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हमने ऑलरेडी कर लिया, सारे एलिमेंट्स जो है हमने इसमें मेंशन कर दिया। नॉइज क्या है, ब्रॉड टर्म, एनी डिस्टर्बेंस, एनी बैरियर दैट मे इरप्ट during the process of communication is termed as noise. Noise literally is a physical barrier of communication. ठीक है, it is a physical barrier to communication, noise in literal sense. Otherwise, noise is understood as any disturbance during the process of communication. Understood everyone? अब देखिए, who is the sender? Sender is a person who initiates, who has an idea that he wants to share with somebody, right? Sender is the initiator of the idea, the one who wants to share. ठीक है? What is meant by encoding? Encoding is the process of conversion of an idea into a message with help of words and symbols. Simple. For this, sender is responsible. Encoding के लिए कौन responsible होता है? Sender. क्या पॉइंट्स एनकोडिंग में इंपॉर्टेंट हैं, क्या पॉइंट्स ध्यान देना चाहिए सेंडर को? सेंडर मस्ट नो द level of the receiver, the understanding level of the receiver, so he can encode the information in the way most suitable and understandable to the receiver, है ना। level of mind, understanding of the receiver is important to be known, ठीक है, understanding of the receiver. Receiver is an important person. In any process of communication, most important person is the receiver. ठीक है? Everyone? चलिए. What is the content of communication called? It is called the message. Content of communication, something which is now ready to be sent. After encoding, message तो तैयार हो गया ना? भाई मान लो आज आपने एक सिंपल मैसेज एनकोड किया, आप दोस्तों को करते भी हो ना व्हाट्सएप पे, जैसे मैंने आज किया, वो थर्मोमीटर वाला इमोजी बनाया, लाल वाला थर्मोमीटर इमोजी बनाया, ठीक है, और मैंने उसमें ऐसे आइसक्रीम बनाई कि भाई मैंने आइसक्रीम खाई थी, उसके बाद मैं बीमार पड़ गई, मैंने आइसक्रीम खाई थी फिर मैं बीमार पड़ गई, ठीक है। सो माय फ्रेंड्स और माय स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस इमोजी, यू ऑल विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस इमोजी कि आइसक्रीम खाया बीमार हो गए, राइट। सो दिस इज एनकोडिंग. I'm not using words here, I'm using symbols. So words and symbols can be used. Words and symbols both can be used. ठीक है, ये मैसेज कहा जाता है. The content that is ready to be sent is called message. What is the channel in communication process? Channel is the medium through which communication travels. Here I said WhatsApp. WhatsApp is a channel. Telegram is a channel. Phone call. Phone is a channel. Writing. And a written correspondence, writing, electronic medium, electronic channel is a channel. ठीक है, medium is a channel. So medium is basically the travel medium, the channel through which communication has to travel. ठीक है, जैसे हमारे लिए हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, हम बस से ट्रैवल करते हैं, राइट, हम प्लेन से ट्रैवल करते हैं, इंफॉर्मेशन कहाँ से ट्रैवल करती है, वो उसका मीडियम होता है, वो उसका मीडियम होता है, ठीक है, चैनल होता है. डिकोडिंग क्या है? एज आई टोल्ड यू, व्हेन द रिसीवर इंटरप्रेट्स, रिसीवर को मिलता है, भाई सेंडर क्या करता है, ध्यान रखना, सेंडर क्या करता है, एनकोडिंग, रिसीवर क्या करता है, डिकोडिंग, भेजे हुए मैसेज को इंटरप्रेट करना,
वर्ड्स को मीनिंग असाइन करना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, दिस इज द वर्क ऑफ द रिसीवर, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज डिकोडिंग। डिकोड को एनकोड डिकोड, सिंपल, हाँ, कोड डिकोड हम करते हैं ना, कोडिंग डिकोडिंग एलआर में भी करते हैं। और आप सबने देखी होगी, बहुत सारे मूवीज में है, वो राजी मूवी में बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है, तो डॉट्स टक 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 मॉर्स कोड, हाँ, ऐसे टक 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 करते, फिर इंटरप्रेट करते हैं, वो मैसेज जाता है दूसरी जगह, दांत दुख रहे हैं, घर वालों के लिए गिफ्ट भेज दीजिए, यू ऑल वुड हैव सीन दैट, राइट? सो नाउ दोस डॉट्स are assigned meaning by the receiver and are interpreted. Those dots are assigned meaning by the interpreter, by the one who's trying to interpret, ठीक है, and then the message is formed, the message is understood, right? So ये तीनों words जो हैं यहाँ पर ये बहुत काम के हैं, interpretation, understanding of the message and assigning the meaning to the words, okay? At which step is communication process reversed feedback? कर लिया हम लोगों ने, ये वाला ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, 10 के सेट में दे रही हूँ तुम्हें क्वेश्चंस, आराम से बनने वाले क्वेश्चंस है सब, हाँ, ये इससे ज्यादा क्वेश्चंस हो नहीं सकते। All types of questions I've put here, all types. This is like a, this is like a collection of communication questions from past at least 40 attempts, 30 to 40 attempts का ये पूरा collection है, ठीक है? What ensures the effectiveness of communication? Feedback ensures effectiveness of communication. बताया ना तुमको ये वाला? In a complete communication cycles, how many times encoding happens? How many times decoding happens? Sender and receiver दोनों करते हैं, हाँ? Sender and receiver both do, and receiver both do. One does at the time of encoding and sending the information. One does at the time of encoding and sending the feedback, है ना? Sender and receiver both do encoding and decoding twice. समझ में, मतलब one time each ना, तो ये दो बार हो जाता है, encoding की डिकोडिंग की एक बार सेंडर ने, फिर एनकोडिंग की डिकोडिंग की एक बार रिसीवर ने, राइट? एवरीबॉडी, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया भाई, ये हैं सारे एलिमेंट्स, सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक, ठीक है? दीज आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। नॉइज एक पार्ट है दैट मे इंटरफेयर एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। अंडरस्टूड टू एवरीवन? Understood? This part is understood to everybody? चलिए जी, अब what are the types of communication based on purpose or style? Purpose और style पे एक ही चीज जो है वो होती है formal and informal। भाई purpose और style किस चीज पर based होता है बताओ? purpose और style, हाँ, purpose और style क्या चीज होती है भाई? communication जो है, अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्लासरूम के अंदर कर रहे हैं, well I'm sitting here as your teacher and you all are studying, so here purpose is formal। आप घर में जाते हो, मम्मी को अगर आपको कुछ बोलना, आप दौड़ के चले जाते हो और आप शुरू कर देते हो बोलना, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर क्लासरूम में आपको टीचर को बोलना है, will you do the same way? Will you interact with her the same way? No, you will not. You will ask, may I come in, ma'am? I want to say something, ma'am. So style, formal, informal, setup, structure, this defines purpose or style, that is formal and informal communication। Formal is usually within an organization, ठीक है? It is basically bound how it is basically, formal communication जो, it is reflected how the information flows, how the information travels in an organization, right? So formal structure, now formal structure forms in every organization there is a structure that it follows, right? Formal structure, it adopts formal communication that travels in a formal structure, has to pass through several definite channels, and it is formal communication। We will study formal communication and its types in the upcoming slides, ठीक है? Whereas informal is unstructured, there is no definite channel through which it has to travel, it is spontaneous, ठीक है everyone? So यहाँ पर देखो, formal structure के लिए 3-4 keywords हैं, that is hierarchy, chain of command is important, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन, हियरकी, ये सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हियरकी, ये सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, चेन ऑफ कमांड, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ओके? वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, आप सब जानते हैं। वर्बल जो है ना, वर्बल इज
वर्ड्स, रिलेटेड टू वर्ड्स, राइट, वर्ड्स, वर्ड्स यानी कि भाषा, वर्ड्स यानी कि भाषा, शब्द, शब्द होता है ना, शब्दों से बना भाषा, जैसे वर्ड से क्या कॉन्स्टिट्यूट होता है, लैंग्वेज, ऐसे कि भाषा बनती है किससे, वर्ड्स यानी शब्द, ठीक है ना, शब्द, अगर हम हिंदी में बोले शब्द, शब्द ज्ञान, हाँ, शब्दों से क्या बनता है, शब्दों से बनते हैं वाक्य, वाक्य बनाते हैं भाषा, ऐसे ही वर्ड्स दे कंस्टिट्यूट व्हाट, वर्ड्स, वर्ड्स क्या है, वर्ड्स बेसिक यूनिट हुए किसके, हाँ, वर्ड्स बेसिक यूनिट हुए लैंग्वेज के, वर्ड्स मेक सेंटेंसेस, सेंटेंसेस फॉर्म अ लैंग्वेज, ठीक है एवरीबॉडी। सो इसीलिए वर्बल जो है वो मोर स्ट्रक्चर्ड होता है, स्पोकन रिटन दोनों में ही हमें ग्रामर की जरूरत पड़ती है ना, हमें लैंग्वेज रूल्स की जरूरत पड़ती है, यस यू ऑल नो दिस, यू ऑल नो दिस राइट, हमें लैंग्वेज रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लैंग्वेज रूल्स, when there is language there are rules, there is grammar, we have to follow that. So oral और written दोनों ही communication जो है वो verbal के part है, essentially verbal is all related to language, we use language when we speak, when we use language when we write also, ठीक है ना, समझ में आ रहा है सब लोग को। शिवानी थोड़ा आवाज कम कर यार, आज तबीयत ठीक नहीं ना, मेरा दिमाग चल नहीं रहा, बिल्कुल धीरे धीरे करो एकदम। चलो जी, नेक्स्ट ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है, ओरल स्पोकन, बोला हुआ, अब बोलने के लिए फीचर्स क्या क्या आएंगे बताओ जल्दी से, यहाँ पर लिख दूं क्या, ओरल के फीचर्स, ओरल में फीचर्स क्या क्या चाहिए आपको बताइए, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होगी, ओरल के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, हाँ, बोलते हैं जवाब, क्लैरिटी ऑफ स्पीच, देन विल बी डिक्शन, है ना, चॉइस ऑफ वर्ड्स, आप कैसे बोलते हैं, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, योर पेस, योर वॉल्यूम, योर टोन, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आप देखना पैरा लैंग्वेज वाला जितना एलिमेंट है ना वो यहाँ आएगा, पैरा लैंग्वेज वाला जितना एलिमेंट है ना वो सब यहाँ आ जाएगा, ठीक है, डिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन टोन इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, टोन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, मॉड्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, फिर पेस इज इंपॉर्टेंट, पिच इज इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें, पेस, पिच, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ठीक है, जबकि रिटन में क्या होता है, रिटन में क्या क्या चीजें, ग्रामर, पंक्चुएशन, राइटिंग स्टाइल, है ना, और इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है जिसको हम कहते हैं सकिंग राइटिंग, ठीक है, सकिंग इज समथिंग विच शोज योर फ्लो इन अ written communication, ठीक है, क्लियर, क्रिस्प, अंडरस्टैंडेबल। सो रिटन कम्युनिकेशन के लिमिटेशंस यहाँ पर पूछे गए हैं, लिमिटेशंस के साथ फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं, लिमिटेशंस ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसी के ऑपोजिट जो है आप लिमिटेशंस क्या क्या लिख सकते हो, ओरल के भी लिख सकते हो, ओरल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, ओरल इज मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड, दो इट हैपेंस एट ऑल द लेवल्स, इट इज इजी, है ना, रिटन के लिमिटेशंस टाइम कंज्यूमिंग है, लेंथी है, कॉम्प्लेक्स है, बट देयर आर सेवरल बेनिफिट्स आल्सो, इट कैन बी रिकॉर्डेड, है ना, और क्या हो सकता है, और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इट इज मोर स्ट्रक्चर्ड, मोर अंडरस्टैंडेबल, कैन एक्ट एज एविडेंस आल्सो, ठीक है, सो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्डलेस कम्युनिकेशन है, वर्डलेस के ढेर सारे पार्ट्स हैं, वर्डलेस के ढेर सारे पार्ट्स क्या हैं, एक पहला है बॉडी लैंग्वेज, देयर आर 5 मेजर कैटेगरीज दैट आर गिवन इन आवर स्टडी मटेरियल, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज फर्स्ट पार्ट है, सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना वो है पैरा लैंग्वेज, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है अपीयरेंस, फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है एस्थेटिक्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है सिंबल्स, ठीक है, सो बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, इसके बाद अपीयरेंस, ये सब आप लोगों ने किया हुआ है, मैंने आपको काफी हद तक काफी चीजें ये मैंने आपको करा दी है, इसको हटा देते हैं, पैरा लैंग्वेज, then we have also done appearance, then we have also done aesthetics, and then lastly यहाँ पर है symbols, है ना, ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया, अब यहाँ पर आगे आगे देखते जाएंगे। इसके अलावा विजुअल कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है गाइस, विजुअल कम्युनिकेशन, विजन, हाँ, विजुअल, विजुअल यानी देखकर जो हम अंडरस्टैंड करें, बेसिकली विजुअल का जो इंटरप्रेट आपको करना चाहिए ना, विजुअल्स
ये डायग्राम होते हैं, छोटी सी चीज में बहुत कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली डायग्राम्स, विजुअल्स आर नॉट सेम एज सिंबल्स, है ना। ये डायग्रामेटिकली प्रेजेंट जो हम करते हैं ना, स्पेशली ऑफिस पीपीटीज में, रिपोर्ट्स में, उनको हम विजुअल से रिलेट करते हैं, उनको हम विजुअल से रिलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में जो वेंटिलेटर वगैरह लगता है, ईसीजी मशीन लगती है, कभी देखिए टो टो, कभी आपने स्टॉक मार्केट में वो लाइन डायग्राम्स ऐसे बनाते हो देखा है, हाँ। छोटे से में एंटायर डायग्राम कैप्चर्स द मूवमेंट ऑफ अ स्क्रिप एंड द बीटा एंड एवरीथिंग, ये कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है, हाँ। जैसे हम लोगों ने ईसीजी मशीन में अगर आपने किसी के देखा हो तो भाई अगर ऐसे चल रहा है, सो वी अंडरस्टैंड, हमको हार्ट रेट इससे समझ में आता है, डॉक्टर्स कैन रीड इट, राइट, जैसे जैसे हार्ट रेट ऐसे चलता जाता है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस। ऑडियो विजुअल क्या है? ऑडियो विजुअल इज एन इम्पैक्टफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यूट्यूब, सिनेमा, रील्स, टेलीविजन, ये सब, थिएटर, सो वेयर वी कैन लिसन ऑल्सो, वी कैन सी ऑल्सो। सिंपल सी बात है, ह्यूमन माइंड इज deeply impacted by what it sees and what it hears at the same time. Audio and visuals at the same time, they are very powerful. Why? Because we can relate. As humans, we can relate with that. When we see and hear at the same time, we can experience. We have the ability to experience the same. है ना? Element of empathy is created. समझ में आई बात? हाँ। सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ना ये बार बार आता है एग्जाम में। क्या है, क्यों आता है बार बार? नॉन वर्बल इज वर्डलेस। वर्डलेस कम्युनिकेशन जो है ना, इट इज एक्चुअली एन एड, इट इज एक्चुअली अ सप्लीमेंटल इंफॉर्मेशन। ये देखा जाए तो ये एड करता है, एम्फेसाइज करता है, मॉड्यूलेट करता है वर्बल कम्युनिकेशन को। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया, बार बार आया, वर्ड्स कैन बी मैनिपुलेटेड बट बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स द ट्रूथ। बॉडी लैंग्वेज इज ऑलवेज नेचुरल। Words can be changed, words can be manipulated by a person, but body language cannot be manipulated with ease. Somebody who's clenching their hands, maybe they are nervous. Somebody who is winking their eyes a lot, perhaps they are not confident. Someone is fidgeting a lot, maybe they are anxious. Yes, everyone. So body language is natural, whereas words can be manipulated. One of your friends said, आपने पूछा कि क्या बात है भाई, किसी का मान लो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, वन ऑफ योर फ्रेंड्स hasn't cleared CA फाउंडेशन एग्जाम्स, यू आस्क देम क्या हो गया, हाँ तेरे क्या बड़ा लो लग रहा है? नहीं यार ठीक हूँ। क्या वो सच में ठीक है? यू वुड नो, अरे कोई बात नहीं, टेंशन ना ले एग्जाम की। उसने तो आपको बोला ही नहीं एग्जाम से रिलेटेड कोई बात। डिड ही और शी से एनीथिंग रिलेटेड टू एग्जाम्स? नो, बट यू अंडरस्टूड कि एग्जाम में पास नहीं हुआ इसलिए सैड है ना। हाँ, how did you get to know that? You got to know this through body language, because you observed body language, so you got to know that they were not feeling good about it. Body language is natural. ठीक है, simple. Now 55-38-7 रूल, ये मैं तुमको अगले पेज में, खाली पेज में बताना पड़ेगा ये वाला, ठीक है, बता देती हूँ अभी। Picture speaks 1,000 words, ये दो एग्जाम में आ चुके हैं बार बार। ये ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करना है आपको। चाइनीज प्रोवर्ब है, पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। पिक्चर्स, कलर्स, ये सब एस्थेटिक्स में भी जाते हैं। एस्थेटिक्स में एस्थेटिक और विजुअल दोनों लिख सकते हैं हम इसमें मिला जुला कर, ठीक है ना। एस्थेटिक्स, विजुअल्स, जैसे सिंपल सी बात है, कलर्स में हम फ्लावर्स की बात करें, चाहे हम अपने ट्राई कलर फ्लैग की बात करें, चाहे हम ट्रैफिक लाइट की बात करें, we can explain colors, right? And they have their own meanings. We know that the tricolor, in our tricolor flag, हमारा तिरंगे झंडे में, all the three colors, they have some definite significance, right? First color, saffron, is a color of valor, वीरता का प्रतीक है। White is for peace, शांति का, हाँ। और ग्रीन जो है वो उन्नति का, संपन्नता का, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, राइट, ग्रीनरी का। सो ये सब सिग्निफिकेंस होता है। किसी की डेथ में हम जाते हैं तो व्हाइट कपड़े, व्हाइट जो है वो लेकर के जाते हैं, हम रिथ वगैरह लेकर के जाते हैं, राइट। लेकिन जब हम शादियों में जाते हैं, देखते हैं तो लोग कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं, मोस्टली रेड, और जो गार्लैंड वगैरह होती है, डेकोरेशन, दैट इज आल्सो कलरफुल, राइट। हाउ, व्हाई? अब जब किसी को रोज डे होता है, क्या क्या डे होता है आजकल, वैलेंटाइन डे, लाल फूल देते हैं, पीला फूल देते हैं, लाल फूल, पीला फूल। सो पीला फूल इज फ्रेंडशिप,
रेड रोजेस, सम ऑफ योर फ्रेंड्स मे नॉट एक्सेप्ट रेड रोजेस, रेड नहीं दे मेरे को, येलो ही दे, पिंक दे मुझे, हाँ. So that is like pink is for beauty, yellow is for friendship. Colors have been assigned a meaning, right? So we have to explain these with examples, and we can use both aesthetic communication as well as we can use here visual communication. Aesthetic का meaning बता दूं जिन बच्चों ने अगर ना सुना हो. Aesthetic is very simple. It is all about performing arts. Aesthetic is what? Performing arts. ठीक है? Music, sculpture, dance, all these powerful art forms, they express the emotions of an artist. Artist का emotion है ना. म्यूजिक है, जैसे यार हम किसी की अच्छी लगी डीपी, किसी को देखा तो हाँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, हाँ. ब्रेकअप सॉन्ग है तो ब्रेकअप सॉन्ग चलने लगता है. आज खुश हूं मैं, बदतमीज दिल माने ना हो जाता है ना, अपने आप आ जाता है. You relate with the emotions of the artist, right? Some songs you enjoy, somebody's sad, they automatically get started with sad songs, huh? क्या हुआ तेरा वादा कसम वो इरादा. I'm so sorry, I'm not much familiar with your like latest or the new numbers, so मैं अपने पुराने जो मुझे पसंद है मैं वो गा दे रही हूँ. ठीक है ना, समझ रहे हैं सब लोग. जैसे आपने डांसर्स को देखा होगा, कथकली आर्टिस्ट को, ओडिसी आर्टिस्ट को देखा है आपने, जो कैसे आंख ऐसे ऐसे करके वो परफॉर्मेंसेस करते हैं. कोई कृष्ण जी के लाइफ का कोई टुकड़ा करता है, कोई राम की लाइफ का कोई टुकड़ा, एंड others also. There are so many art forms in our country, right? We are culturally so rich. So ये सारी चीजें परफॉर्मिंग आर्ट्स में आती है. ये बिना कहे ही बहुत कुछ कह जाती है. These are aesthetics. ठीक है, सिंपल. कलर्स, पेंटर्स, ये सब जो है, ये पेंटर्स, अगर कोई पेंटर है, अगर कोई आर्टिस्ट है, somebody is an artist, उनके कलर्स, उनके स्केचेस, उनके बारे में, उनके टेस्ट के बारे में बहुत कुछ कहते हैं. So all these things can be captured in your answer. Significance of physical non-verbal communication, guys. Physical non-verbal communication is body language essentially. Kinesics, movement of body parts, posture, stance, जेस्चर, सब आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे अपना स्पाइन रखते हैं, हैंड एंड हेड मूवमेंट आप कैसे करते हैं, आई कांटेक्ट, टच, स्पेस, आपके आसपास का स्पेस, पर्सनल बबल, ये सब बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है. सब, ऑल दीज आर एसेंशियली पार्ट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज. अंडरस्टूड एवरीबडी? ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस? अब ना देखो भाई, यहां तक 50 तक हम आज क्वेश्चंस कर लेते हैं. यहाँ पर मैं तुम्हें बता देती हूँ 55-38-7 रूल ऑल्सो है ना. 55-38-7 रूल वॉज गिवन बाय प्रोफेसर एल्बर्ट मेराबिया. स्पोकन कम्युनिकेशन के ऊपर ये रूल है. अब ध्यान से देखना. एंड स्पोकन कम्युनिकेशन, देखो भाई, अ लार्ज है ना, यहाँ पर छोटा, बल्कि इसको और वो करना पड़ेगा, तो इसको और ये करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम इसे परसेंटेज जो है वो थोड़ा सा ठीक से दिखा सके. आई एम गुड गीतांजलि, आई एम डूइंग एक्सीलेंट. आप लोगों को थोड़ा सा ये करा देते हैं, उसके बाद हम लोग कल यहाँ से ना कंटिन्यू करेंगे इसको. मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ. इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ताकि हम इसको कर सके. 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड. थोड़ा छोटा बनाती हूँ ताकि मैं ठीक से दिखा सकूँ उसको. हाँ, इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, स्पोकन कम्युनिकेशन की जब हम बात करें ना, ऐसे बनाते हैं इसको. ठीक है. सो दिस इज योर 7%. हालांकि दिस इज लाइक हाइपोथेटिकल है. ये देखो ध्यान से, यहाँ पर ये मैंने तो ये टिक भी नहीं रहा होगा ऐसे 7 और ये 30 जो है, ये 38, ये थोड़ा सा वैसा लग रहा है कि यार गड़बड़ कर दिया आपने, लेकिन ठीक है, इसको आप 38 मान लीजिए. 38%. ठीक है. एंड दिस इज 55%. ठीक है, दिस इज 55%. So this is 55-38-7 rule. ठीक है, where 55% is body language, what you speak, what you say. 55% of its meaning depends on how your body language is, how you behave when you say something, how your eyes, how your face, how your body was moving or expressing things, right? So 55% is body language of whenever you're communicating. 55% of the meaning is assigned by a body language.
ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ दिस इज द वर्बल कंटेंट, दिस इज द ओनली वर्बल कंटेंट जो आप कह रहे हो ना. लिटरल मीनिंग इज ओनली 7%. 38% is tone. Be watchful of your tone always. Tone, pitch, volume. कोई अगर एंग्री है, भाई मैंने बोला अच्छा गीतांजलि आ गई क्लास में, टाइम मिल गया बेटा क्लास में आने का. हाउ डू यू नो मैम वाज नॉट सीरियस, मैम वाज सरकास्टिक. मैम तो कमेंट मार रही थी, मैम तो मेरे को ताना मार रही थी कि भाई जल्दी टाइम से नहीं आई, हाँ, और तुम्हें टाइम मिल गया आने का, ऐसे सरकाज़म. हाउ डू यू गेट टू नो दिस? थ्रू टोन, इंटोनेशन. It tells you a lot whether something was, said in a sarcastic manner, whether it was satire, whether it was serious, whether it was offensive, right? Yes, everyone. So ये है इसका तात्पर्य. 7, 38, 55, 55, 38, 7 rule. It's a popular rule wherein 7 is assigned to the verbal part of communication, that is the words. 38% is paralanguage, tone, pitch, modulation, pace, and things related to voice. 55% is body language. ठीक है, body language includes everything: posture, stance, your gestures, and your space around you, your personal bubble. All these things are included. Your eye contact, facial expressions, all is included in body language. ठीक है. अब silence speaks volumes. Silence is a response. Silence is not always golden. ये सारे questions repeat होते हैं. Silence may in itself carry a response. ठीक है ना. Silence may be a facilitator to communication. Silence may mean acceptance. Silence may mean anger. Silence may mean non-acceptance. Silence may mean attention. Silence may mean that you are sleepy, drowsy. So silence speaks volumes. It is definitely a correct statement. ठीक है. Silence is not always golden. जैसे हमने बोला भाई, silence is a response, right? Silence is definitely a communication. Now, I said silence means you are attentive. Pin drop silence. Perhaps students are listening to me, carefully listening to me, attentive. Silence may mean acceptance also. Silence may mean facilitation of communication also. लोग silent होंगे तब तो एक को सुनेंगे ना, बाकी लोग silent होंगे तो. So ये golden हो गए. Golden यानी good. Golden यानी फेवरेबल. गोल्डन मीन्स व्हाट? यहाँ पर गोल्डन का मतलब है फेवरेबल. तो मैंने आपको फेवरेबल चीजें बता दी, राइट? तो आप अब अनफेवरेबल समझ जाओ. नॉन फेवरेबल, एंगर, नेगेटिविटी, हेजिटेशन, शाइनेस, ये सब फेवरेबल नहीं होते, राइट? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? टाइम, भाई टाइम अपने आप में जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है कम्युनिकेशन का. टाइम से क्या क्या मेजर कर सकते हैं? परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं. टाइम बाद कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यू ऑल आर अवेयर. हाँ, टाइम बाद एक्सेप्टेंस होता है. आप एग्जाम देख लो, आपका एग्जाम जो है इट इज ऑलवेज अ टाइम बाउंड, ऑलवेज. कैन यू राइट आफ्टर 3 hours इन योर एग्जाम्स और आफ्टर 2 hours इन योर एग्जाम्स एज असाइंड? नहीं कर सकते. टाइम इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट हीलर ऑफ एनी वुंड और इमोशंस और एनीथिंग एल्स. ठीक है ना. सो ये सारी चीजें हम टाइम में लिख सकते हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन माना जाता है. स्पेस एज एन इंडिकेटर, प्रॉक्सिमिटी, बॉडी लैंग्वेज, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. स्पेस क्या है? ये कौन सा स्पेस है? बॉडी लैंग्वेज. आपके आसपास का स्पेस जो आप दूसरों से शेयर करते हैं. योर प्रॉक्सिमिटी विद समबडी, है ना. हाउ यू स्टैंड विद समवन, हाउ क्लोज आर यू सिटिंग टू समवन, दैट रिफ्लेक्ट्स पर्सनली ऑन यू. दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ क्लोज आर यू विद दैट पर्सन. With your sister, with your mom, you may stand more closely and you don't mind. With your friends, you may maintain a little distance. है ना. फ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, भाई गर्लफ्रेंड से थोड़ा और क्लोज हो सकते हैं, फ्रेंड से यू विल मेंटेन सम डिस्टेंस, राइट? सो प्रॉक्सिमिटी रिवील्स अ लॉट. ठीक है ना. बैड पोस्चर, गुड पोस्चर. भाई पोस्चर अगेन इज हाउ यू प्लेस योर स्पाइन, राइट? हाउ यू ले योर स्पाइन. Stance, the way you stand, the way you sit. Stance, how you stand when you're in standing position, how you place your body, that is stance. So ये सब जो है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है अंडर बॉडी लैंग्वेज. ठीक है. पैरालैंग्वेज इज वॉइस, टोन, मॉड्यूलेशन, आपको सारा बता दिया. एक बार एक क्वेश्चन आया था, ये वॉइस इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तबला गाना बजाना नहीं करना है, इट इज सिंपल. पैरालैंग्वेज एक्सप्लेन करना था. ठीक है. एक पैरालैंग्वेज से क्वेश्चन और आता है. एक्चुअल वर्ड्स, नॉट द एक्चुअल वर्ड्स बट हाउ दे आर सेड. जैसे ही हाउ दे आर सेड बोलता है ना, समझ जाना दैट इट इज ऑल अबाउट पैरालैंग्वेज. टोन, मॉड्यूलेशन, वॉइस, पिच,
these are the real determinants of what has been said, how it will impact the receiver or the entire communication process. ठीक, aesthetic मैंने आपको बता दिया, it's all about performing arts, dance, music, other art forms also, sculptures. Appearance क्या है? Appearance बहुत important part है दोस्तों. Appearance is the question where dress code वाला answer needs to be written. Dress code, hygiene. Why organizations they prefer a dress code? Because a person who is well groomed, hygienic, will always come across as more dependable, organized, structured, more bankable, okay, and will definitely have a better professional appeal over somebody who is sloppy, who comes across as shabbily dressed, not groomed well, unhygienic. Okay, appearance बहुत matter करता है. That is why organizations they prefer a dress code, especially in role like in profiles like ours, in a profile of a consultant, an advisor, or maybe somebody who works in a profession of audit, law, legal, tax, etc. Here we have to all the time be available to clients, represent the organization also. So organizations they prefer a suitable dress code. Okay, so you come across as somebody who can comfort the clients, who clients and other organizations, other stakeholders they find more reliable and bankable. ठीक है, ये ड्रेस कोड का सिंपल आंसर है. अपीयरेंस मैटर्स लॉट. ठीक है ना. So how you do your hair, what kind of dress you wear, how well are you groomed in your how presentable are you, all these things are included in the appearance part of non-verbal communication. Yes. So appearance is an important part. Yes, we had talked about dress code, and we had also talked about personal hygiene, and also why organizations they prefer that their employees must adhere to a dress code. ये सारी बातें हम लोगों ने की थी. How a formal dress up and a formal look, well groomed, presentable look will enhance your reliability and your impression on the stakeholders, and how a sloppy, shabby appearance may just create doubts in the mind of whoever sees you. The first impression, the first glance. ठीक है ना. चलिए. हाउ टू डू रिविजन कौन पूछ रहा है? ये श्रेयस. हाउ टू डू रिविजन बेटा, एक ही तरीका है रिविजन करने का. एक तो कम्युनिकेशन के ना ये चीट शीट वाले क्वेश्चंस पूरे पक्के कर लो. ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन चीट शीट क्वेश्चंस. फॉर्मेट बेस्ड राइटिंग स्किल्स के जितने भी क्वेश्चंस है ना, फॉर्मेट बेस्ड, आई हैव गिवन फॉर्मेट्स ऑफ ऑल दी टॉपिक्स. वो फॉर्मेट आप पक्के कर लो. जैसे हर एक का एक राइटिंग प्रैक्टिस. व्हाट यू शुड डू इज यू शुड टेक 2 to 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एवरी डे. ठीक है, और उसके आपको आंसर्स लिखने चाहिए. कम्युनिकेशन एक दिन छोड़ के पूरा रिवाइज कर लो. आई हैव गिवन यू चीट शीट्स एंड मटेरियल. ऑल्सो वोकैबुलरी और ग्रामर जो है ना, उसको आपको हर रोज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए. MTPs, RTPs और PYQs हो सकते हैं, नहीं तो आप किसी ग्रामर बुक से रोज ले सकते हो. सम पार्ट यू शुड सॉल्व. ठीक है, सम MCQs. इससे क्या होता है, लगातार आप प्रैक्टिस में पड़े रहते हो. योर ब्रेन इज फंक्शनल on this part especially, that how to relate with the meanings, how to interpret the idioms ऐसे. So ये प्रैक्टिस की बात है. BCR is all about practice. BCR में ना ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि आप रट्टा मार करके एग्जाम दे दो. फॉर्मेट है, कंसेप्ट्स हैं, और इसके अलावा जो है इट्स योर इंडिविजुअल फोकस ऑन वोकैबुलरी एनहांसमेंट, ग्रामर डेवलपमेंट, है ना, लैंग्वेज स्किल्स, ये सब आपका पर्सनल इंटरेस्ट है. ठीक है. हाय गाइस, हाय. चलो जी. सो क्वेश्चन नंबर 51 से हमें शुरू करना है. आज भी हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं, और ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट भी है. देखो पता है कि 6 to 8 मार्क्स के लिए आना ही आना है ना, ये तो मालूम ही है. 6 to 8 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा. पूरे कंसेप्ट्स ने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. कल मैंने तुमको 50 क्वेश्चन पूरे करा दिए थे 45 मिनट्स में ना. सो दीज आर ऑल लिंक्ड. ठीक है. जैसे ये ड्रेस कोड अभी बस हम लोगों ने किया है ना. अभी मैंने आपको पिछले पेज में बताया, यू विल टॉक अबाउट अपीयरेंस, राइट. 108 है भी नहीं, है 108 है भी नहीं. बाय ऑल मीन्स ट्वीक्स, ट्विस्ट्स, वैसे 108 है. 50 क्वेश्चन है. अगर आप देखो ना 50 क्वेश्चन हो गए, 30 to 50 क्वेश्चन. ठीक है. हाउ सिंबल्स आर एन इंडिकेटर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सिंबल्स में जब आप बात करेंगे ना, सो अ लॉट can be interpreted
if you if you look at a symbol, for example, religious symbols, for example, status or ego symbols, for example, traffic symbols, right? So symbols are the representation of an idea, है ना? यहाँ पर they are the representation of an idea that can be deciphered with help of what? Uh, with help of अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन बेसिक नॉर्म्स. ठीक है, जैसे हमको कैसे इंटरप्रेट करना है भाई, अगर ऐसे क्रॉस है, चर्च है, तो वी नो कि यार ये चर्च का सिंबल है ना, दिस इज द चर्च. ठीक है ना? अब गुरुद्वारा में यू नो हाउ द श्राइन इज पुट, राइट? टेम्पल्स में यू नो हाउ द फ्लैग एंड द श्राइन इज पुट, राइट? इफ देयर इज अ टोम्ब, यू नो इट्स अ मॉस्क. दीज आर रिलीजियस सिंबल्स, राइट? ओम रिलीजियस सिंबल, 786 रिलीजियस सिंबल. यस एवरीबडी. इसी तरीके से ईगो सिंबल्स की अगर हम बात करें, स्टेटस सिंबल्स की, आप लोगों ने गाड़ी में देखा है कई बार फ्लैग और स्टार बने रहते हैं फॉर सम designation, maybe in the police department or in the army. How police officers and army officers or other ranks, they wear different kind of ribbons, ranks on their shoulders, है ना? ये सारी चीजें जो हैं ये डेसिफर की जा सकती हैं. ये सारी चीजें डेसिफर की जा सकती है. दैट मीन्स मीनिंग कैन बी असाइंड टू दीज. सिंबॉलिक है, राइट? 3 स्टार इज सिंबॉलिक टू अ कैप्टन इन द इंडियन आर्मी. ठीक है, इन्फेंट्री में. एंड अशोका सिंबल इज एम्बलम दैट इज सिंबॉलिक टू अ मेजर रैंक की अगर मैं बात बताऊं तो. ऐसे बहुत सारे होते हैं, हर डिपार्टमेंट में हो सकते हैं. ट्रैफिक सिंबल यू नो कि अगर इस तरीके से मोबाइल बना रहता है, ऐसे अगर मान लो ऐसे एक गोल बना है, इसके अंदर ना ऐसे सिगरेट सी बनी हुई है और इसके अंदर ऐसे बना हुआ है कि आपको स्मोकिंग नहीं करना है, ऐसे ऐसे कुछ बना हुआ है, ऐसे ना स्मोकिंग नहीं करना है ऐसे करके. एंड दिस इज क्रॉस. कहीं पर पेट्रोल पंप वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा. हाँ, प्रॉपर नहीं है शायद, वॉइस नहीं आ रही. आज तो बहुत अच्छा लग रहा है कनेक्शन. रिफ्रेश कर लो. KSP कौन है ये? KSP, बाप रे बाप. MH41 AK41 जैसे है क्या? आज तो आवाज बढ़िया आ रही है. आज रिफ्रेश कर लो बढ़िया से. ठीक है, आज कनेक्शन भी ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे. सो ये सारे जो है ना, ये सब सिंबल्स में आ जाते हैं. नाउ व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन? फॉर्मल कम्युनिकेशन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन गाइज? फॉर्मल कम्युनिकेशन in an organization is bound by rules and regulations, है ना? This communication certainly means adherence to what? Specific channels, authority, responsibility, relationship, hierarchy, chain of command, है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक, क्लियर है आज साउंड ना? हाँ, आज क्लियर है. मैम मैं दिसंबर अटेम्प्ट दे दूंगा, मुझे बिजनेस लॉ में डिफिकल्ट है ओनली, तो मेरा सोल्यूशन करो. अच्छा, आपका सोल्यूशन ये है अर्चित बेटे कि आपको लिख लिख के याद करना चाहिए बच्चे, है ना? बिजनेस लॉज जो है, एक ही सिंपल सा तरीका होता है लॉ पढ़ने का. एक होता है लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, हमने पढ़ लिया. इसके बाद में आपको और कुछ नहीं चाहिए. ट्रस्ट मी ऑन दिस, कुछ नहीं चाहिए, है ना? इसमें ना कोई भी टीचर आपकी हेल्प कर सकता है. कितनी? इंटरप्रिटेशन पार्ट में, समझने वाले पार्ट में, याद करने वाला पार्ट, हाँ, प्रेजेंट करने वाला पार्ट, राइटिंग प्रैक्टिस वाला पार्ट. दैट इज अप टू यू. ठीक है? सो आराम से 3 months में आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो. थोड़ा सा अगर आप खुद अपने आप को थोड़ा समय देते हो और अपने आप का साथ देते हो तो. ठीक है, चलिए जी. नेक्स्ट ये है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप. फॉर्मल कम्युनिकेशन करे थे, ये मैंने आपको बता दिया. फॉर्मल जो वर्ड है ना, ये आता ही स्टाइल से है, स्टाइल या पर्पस. पर्पस इज व्हाट? पर्पस इज अ कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट adheres to rules and regulations, policies in an organization. ठीक है? अब फॉर्मल के 3 पार्ट्स आप लोग सब जानते हैं. वर्टिकल, आवाज कम करो यार. वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल. ठीक है, दीज आर 3 पार्ट्स ऑफ वर्टिकल, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन. ठीक है, वर्टिकल अगर लिखने को आता है, कई बार ना 2 marks के लिए ही आ जाता है ये पूरा लिखने के लिए. सो वर्टिकल कम्युनिकेशन इज सुपीरियर सबॉर्डिनेट कम्युनिकेशन. ठीक है, हॉरिजॉन्टल इज पीयर कम्युनिकेशन. पीयर्स और कलीग सेम होते हैं क्या? एवरीवन, आर पीयर्स एंड कलीग्स सेम? नो, पीयर्स एंड कलीग्स आर नॉट सेम. Peers and colleagues are not same. Peers are at the same level of authority. Colleague could be anybody in the organization.
ठीक है ना। अब डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है दोस्तों? डायगोनल कम्युनिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है क्रॉस फंक्शनल एलिमेंट। ठीक है, क्रॉस फंक्शनल मीन्स व्हाट? क्रॉस फंक्शनल यानी दो अलग अलग फंक्शंस के बीच होने वाला कम्युनिकेशन अलग अलग अथॉरिटी लेवल्स पे है, अलग अलग अथॉरिटी लेवल्स पे है। अंडरस्टूड एवरीवन? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट पोजीशंस। देखो, अगर सेम डिपार्टमेंट में होगा तो वर्टिकल हो जाएगा, राइट? सेम डिपार्टमेंट में अगर होगा तो वर्टिकल हो जाएगा, है ना? दिस ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड। सेम डिपार्टमेंट में होगा वर्टिकल हो जाएगा, सेम अथॉरिटी लेवल्स पे होगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होने वाला कम्युनिकेशन, सी दिस, अलग अलग। हाँ, दिस इज अ डायगोनल, अरे दिस इज अ डायगोनल, दिस इज अ डायगोनल। हाँ, फंक्शन वन, फंक्शन टू, फंक्शन वन, फंक्शन टू, क्रॉस फंक्शनल कहलाता है फंक्शन वन, फंक्शन टू। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? क्या ये क्लियर है क्या? चलिए जी, अब देखिए, डायगोनल कम्युनिकेशन तक हम लोगों ने कर लिया। इसमें अगर आप क्रॉस फंक्शनल वर्ड लिख दे तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, रेड में जितने भी दिए हुए हैं ना, ऑल दीज आर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आई हैव हाइलाइटेड फॉर यू इन रेड कलर। ठीक है, दिस मैजेंटा काइंड ऑफ अ कलर। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन? क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कई बार। ठीक है, डायगोनल कम्युनिकेशन क्यों होता है, फायदा क्या है? भाई ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, that is why there is no distortion of messages. ठीक है, there is no distortion of messages. Messages can be clearly passed from one person to another. ठीक है, levels are different in the hierarchy levels are different. So sometimes what happens is, for the ease and convenience of communication, to avoid the long drawn channels of communication, diagonal communication is resorted to for faster execution. ठीक है ना, टाइम सेविंग होता है काफी ज्यादा, डायरेक्ट है, इंस्टेंट फीडबैक है, ये सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, फास्ट, डायरेक्ट, नो डिस्टॉर्शन ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, नो डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज, सॉरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फॉर्मल की बात है, एक इनफॉर्मल आता है विच इज ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्या है? ग्रेप वाइन इज इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मीन्स व्हाट? इनफॉर्मल इज व्हाट? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन is unstructured communication that does not follow any rules. ग्रेप पॉइंट के साथ एक खासियत है, इनफॉर्मल है, और ये ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कम्युनिकेशन होता है। ऑलवेज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज इंटरनल टू एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल। ठीक है, इट इज सोशल, इट इज फ्रेंडली। ये देखो, इनफॉर्मल है, हाफ ट्रूथ्स, कैजुअल, फ्रेंडली, इट हैपेंस फॉर सोशल नीड्स between people who work together at the same workplace, who share the workplace. They talk about co-workers, they talk about working conditions, they may talk about the family members. So any communication that happens amongst members of a group, neighbors, society, है ना, friends, ये सब ग्रेप वाइन में आता है। ठीक है, ग्रेप वाइन में आता है, कैजुअल है ये, there is no structure to it. Anybody can be anybody's friend, right? A VP could be friends with his driver, or may just have a informal communication with his driver. खबरी कैसे होते हैं? खबरी, informers. सो वैसे वाला सारा ग्रेप वाइन इसका नाम इसलिए है क्योंकि जो अंगूर की बेल देखी है आपने, वो किसी भी तरफ फैल जाती है, इट्स अ क्रीपर, राइट? वो किसी भी तरफ फैल जाती है। इसी तरह ग्रेप वाइन इज अनस्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन, इट इज इनफॉर्मल इन नेचर, इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट। ठीक है, ये आ गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन known as grapevine is that unstructured communication channel that cuts across all the formal channels of communication in an organization. समझ गए? आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो इसको, अगर आपको लिखना है आप लिख भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 61 to 70 उठाते हैं आप। grapevine is always hazardous क्या? This I have told several times in my class. No, it is not hazardous always. Yes, hazards है। hazards क्या क्या है भाई? communication जो है वो half truth जैसा हो सकता है, rumors, gossips जो हैं वो part हो सकते हैं, lot of time wastage could be there, there is no authenticity, ये सब hazards हैं। hazards तो आप लिख लोगे आराम से, right? अब ये क्या है, इसके advantages क्या है भाई? it helps team building, it helps faster dissemination of information, right? It helps getting instant feedback also.
ये सारी चीजें जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रेप पॉइंट से बहुत सारे बेनिफिट्स है। कोई बात नहीं गाइस, आ जाओ, जो भी आ रहे हो आ जाओ। आई विल कंप्लीट द लेक्चर, यू कैन वॉच इट एनी टाइम एट योर कन्वीनियंस ऑल्सो, ठीक है। दिस इज सपोजिटली माई लास्ट लेक्चर एट यूए प्लेटफॉर्म हियर एट यूट्यूब, है ना। हो सकता है एक आधा और कुछ स्ट्रेटजी वगैरह का डिजाइन करना हो। दिस इज सपोजिटली माई लास्ट लेक्चर, ठीक है। मुझे ये पूरा बुलेट रिविजन कंप्लीट कराना था, तो आप सभी आ सकते हैं बिल्कुल। चलिए जी, इस 31st मेरा लास्ट डे है, तो आप सभी को लॉट्स ऑफ गुड विशेस, यू ऑल डू वेल एंड you all become wonderful chartered accountants is what I wish for each of my student, right? और कोई अगर प्रॉब्लम होती है, I would be available over Telegram. This one part I picked up at UA business correspondence and reporting, and I'm glad that we have in a way, we have concluded it. Now even ICI is looking at practically implementing this idea and making it part of your curriculum as you grow up to enter final level. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाली चीज़ देख करके कि yes, now this domain, this part is gaining a lot of attention by ICI, by the fraternity, and for practical reasons it must, ठीक है। सो थ्योरीज तो हमने बहुत पढ़ी है, प्रैक्टिकली भी मैंने आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है। सो इस पार्ट को आप और आगे लेकर जाएं। यू ऑल बिकम वंडरफुल वंडरफुल कम्युनिकेटर्स इज व्हाट आई विश फॉर ईच वन ऑफ यू, ठीक है ना। चलिए जी, हाउ स्मार्ट मैनेजर्स कैन लेवरेज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टू ऑर्गेनाइजेशंस बेनिफिट, ये अभी अभी हमने आंसर किया। ये सारे फीचर्स, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। फीडबैक, टीम बिल्डिंग, फास्ट डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब रियलिटी है, ठीक है। हाफ ट्रूथ क्या होता है, कैजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। व्हेन पीपल इंटरैक्ट without resorting to any kind of structure, they may loosen, right? They may tend to exchange information which is not authentic, which has not been verified as well. So gossips, rumors, etc. are part of such sharing of information, ठीक है। It may give rise to gossips, rumors also, half truths that cannot be verified, ठीक है ना। Something which is casually said cannot be taken to record. It could be unofficial, ठीक है। What do you mean by networks? ये नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन, पीएफ नहीं है, ऑफ कम्युनिकेशन। अब प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर, लिखने में किसी से गलती हुई है। चलिए, पैटर्न, इट इज अ पैटर्न इन विच कम्युनिकेशन फ्लोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, इज नोन एज नेटवर्क्स, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको बात? वन सेकेंड गाइस, वन सेकेंड। शिवानी के साथ ना मुझे इस चैनल पे रोज बात करनी पड़ती है, बिकॉज वो कभी सुनती नहीं है और मुझे रोक के बोलना ही पड़ता है। दिस इज हर टाइम एंड दिस इज माय टाइम एंड दिस इज अ डिजास्टर। मटर भी ले लेना वहां से, मेरा रोज क्लास ये लोग कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करवाते हैं। चलिए जी, एक्सप्लेन वर्टिकल नेटवर्क एंड राइट इट्स फीचर्स, ठीक है। आज मुझे एक स्टूडेंट बता रहे थे, कहते हैं मैम आप ऊपर से म्यूट करते हो, लेकिन भाई सीधी बात है ओबीएस तो म्यूट होता नहीं है। फिर मैम आपके कुकिंग वाले इंस्ट्रक्शंस हम रोज सुनते हैं, एंड आई वाज ग्लैड टू नो दैट। आई वाज लाइक कि हाँ बेटा सुनो, आ जाओ आके खाना भी खा लो। चलो, दिस इज द टाइम एंड द थिंग इज नोबडी सीम्स टू बी लिसनिंग एंड आई एम सो फ्यूज्ड विद दैट। एनीवेज, चलिए जी, ये हो गया नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन, पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो, ठीक है। पैटर्न इन विच द कम्युनिकेशन फ्लोज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क और कम्युनिकेशन में बहुत डिफरेंस है, ध्यान रखना। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज, कम्युनिकेशन इज व्हाट, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज, whereas network is the pattern in which it flows, ठीक। अब देखना वर्टिकल नेटवर्क, कौन से नेटवर्क्स हैं? वर्टिकल, सर्किट, व्हील एंड स्पोक, ठीक है। इसके अलावा चेन एंड ये आपका एक और है स्टार नेटवर्क, है ना, क्लस्टर नेटवर्क, राइट। वर्टिकल नेटवर्क क्या है, फीचर्स क्या है? देखो भाई, वर्टिकल नेटवर्क की वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर है सुपीरियर सबऑर्डिनेट बिटवीन टू, है ना। सुपीरियर सबऑर्डिनेट, डायरेक्ट होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दीज आर द कीवर्ड्स। सर्किट नेटवर्क, एसेंशियली दिस इज द नेटवर्क बिटवीन टू पीपल एट द सेम लेवल। पीयर्स के बीच में कम्युनिकेशन कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड सर्किट नेटवर्क, राइट। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है और सर्किट नेटवर्क होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? व्हील एंड स्पोक नेटवर्क, व्हील एंड स्पोक नेटवर्क इज वन पर्सन सेंट्रिक, one person is at the center, central conduit holds it all, he has the command, right? So ये
छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेस्ट होता है. इट इज बेस्ट सुटेड टू स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज देयर वन पर्सन हु इज इन चार्ज can communicate and can also receive the feedback from others who are running the business. To large organizations it might not be suitable. Why? Because it doesn't delegate. It doesn't delegate, right? The authority doesn't delegate. It's not delegated. That's why. ठीक है, most centralized network है. Wheel and spoke. Wheel and spoke. चेन नेटवर्क आता है दोस्तों. चेन नेटवर्क जो है बहुत ही रिजिड है. चेन नेटवर्क इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग नेटवर्क ऑफ ऑल. मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग. Most of the government organizations, they follow this network. They rigidly follow this network rather. Strict chain of command जो है वो यहाँ पर adhere की जाती है. It is inevitably slow. There will definitely be people in loop who would not know as others in the chain, and that delays the communication. ठीक है ना? Sharing of information is only one-sided. ये याद रखना यहाँ पर. The example is management passing some kind of instructions to employees. Management issuing some kind of policies or orders to the employees, to the lower management. That is the example of chain network. ठीक है? One way है, only downward, है ना? Vertical दोनों होता है, upward भी होता है और downward भी होता है, लेकिन chain is only downwards. ठीक है? Employee satisfaction least जो है वो chain में ही होता है. भाई जब आपकी बात ही नहीं सुनी जाएगी, जब आप अपवर्ड कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही. कई बार क्लैरिफाई करने में भी बड़ी दिक्कत आती है. दिस इज व्हाई एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन उसमें लीस्ट होता है. ठीक, चलिए भाई. मोस्ट रिजिड नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज चेन नेटवर्क. हाय गाइस, हाय देवराज, हाय, गुड टू सी यू. स्टार्ट, सॉरी ये स्टार होना चाहिए ना. हाँ, एक्सप्लेन स्टार और ऑल चैनल नेटवर्क, ऑल्सो नोन एज क्लस्टर नेटवर्क. Cluster network. Free communication, participative culture, innovative culture, egalitarian culture. ठीक है, ये सब all channel network में देखने को मिलता है. This means everyone is allowed to share. Everyone is allowed to share. Free communication adopt करता है भाई. Large organizations, especially those organizations that focus on innovative culture, participation. ठीक है ना, getting new ideas, new developments, they resort to all channel networks, right? Ideas दो. So large organizations usually resort to this. ठीक है ना? This is the most satisfactory when it comes to considering point of view of the employees, because here they get to share. Egalitarian culture है. Egalitarian यानी equal. भाई सबको मौका मिलेगा, बराबर का मौका मिलेगा सबको, है ना? ठीक है. Explain the principles of communication in brief. 7 C's की बात है यहाँ पर. Principles यानी 7 C's plus 3 more important factors are there. ठीक है ना? क्या है 7 C's और क्या है 3 more factors? भाई 7 C's की अगर हम बात करें तो ये पूरे यहाँ पर मैंने एक करके सारे दिए हैं. Completeness, coherence, clarity, courtesy और consideration को एक साथ रखना. Courtesy, consideration को एक साथ रखना. ठीक है, ये सारे. अब हर एक को अगर देखो एग्जाम में ना एक एक एक्सप्लेन करने आता है. कई बार कोई भी एक आ जाता है. कंप्लीटनेस एक्सप्लेन करो, कोहेरेंस एक्सप्लेन करो, क्लैरिटी एक्सप्लेन करो, ऐसे. यू शुड नो द कीवर्ड्स. ट्राई एंड स्टिच द कीवर्ड्स इन 1 or 2 sentences. Completeness essential for any effective communication. Completeness, principle of completeness says that information shared must be enough for the receiver to generate a response, for the receiver to be able to act. ठीक है, this is completeness. Point of view of receiver is very important. Coherence में logical bridge, sequence, flow of information, transition is very important. Clarity of thought, unity of ideas, unified thoughts, that is important. Concreteness, evidence, solid, specific, particular information. ठीक है ना? ये सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. अब इसके लिए जो भी एविडेंसेस होते हैं ना, स्पेसिफिक सॉलिड इंफॉर्मेशन, जितना भी कंक्रीट आइडियाज लाइक स्टैटिस्टिक्स, ये कंक्रीट बनाते हैं इंफॉर्मेशन को. वेग नहीं रखते, एम्बिगस नहीं, कंक्रीट है यार. ठीक है. कंसाइजनेस इज शॉर्ट, ब्रीफ, टू द पॉइंट, छोटा, संक्षेप. जितना ज्यादा लिखेंगे आइडियाज खोने का उतना ही डर रहता है. इंफॉर्मेशन क्रक्स जो है वो
मैनिपुलेट हो जाए, वो समझ में ना आए, वो कहीं गुम हो जाए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा खतरा रहता है. व्हेन वी स्पीक टू द पॉइंट, व्हेन वी राइट ब्रीफ, when the information is made crisp, there is a likelihood that the receiver will understand this quickly and in a better manner. ठीक है? This is the idea. Next set. Courtesy, consideration. दोस्तों, courtesy is all about empathy. ठीक है? Sorry, consideration, courtesy is all about politeness, mannerism. ठीक है? Politeness, mannerism, understanding others' feelings. Consideration is all about being empathetic, considering others' feelings as well. रिसीवर को सेंटर पे रखा जाए, इसको कई बार यू सेंट्रिक भी बोला जाता है. यू सेंट्रिक अप्रोच, कंसिडरेट अप्रोच, राइट? You should know that if you keep receiver at the center, communication would be great, communication would be most effective, right? So you centric simply means to focus more on receiver's requirements. ठीक है ना? एसेंशियल पार्ट है ये. और एम्पैथी, फीलिंग्स, पुटिंग योरसेल्फ इन अदर्स शू, दिस इज एम्पैथी, पुटिंग योरसेल्फ इन अदर्स शू. ठीक. करेक्टनेस एज एन एसेंशियल प्रिंसिपल. करेक्टनेस इज ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी. सिंपल सी बात है, एक्यूरेसी लिखा भी हुआ है यहाँ पर, एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है? एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स we hold this responsibility of always sharing correct information. Verification, auditing, तुम समझ रहे हो? This is like one core of our domain. This is one core competence, है ना? Core of us. So correctness हमारे लिए एक बहुत ही important principle है. Communication principle तो है हम सबके लिए भी. Anything that goes out from us must be authentic, must be verified, है ना? उसकी veracity बहुत जरूरी है. कमेंट ऑन इफेक्टिव लिसनिंग एज एसेंशियल कम्युनिकेशन. बाकी तीन जो हैं वो है इफेक्टिव लिसनिंग, वो है फोकस एंड अटेंशन, और वो है इमोशनल बैलेंस एंड कंट्रोल. दोस्तों, इन तीनों पर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं. ठीक है? व्हाट व्हेन यू सी समटाइम्स यू डू नॉट सी एंड हियर, वैसे वाले क्वेश्चंस ना. हाँ, you do not always see when you see and eyes are open, and you do not hear all the time when your ears are open. ऐसे वाले questions, right? What is this? It is all about focus and attention. ठीक है? Effective listening जो है, it is all about observation, observing non-verbal cues also, and focusing on information that you want to receive, because there's a lot of noise around us. Not everything will receive the same kind of focus. ठीक है ना? Effective listening is conversion of hearing into listening. Hearing and listening are not the same. Listening requires willingness. Listening requires correct interpretation. Listening requires observation. Whereas hearing is only an acoustic process, right? Hearing is acoustic. Sound waves, कुछ तो आया कान में. क्या कहा? जब हमारी willingness होगी, interest होगा, जब हम observe करेंगे, non-verbal cues को भी add करेंगे, तब वहां से जो है निकल करके listening आती है. ठीक? Emotional balance. Emotions are humane. Emotions govern our behavior, and thus communication is also impacted. So emotions are important, right? कैसे important? By an angry person cannot communicate well. If you are sad, you will not be able to communicate well. Decisions, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, और ये fact है, communication fact है. Do not take any decision. Do not decide in haste. ठीक है ना? Do not commit when you are overjoyed. ठीक है? Just leave things as they are when you feel depressed or you feel annoyed. ठीक है ना? Do not take any action if you are very angry. Usually people repent such actions. ठीक है? So ये एक fact है. और अगर आपका जो receiver है, if you are the sender, your receiver, if he or she is not in a emotional balanced state, if they are in a turbulent emotional state, तो वो receive भी नहीं करेंगे. आपका कोई दोस्त आपसे गुस्सा हो, समझा के देखो, पहले तो 4 गाली देगा, जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब वो आपकी बात सुनेगा. होता है ना सबका. हाँ भाई, गर्लफ्रेंड गुस्से में है तो जाके आप एकदम से जा करके कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होगी तो आप नहीं करोगे. मम्मी पापा को देखिए लड़ाई कभी, हाँ देखिए कभी घर में बातचीत, बहस. भाई, one person has to keep calm, हाँ, to let things settle. So this is a fact. ठीक है? ये आ गया. Sometimes eyes don't see and ears don't hear. This is what I was saying. So listening, focus and attention has to be talked here. ठीक है? Anger swallows effective communication. Anger is the biggest foe of communication. ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है. प्लीज वॉच फॉर इट. ओके? इमोशनल बैलेंस की बात यहाँ पर हमें करनी है.
हियरिंग इज ऑफन नॉट इक्वलेंट टू लिसनिंग, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, वर्ड्स आर एकॉस्टिक, नॉन वर्बल क्यूज, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर हमको अप्लाई करनी है, ठीक। व्हाट डू मीन बाय बैरियर्स टू कम्युनिकेशन? दोस्तों, बैरियर्स आर एनी ऑब्स्टिकल्स और हिंड्रेंसेस, all the noise around us, anything that acts as a hindrance, that obstructs the flow of information, ठीक है, ये बैरियर कहलाता है। Now, any condition also, anything or any condition, any situation, बैरियर्स मोस्टली जो हमको स्टडी मैट में है ना, एग्जाम में वही वही पूछे जाते हैं, एंड यू मस्ट बी savvy with these, इसमें वर्ड्स को गड़बड़ मत करना। फिजिकल बैरियर्स, they are those that that are, that erupt from our surroundings, that emerge from our surroundings, environment, रियल वाला नॉइज, डिस्टेंस की वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, इक्विपमेंट टूट गया, भौतिक भौतिक चीजों की वजह से, ट्रैफिक पर नॉइज था, मैं सुन नहीं पाई, ठीक है ना, बहुत सारे लोग थे सिनेमा हॉल में, सिनेमा की आवाज थी या मैं फोन कॉल नहीं ले पाई, फिजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आर एनीथिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स द कम्युनिकेशन process or say exchange of information due to unclear orders, weak chain of command, not non-adherence to the responsibilities, the job charter, etc. ठीक है, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्रिएट करती हैं। दे देन हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? भाई द एंटायर टीम, द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन हैज एन ऑब्जेक्टिव टू मीट, राइट, अ पर्पस. So now anything that obstructs that purpose, right? Anything that kind of pulls the team away from that purpose is definitely an organizational barrier. ठीक है? Explain cultural, ये सब आप ना स्टडी मैट से पढ़ सकते हैं, सब आप स्टडी मैट से पढ़ सकते हैं। जेंडर बैरियर हटा दिया गया था, फिर भी आरटीपी में आया, तो मैंने नोट कर दिया यहाँ पे, फिर भी आरटीपी में आया जेंडर बैरियर। मेन एंड वुमेन दे बिहेव एंड थिंक डिफरेंटली, ठीक है ना, their behavior may be different in a situation, right? Men are more informative, they're more to the point, whereas women are more participative, they want more involvement, they're more intuitive, ठीक है, they may talk a lot, sometimes they may speak more than men. Why? For involvement, so as to make sure that the receiver feels participative, right? So all these are differences, basic differences. It is all about brain wiring and nothing to do with the intellect. It is the basic human nature, and thus as men and women both are human beings, certainly, so there is slight difference in the brain wiring, the basic nature, masculine, feminine, slightly different, ठीक है ना। बस अब ये देखो, एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है? हाउ अ पर्सन बिहेव्स इन अ सर्टेन सिचुएशन, ठीक है, थॉट प्रोसेस, हाउ यू बिहेव इन अ सिचुएशन, हाउ यू सी समथिंग, परसेप्शन, ये सब पर्सनल बैरियर्स हैं, परसेप्शन, प्रेजुडिसेस, सब पर्सनल बैरियर्स हैं। कल्चरल बैरियर्स आर मोर रिलेटेड टू समवन्स बैकग्राउंड, ट्रेडिशंस, रिलीजन, एथनिक ओरिजिन, ऑल दीज डिसाइड वन्स कल्चर, ठीक है ना। सो ये सब कल्चरल बैरियर्स में हम लिख सकते हैं। Cultural barrier and its understanding is very important. That's why organizations also arrange for culture trainings if they are deploying or sending some of their employees outside the land, ठीक है। So ये काफी important barriers हैं सारे के सारे। Physical disabilities, these are known as physiological barriers, physiological barriers, physiological, inferiority हो गई, ठीक है, इसके अलावा कोई और blindness हो गई, hearing disability हो गई, ये सारे हैं, ठीक। Psychology impacts communication, human mind, behavior in a situation. This is all state of mind, psychological barrier. ठीक है, mindset of a person. Linguistic barrier, linguistic semantic barrier, words, vocabulary, language, perception, ideas, इनके वजह से arise होने वाले barrier. Semantic barrier, linguistic barrier same है, ठीक है, same है. Jargons example है, accent example है, ठीक है ना, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट एग्जाम्पल है, राइट, डायलेक्ट, रीजनल लोग जैसे बात करते हैं दूसरे ना समझ पाए, एग्जाम्पल है, जैर्गन्स, डायलेक्ट, सब मैंने तुमको एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। नाउ कम्स नेक्स्ट, ब्लाइंडनेस, हियरिंग डिसेबिलिटी, फिजियोलॉजिकल बैरियर। इमोशनल बैरियर्स को बताइए, एंगर, जॉय, सॉरो, ये सब एक्शन को गवर्न करते हैं, यू कैन डिफाइन इट विद ईज, ठीक है। टेक्नोलॉजी बैरियर, टेक्नोलॉजी में कई तरीके के बैरियर हो सकते हैं, माल फंक्शन, lack of understanding, any kind of internet issues,
हाँ, कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर जो है वो आपको नहीं आता, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है, इट डिडंट वर्क, सम काइंड ऑफ अ ब्रेकडाउन, कोई मशीनरी ब्रेकडाउन, ऑल दीज आर टेक्नोलॉजी बैरियर्स, ऑल दीज आर टेक्नोलॉजी बैरियर्स, ठीक है. परसेप्शन, prejudices, your biases, your one way thought process. Perception क्या होता है? How you see something around you, how you see something, a glass of water half filled or half empty, perception, ठीक है. They can create strong communication barriers. Why? Because it is all about mindset, ठीक है. Diffidence क्या होता है भाई? Diffidence is loss of confidence, low confidence. Why? Because you think that the person, or say the receiver, the other person with who you want to communicate or you're communicating, is in a higher authoritative position as compared to you. So when you talk to your teacher, you feel underconfident sometimes, right? Because you know teacher is in a better position when it is compared to authority and knowledge. When talking to your boss, maybe you feel little bit of diffidence, you experience, right? You feel less confident. Why does that happen? Nervousness, anxiety, we all experience diffidence whenever we are communicating with someone, we are exchanging an information with someone who we see as higher in authority or knowledge, ठीक है. ओके, प्रोनाउंसिएशन ये हमने बता दिया, व्हाट सॉल्ट इज टू फूड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, प्रोनाउंसिएशन टू कम्युनिकेशन, सॉल्ट इज टू फूड, अपने स्टडी मैट में दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है. इट इज अबाउट एक्सेंट एंड हाउ यू से समथिंग हेल्प्स द रिसीवर टू परसीव एंड टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है ना. डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस इंग्लिश एंड जनरल इंग्लिश एग्जाम में पूछा गया था. बिजनेस इंग्लिश डे टू डे कॉन्वर्जेशनल, पहला क्वेश्चन भी शायद मैंने इसमें डाला था ये वाला. जनरल इंग्लिश जनरल इंग्लिश डे टू डे इंग्लिश कॉन्वर्जेशनल, है ना, दैट वी स्पीक कैजुअली, है ना, ऑन अ डेली बेसिस. May I come in, ma'am? I have not understood the same. Can you please explain this again? Right? Business English, complex, jargonized, structured. Business meetings, business emails, conferences, ठीक है ना? Written, spoken, both. ठीक? Everyone? It is more complex. चलिए जी. Write important parameters for a good office presentation. दोस्तों ये भी हमारे स्टडी मैट में दिया हुआ है. Simple tips like keep the font consistent, ठीक है, और हमें जो है थोड़े से यहाँ पर conservative font ही use करने चाहिए. Let's go conservative. I mean we should use we should not use fancy fonts is what I want to say. More of standard fonts आप use कीजिए. This is one idea. Then slides should not be lengthier or longer than 5 at a time. जब grouping करते हैं तो presentation should not be longer than 20 minutes. It should not be cluttered. ठीक है ना. 1-1-1 rule follow कर सकते हैं. These are some basic presentation guidelines. Basic presentation guidelines. ठीक है. You should not read out your presentation. Sentences should not be written on the slides. You must have groups of words or maybe the bullets written on your slides clearly. ठीक है. These are the basic points. These are the basic points. और ये एक आधा बार जो क्वेश्चन कभी पूछे गए वो भी मैंने यहाँ पर क्लब कर दिया. आफ्टर दीज 108 क्वेश्चंस कम्युनिकेशन सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपसे ना बने, ठीक है. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, गाइज एंड गर्ल्स. Let's crack it.